नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले समझ लेते हैं, ब्रीफ में समझ लेते हैं। हम यहाँ पर सूर्यातप के बारे में देखेंगे, यानी कि सूर्य से हमें जो ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है वह देखेंगे, कैसे संतुलित बना रहना चाहिए जो हमारा ऊर्जा प्राप्त होती है। और उसके बाद हम अध्ययन करेंगे वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल के संगठन को देख लेंगे हम, है ना, वायुमंडल की संरचना को देख लेंगे। यहाँ से जो आपके प्रश्न अभी तक आए हुए एग्जाम्स में वो सारे कवर कर दिए जाएंगे आज की वीडियो में। इसके अलावा वायुमंडल का कुछ पार्ट और रह गया है, वह देखा जाएगा। और फिर जलमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। और यह अगर पीडीएफ चाहिए तो जाना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जा रही है, ठीक है। और इसकी हार्ड कॉपी आप रख लीजिएगा, उसके बाद आपको काफी आसानी होगी ये तथ्य याद करने में। आपने तथ्य तो पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या तथ्यों के पीछे कभी रीजन समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, आखिर ऐसा है तो क्यों है, यह कभी समझा नहीं, इसलिए कभी याद हुए नहीं। अब चीजें आपको जब समझाई जा रही तो लग रहा है यहाँ काफी आसान है, तथ्य है। चलो भाई, उष्मा बजट देखते हैं। अपना बजट आप बनाते हो ना, घर पे अपना बजट बनाते हो या सरकार अपना बजट बनाती है, तो क्या ध्यान रखती है, ध्यान यह रखती है कि भाई जितना आय है उसी के अनुसार व्यय होना चाहिए। तो उसी आधार पर देखो उष्मा बजट को भी समझना है। यहाँ पर उष्मा की बात हो रही है, कहने का मतलब है जितनी उष्मा की प्राप्ति पृथ्वी को होगी उतनी ही उष्मा क्या होनी चाहिए, निष्कासित भी होनी चाहिए। इसमें अगर एक बैलेंस बना रहेगा ना तो उष्मा बजट भी हमारा क्या है, संतुलित रहेगा। लेकिन होता क्या है, बोला जाता है ना, आप सुनते होंगे अक्सर, इन्वायरमेंट में पढ़ते हो कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि देखो जितनी उष्मा की प्राप्ति हो रही है ना उतनी यह निकलने नहीं देता है बाहर, और जब निकलने नहीं देगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हो जाएगा ये। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होगा तो हीट बढ़ेगी यहाँ पर, है ना, और बहुत सारी इससे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसलिए बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन आप कम करो, ठीक है। अब समझ में आया कि इसी से संबंधित टर्म है इन्वायरमेंट, जो है ज्योग्राफी से, इसलिए बोला जाता है, जुड़ा हुआ टॉपिक होता है। चलो, लेकिन यहाँ पर हमें उष्मा बजट देखना है। जब हम ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ेंगे तो हम इन्वायरमेंट पे वहां देख लेंगे। साथ के साथ आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दिया गया कि कैसे देखो रिलेट करती हैं चीजें। अब देखो सूर्य से आपको प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है उसको समझना है कि कितना भाग पृथ्वी प्राप्त कर रही है, कितना भाग जो है ऊष्मा का परावर्तित सीधा हो जाता है, और है ना, और कितना भाग अवशोषित किया जाता है। यही सब सारी चीजें आपने अगर समझ ली यहाँ पर, तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा और पूछे भी जाते हैं तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लेते हैं, हम मान कर चलेंगे कि भाई 100 यूनिट जो है आपका क्या हो रहा है, सूर्य के द्वारा 100 यूनिट हमें ऊष्मा की प्राप्ति हो रही है। अब इस 100 यूनिट में से समझना है कि 35 यूनिट तो ऐसी है जो सीधे के सीधे क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। आप यहां पर देख रहे हो फिगर बनाया गया है, जो सूर्य से जो प्राप्त होने वाली उष्मा है उसको छोटे छोटे तरीके से दिखाया गया है, तरंग को छोटे छोटे तरंग दैर्ध्य के साथ दिखाया गया है। क्यों, क्योंकि भाई अब समझो, यहाँ पर जो सूर्य से प्राप्त होने वाली उष्मा होती है ना उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं, और उसको ही हिंदी में सूर्यातप बोला जाता है। बेसिकली देखो इंसोलेशन जो टर्म है ये कैसे बना, इनका मतलब होता है इनकमिंग, और सोलर, है ना, और टीआईओएन कहां से लिया गया है, रेडिएशन से लिया गया है, यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है इंसोलेशन, ठीक है। यह जो है आपका लघु तरंग के रूप में आता है। लॉन्ग जो आपका शॉर्ट वेव रेडिएशन है ना, उस रूप में हमारा क्या है, सूर्य से पृथ्वी को उष्मा प्राप्त होती है, इसीलिए शॉर्ट वेव के रूप में ही दिखाया गया है आपको फिगर में। तो आपको ऐसे समझ लेना है। और जो वापस जा रहा है, देखो यहाँ पर नीचे देखो, वापस जा रहा है तो बड़े बड़े तरंग दैर्ध्य के रूप में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब प्रकाश आपका सूर्य से आता है तो वह छोटी तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है, लेकिन जब यह वापस जाता है धरती से, सरफेस से जब यह वापस जाता है तो वह लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जाता है। यह भी थोड़ा देखो क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछा जाता है कि लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में पृथ्वी प्राप्त करती है, लेकिन पृथ्वी से जब वापस जाता है वही उसमें वापस जाती है तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जाती है। तो यह चीजें देखो फिगर में भी बना दी गई, आपको समझ आ जाएगा। समझना यहाँ पर यह है, शॉर्ट वेव रेडिएशन आता है तो शॉर्ट वेव रेडिएशन में से 35 यूनिट जो है सीधी की सीधी परावर्तित हो जाती है, यानी कि उसका अवशोषण नहीं किया जाता है, ना तो हमारे वायुमंडल के द्वारा अवशोषण किया जाता है वह, और ना तो हमारे किसके द्वारा, पृथ्वी की सतह के द्वारा किया जाता है। तो भैया जो 35 जा रहा है वो कैसे जा रहा है यह भी समझ लो। आपके जो बादल होते हैं ना, 27 यूनिट तो देख लो बादल कर देते हैं क्या, परावर्तित। आगे जब हम एल्बिडो पढ़ेंगे वहां हम जानेंगे कि परावर्तक में कैसे घने बादल, है ना, और जो आपके या फिर घने हो या फिर कम घने बादल हो, दोनों आपके बताए जाएंगे किस तरीके से उनकी एल्बिडो क्षमता जो है अधिक होती है। एल्बिडो सीधा मतलब होता है, एल्बिडो का मतलब ही क्या होता है, परावर्तन करने की क्षमता। अब यहां समझो कि भाई घने बादलों के द्वारा 27 यूनिट तो अकेला परावर्तित कर दिया जा रहा है, सीधा के सीधा शॉर्ट वेव के रूप में ही। देखो यहाँ पे आपको उसी तरीके से दिखाया भी गया है। और 2 यूनिट जो है आपकी हिमाच्छादित जो सतह होती है ना उसके द्वारा परावर्तित हो जाती है। 6 यूनिट आपकी इसके द्वारा धूल कणों के द्वारा प्रकीर्णन के माध्यम से क्या हो रही है, वो परावर्तित हो जा रही है। तो यह टोटल आपकी कितनी हो गई, 35 यूनिट हो गई। तो यहां से आपको देखो क्वेश्चन बनेगा जो परावर्तन हो रहा है उसमें किसका योगदान है, यह समझा दिया गया भाई। बचा कितना, 65 यूनिट। 65 यूनिट क्या हो रही है, और एब्जॉर्व कर ली जा रही है, अवशोषित कर ली जा रही है। उस 65 यूनिट में देखो 14 यूनिट जो होती है आपकी, वह 14 यूनिट वायुमंडल के द्वारा क्या कर ली जा रही है, अवशोषित कर ली जा रही है। यानी कि 14 यूनिट जब आपकी, एक बात बताओ, शॉर्ट वेव जो है वायुमंडल अवशोषित कर लेगा, बची कितनी, 51 यूनिट।
तो आपकी धरती पर यानी कि सतह पर कितनी यूनिट पहुंच रही है? मात्र 51 यूनिट पहुंच रही है। ये सारे फैक्ट याद रखना, बहुत अच्छे से देखो, फिगर के माध्यम से समझा भी दिया गया है, फिगर को देखना आपको एकदम याद हो जाएगा, और फिगर समझा दिया जा रहा है यहाँ पर, तो फिर आपको आसानी होगी पढ़ने में आगे। अब 51 यूनिट ही केवल पृथ्वी को प्राप्त हो रही है, 14 यूनिट किसके पास है? वायुमंडल के पास है। अब इसका निकलना, इस ऊष्मा का निकलना भी तो जरूरी है, तो भाई यही 51 यूनिट जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जो है, इसमें से सीधा कितनी निकल जाएगी? 17 यूनिट तो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, सतह से क्या है, पृथ्वी जब निकालती है हीट को बाहर, आप जानते हो ना, दिन में क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, रात में पृथ्वी ऊष्मा को निकालती है। तो जब ऊष्मा निकालेगी पृथ्वी, तो भाई लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में 17 यूनिट तो सीधी पहुंच जाएगी, कहां? अंतरिक्ष चली जाएगी। ठीक, अब बची कितनी? 34 बची भाई। 51 में से 17 जब चली गई तो कितनी बची? 34 वायुमंडल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी और धीरे धीरे करके वह निकाली जाएगी। तो टोटल आप यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करना, 14 यूनिट वायुमंडल ने हमारी कहां से एब्जॉर्ब की? शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, और 34 यूनिट कैसे एब्जॉर्ब की? लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में। तो टोटल आपकी क्या है? 48 यूनिट किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है? वायुमंडल के द्वारा। तो इसी आधार पर हम समझते हैं वायुमंडल में जो हीट दिखाई दे रही है ना, वो कैसे वायुमंडल हमारा गर्म हो रहा है, किस रूप में गर्म होता है, समझ में है? शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में वह 14 यूनिट ले रहा है, और 34 यूनिट जो है वो आपका लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में ले रहा है। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है आपका हीट बजट का। अब हीट बजट समझ में आए, फिर यह धीरे धीरे रेडिएशन के माध्यम से निकल जाती है, कहां से? वायुमंडल से। इसी वायुमंडल में जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगी तो यही नहीं निकल पाएगी, तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यही देखो, सीधा रिलेट करके यहां से समझने की कोशिश सारी चीजें किया करो। क्या हीट बजट है, क्या ग्रीन हाउस गैसेस, क्या ग्लोबल वार्मिंग की घटना, सब समझ में आ जाएगा। चलो यह टॉपिक देखो क्लियर हो गया होगा। यही आगे दिया हुआ है, मान लिया हमने 100 यूनिट भेजी तो 35 यूनिट देखो परावर्तित हो जाती है सीधी, 65 जो एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है, वह 14 उसमें वायुमंडल के द्वारा, 51 आपकी सतह के द्वारा। फिर कैसे निकलती है अभी देखो समझाया गया। चलो अब एल्बिडो अगला देखो टर्म आया था, वहीं पर समझाया गया था एल्बिडो। जब बादलों के बारे में बताया था पीछे, तो बादल परावर्तित कर रहे थे, तो वहां एल्बिडो टर्म समझा दिया गया था। एल्बिडो होता क्या है? एल्बिडो कुछ नहीं होता है, कोई भी सतह होती है उसके परावर्तन करने की, यानी कि कोई प्रकाश मान लीजिए सूर्य से आ रहा है और वह कितनी मात्रा में परावर्तित कर पा रही वह सतह, वही उसकी एल्बिडो क्षमता होती है। अब एक बात बताओ यार, सबसे ज्यादा आप कॉमन सेंस से बताओ कि एल्बिडो क्षमता अगर पूछा जाता है तो क्वेश्चन ऐसे बना के दे देता है, 4 आपको दे दिए जाएंगे, पूछेगा सर्वाधिक एल्बिडो क्षमता किसकी है, सर्वाधिक एल्बिडो किसका है। तो भाई आप बता नहीं पाओगे क्या? हिम जो होता है, जो बर्फ होती है, इसकी एल्बिडो क्षमता क्या होगी? सर्वाधिक होगी। 70 से 90% प्रकाश का क्या कर देगा? ये परावर्तित कर देगा। फिर आपके घने बादल हो गए। घने बादल हमने वहां पर देखे थे कि 35 यूनिट में से अकेला 27 यूनिट कौन कर रहा था? बादल कर रहे थे परावर्तित। तो सबसे ज्यादा हो गई हिम की, फिर घने बादलों की, फिर आपके हल्के बादलों की होती है, फिर चौथा स्थान आपका आता है रेत का। तो यह क्रम लगाने को अक्सर आ जाता है, या पूछ देता है, या तो क्रम लगाने को क्वेश्चन आता है भाई, या पूछ देता है किसका एल्बिडो सर्वाधिक है। तो बहुत कॉमन सेंस से आपको ये आंसर आप समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपको एल्बिडो पता होना चाहिए क्या होता है, फिर आप लगा लोगे। फिर देखो तापमान को लेकर क्या क्वेश्चन पूछता है। तापमान को लेकर एक क्वेश्चन आपका लंबोत वितरण से लेकर होता है, दूसरा क्षैतिज। क्या होता है लंबोत वितरण और क्षैतिज वितरण? बोले भाई देखो लंबोत क्या होता है? लंबोत मतलब क्या है? आप हाइट पर जाओ, देखो भाई पृथ्वी की सतह पर खड़े हो, आपको ऊपर जाना है। आपको ऊपर कैसे जाना है आप समझिए। यहां पर यहां लंबवत बात की जा रही है, यानी कि आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हो, आप फर्स्ट फ्लोर की ओर जा रहे हो, सेकंड हाइट की ओर ऊपर चढ़ते चले जा रहे हो। यानी कि जैसे आप ऊपर धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, वैसे ही प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर बोला जाता है कि 6.5 डिग्री तापमान क्या होता है? कम होता जाता है। और अगर इसको समझना है तो सीधी बात है, एक कोई कॉमन सेंस ऐसे लगाया जाता है, कोई एक डेली लाइफ का एग्जांपल जिसके बारे में आप जानते हो। भाई हिमालय जानते हो ना, हिमालय पर आप जैसे ऊपर बढ़ते चले जाते हो तो आपको बर्फ कहां दिखाई देती है? 8800 लगभग क्या है उसकी, 8800 मीटर हाइट है ना, यानी कि 8.5 किलोमीटर हाइट है। कहने का मतलब है 9 किलोमीटर जब आगे जाएगा तो माइनस में इसका टेम्परेचर, सीधी सी बात है, अगर ये जमीन पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा तो वह टेम्परेचर माइनस में पहुंच चुका होगा। तो जब हिमालय की ऊंचाई पर चला जाएगा तो वहां तापमान माइनस में होगा, तो बर्फ जमी होगी। तो यही कॉन्सेप्ट है, वहां पर ही उसी को बोला जाता है सामान्य ह्रास दर। यानी कि ह्रास मतलब होता है घटना, घटने की जो दर होती है, प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री जो है सेंटीग्रेड तापमान आपका घटता है। यह आकलन, यह देखो फैक्ट पूछा जाता है, इसलिए समझा दिया गया। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह तापमान का क्षैतिज वितरण। भाई क्षैतिज वितरण कैसे निकाला जाएगा? यहां लंबवत तो है नहीं, ऊपर तो जाना नहीं है, यहां क्षैतिज रूप में जाना है। यह पृथ्वी है आपकी, और यह भूमध्य रेखा है, पीछे हम देख चुके हैं। अब भूमध्य रेखा, अब हमें जमीन पर ही चलना है। जमीन पर चलना है तो भूमध्य रेखा से हमने चलना चालू किया ध्रुवों की ओर। चाहे आप नॉर्थ पोल की ओर चले जाओ, चाहे साउथ पोल की ओर चले जाओ, दोनों जगह स्थिति सेम ही होगी। अब बात आई भाई, यहां पर क्या है आप जानते हो, सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही थी, कहां पर? विषुवत रेखा पर। तो तापमान तो यहां पर सर्वाधिक होना चाहिए, और जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ोगे तो तापमान सबसे कम कहां होगा? ध्रुवों पर होगा, है ना। तो यह तो आपने समझा सामान्य नियम या होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? क्षैतिज वितरण जब हमने भाई आकलन किया, हम निकले यहां से, तो हमने देखा यार यहां पर तापमान सबसे ज्यादा ना होकर के कहां? कर्क रेखा पर, और इधर जब गए तो देखा मकर रेखा पर। भाई कर्क रेखा और मकर रेखा पर तापमान सबसे ज्यादा था। बोले भाई ऐसा क्यों है? तो बोले चलो समझते हैं भाई ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है, जब हमने इसका कारण जानने की कोशिश की तो बताया
कि यहाँ तापमान होना तो चाहिए ज्यादा, लेकिन आप समझो यहाँ पर जैसे इस जगह पर आपका सूर्य का प्रकाश आ रहा है ऊपर से, ठीक। अब यहाँ वाष्पीकरण बहुत अधिक होती है ना, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, और वाष्पीकरण के कारण यहाँ पर घने जो बादल हैं बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। घने बादल होने के कारण आप जानते हो घने बादलों का एल्बिडो हमने देखा कि बहुत ज्यादा होता है। अब एल्बिडो ज्यादा होगा तो यहाँ आने वाले प्रकाश का क्या कर देंगे, वो परावर्तन कर देंगे। तो भैया सरफेस पर क्या है, उतनी मात्रा में सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाएंगी। भले ही वहां सीधी किरणें पहुंच रही थी, लेकिन वहां सरफेस के नजदीक क्या थे, बादल मौजूद थे। बादल मौजूद होने के कारण क्या होगा, वहां स्थल तक क्या हो रही हैं, वो सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाएंगी। तो इसी कारण से विषुवत रेखा पर जो तापमान है वह उतना अधिक नहीं हो पाएगा जितना कर्क और मकर रेखा पर। यहां उतने अधिक बादल मौजूद नहीं है ना। जब बादल नहीं होंगे तो यहां सूर्य की किरणें ज्यादा मात्रा में पहुंच पाएंगी, इसलिए आपका तापमान कहां पर ज्यादा दिखाई देगा, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर। अब क्लियर हुआ? तो बोले हाँ भाई अब क्लियर होगा कि क्यों भाई यहां पर ज्यादा होता है। तो ये देखो समझ में आ गया, इसलिए क्वेश्चंस भी यहां से बनाए जाते हैं। अब आगे अब हम आ जाते हैं वायुमंडल को लेकर के। देखो सूर्य ताप को लेकर के जितने क्वेश्चन थे, उसके क्षैतिज वितरण को लेकर के और उसके ऊर्ध्वाधर वितरण को लेकर के या उसके बजट को लेकर के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर कर दिए गए और सबके कॉन्सेप्ट्स रीजंस भी बताए गए भाई ऐसा होता क्यों है। अब वायुमंडल को लेकर के देखो क्वेश्चन क्या बनता है, एक संगठन को लेकर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और संरचना को लेकर के। भाई संगठन और संरचना समझो क्या होता है, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। कैसे समझना है, आप घर देखते हो ना, आपका घर बना हुआ है। संगठन क्या होता है, संगठन मतलब होता है घर में क्या है आपका, सीमेंट यूज की गई है, गारा मोरंग सारी चीजें यूज की गई, ये आपके घर का क्या है, संगठन है, ठीक है। और संरचना क्या है भाई, आपके घर पे फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, उसके बारे में स्टडी करनी है ना, तो वह होता है आपका स्ट्रक्चर, संरचना। तो जब हम संरचना के अंतर्गत देखेंगे तो वायुमंडल के धीरे धीरे करके ऊपर जाते हुए एक एक क्रम को समझेंगे। जहां पर हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल इस तरीके से स्टडी करते हैं, वह संरचना के भीतर करते हैं। और संगठन में देखते हैं भाई हमारा वायुमंडल बना किस किस चीज का है ना। तो एक एग्जांपल से आपको बताया गया कि संगठन और संरचना का मतलब क्या होता है। भाई देखो संगठन में हमने जब स्टडी की तो पाया कि वायुमंडल में हमारे क्या है, गैसें भी हैं, जलवाष्प हैं और एरोसोल हैं। क्वेश्चन आपके देखो गैसों से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। क्या क्वेश्चन बनाया जाता है, यह पूछा जाता है कि हमारे वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उनकी मात्रा को लेकर के। तो यह तो सभी को पता है, बहुत शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सर्वाधिक मात्रा में हमारे यहाँ कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। फिर कौन सी है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। और तीसरे नंबर पे कौन सी गैस है, आर्गन पाई जाती है। चौथे पे कार्बन डाइऑक्साइड। यह चारों गैसें आपको एकदम याद रखनी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों का देखो क्रम भी लगाने को आ जाता है। कभी कभी क्या करेगा, चौथे नंबर की गैस को हटाकर कोई दूसरी दे देगा, ठीक है। और फिर आपको चार क्रम वहां कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन ये तीनों को पता होती है, सभी को पता होती है। अब एक क्वेश्चन और बनाया जाता है यहां से, क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ये ऊपर की जो टॉप 3 गैसेस है ना जो वायुमंडल में पाई जाती हैं, उनको हम स्थायी गैसें बोलते हैं। बोले भाई ये स्थायी गैस क्या होता है, स्थायी गैस कुछ नहीं, स्थायी गैस यह होता है कि वायुमंडल में हमारी जो पाई जाने वाली गैसें हैं या किसी भी परिस्थिति में इनकी मात्रा यही बनी रहती है। इसके बाद की जितनी भी गैसें आएंगी ना, जो भी वायुमंडल में इसके अलावा जितनी गैसें आएंगी, उनका क्रम जो है परिस्थिति के अनुसार उनकी मात्रा भी बदलती रहती है, इसलिए उन्हें हम अस्थायी गैसें बोलते हैं। लेकिन यह ऊपर की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, यही 3 गैसें मात्र ऐसी हैं जो कोई भी परिस्थिति आ जाए लगभग इनकी जो मात्रा है, परसेंटेज है, इतना ही बना रहता है, इस कारण इनको स्थायी गैस बोले। ठीक समझ में आ गया। अब बोले भाई आर्गन से एक क्वेश्चन भी बनाया जाता है, क्या, आर्गन जो है आपकी वह क्या है, सक्रिय गैस है। जब नोबल गैस आपको रेडॉन पढ़ाया गया था, ध्यान करो, जब भूकंप पढ़ रहे थे वहां रेडॉन के बारे में बताया गया था, तो वहां समझाया था अच्छे से कि रेडॉन क्या है, कैसी गैस है, एक नोबल गैस है। तो इसी में बोला जाता है भाई कि रेडॉन जो है आपकी, यह समझाया था कि भूपर्पटी में पाई जाने वाली इकलौती गैस है। लेकिन यहां हम आर्गन के बारे में समझते हैं कि आर्गन भी क्या है, एक निष्क्रिय गैस है, यानी कि अक्रिय गैस से बोलते हैं। अब क्वेश्चन यह बनता है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है। तो भाई तीसरे नंबर पे जब आर्गन पाई जा रही है वायुमंडल में, तो और इसके ऊपर कोई आपको दिख रही है दोनों गैसें जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये नोबल गैस तो है नहीं। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाएगी, नोबल गैस, आर्गन पाई जाएगी। यह क्लियर हो गया। देखो यह क्वेश्चन बनाया जाता है। फिर देखो नाइट्रोजन आप जानते हो सर्वाधिक मात्रा में, लेकिन यह उतनी सक्रिय गैस तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसके क्या है, ऑक्साइड को लेकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्या, एक तो नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड जो NOx के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें हम x की वैल्यू 1 रख देंगे या 2 रख देंगे, दोनों ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं। जब 1 रखते हैं तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है और 2 रखते हैं तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। को लेकर क्वेश्चन बनता है भाई निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है। तो यह जो दोनों गैसेस हैं आपकी, नाइट्रिक ऑक्साइड हो चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, ये दोनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस को हमने हीट बजट में समझ लिया था किस तरीके से हानि पहुंचाती है हमारे एनवायरनमेंट को। इसका दूसरा जो ऑक्साइड होता है वह होता है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O जिसे हम लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, N2O के रूप में, जिसका फार्मूला होता है। भाई नाइट्रस ऑक्साइड से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, एक नाइट्रस ऑक्साइड से क्वेश्चन बनता है कि किसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं। खूब क्वेश्चन रिपीट होता है ये। तो लाफिंग गैस आपका ध्यान रखना वो N2O है। वहां ऑप्शंस में आपका NO और NO2 दोनों दिया होगा, लेकिन ध्यान रखना है आपको क्या है इसका आंसर, N2O। और ओजोन क्षरण के लिए भी जिम्मेदार होती है। भाई अभी ओजोन क्षरण
को समझना है ना, तो आगे अभी समझ लेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। जब हम वहां पर संरचना पढ़ेंगे तो वहां ओजोन परत पढ़ेंगे तो वहां ओजोन क्षरण समझेंगे। लेकिन यह जान लो कि जब आपकी ओजोन परत में अभी देखेंगे वहां पर जेट विमान चलते हैं ना, तो जेट विमान से जो आपकी गैस निकलती है, जो ऑक्साइड निकलता है, वह नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। और यह नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। ओजोन क्षरण बेसिक समझ लो, यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकने का कार्य करेगा। और यह ओजोन अगर क्षरित हो जाएगी तो पराबैंगनी किरणें वही क्या करेंगी, वो पृथ्वी तक यूवी रेज आपकी क्या करेंगी, पृथ्वी तक पहुंचने लगेंगी। वो मानव को नुकसान पहुंचाती हैं, वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाएंगी, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाएंगी। तो इसीलिए बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को क्या होना चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन भी कंट्रोल थोड़ा करने की जरूरत है। फिर आगे देखो हमने पढ़ा था उसमें वहां पर जलवाष्प भी था, कंपोजिशन में जलवाष्प और एरोसोल भी थे। जलवाष्प को लेकर क्वेश्चन क्या होता है, जलवाष्प जो है अपने आप में खुद एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कैसे है समझ रहे हो कि नहीं, यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ा दे, वही आपकी ग्रीन हाउस गैस है। एक कॉमन सेंस से बताओ, जब कभी भी बारिश होने वाली होती है उसके पहले आपके इन्वायरमेंट में क्या बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी ही तो जलवाष्प है भैया। जल जब वाष्प में बदल जाए वही जलवाष्प। तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या है, आपको बहुत तेज गर्मी लगती होगी, उस टाइम पे लगती है, उमस बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो उमस क्यों बढ़ रही होती है कि भैया वहां पर जलवाष्प बढ़ रही होती है, और जलवाष्प बढ़ रही है, जलवाष्प अपने आप में क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस है तो इसलिए हीट बढ़ा रही होती है। फिर बारिश हो जाती है तो खत्म हो जाती है ह्यूमिडिटी। जैसे ही बारिश हो जाएगी वैसे ही आप जानते हो क्या हो जाता है, वहां गर्मी भी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है इसको यह एक परिवर्तनशील गैस है। तो यह उतना नुकसानदायक भी नहीं होती है, इसलिए इसके एमिशन को लेकर भी इतनी ज्यादा कि बहुत कम समय के लिए यह मौजूद रहती है। और ये ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं, मीथेन गैसें हैं, यह आपके वायुमंडल में अगर एक बार आ जाती हैं तो परमानेंट बनी रहती हैं, लंबे समय तक बनी रहती हैं। इसलिए इन पर चिंता जाहिर की जाती है। आगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हम जब पढ़ते हैं ना एनवायरमेंट में, इसलिए हम देखते हैं कि इनको क्या है, रेगुलेट करने की कोशिश भी की जाती है। जलवाष्प को लेकर इतनी चिंता क्यों नहीं जताई जाती है, क्योंकि यह अपने आप में एक परिवर्तनशील गैस होती है, भले ही ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ से। एरोसोल, एरोसोल क्या होते हैं, बेसिकली एरोसोल कुछ नहीं, धूल के कण, जो निलंबित कण होते हैं और तरल बूंदों का सम्मिलित रूप, वही जो मौजूद होते हैं हमारे मंडल में दिखाई देते हैं, वही एरोसोल्स होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है। चलो भाई, अब हमने कंपोजिशन समझ लिया, कंपोजिशन में एक एक चीज पढ़ ली हमने कि गैसों से लेकर के कहाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। संरचना को लेकर देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जाते हैं। संरचना आपको बताया था कि जैसे हम घर की संरचना देखते हैं तो पहले माले पर, दूसरे माले पर, तीसरे माले पर उसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे वायुमंडल की संरचना देखनी है तो पहले माले पर मतलब क्या है, क्षोभ मंडल। थोड़ा ऊपर गए तो हमें दिखा समताप मंडल, फिर हम ऊपर गए थोड़ा सा दिखा मध्य मंडल, फिर ऊपर और जाएंगे तो आयन मंडल दिखेगा और बहिर्मंडल। इन मंडलों पर क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं से संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, यही जानना आपके लिए जरूरी है। और इतना ही जान लो आप। और इस फिगर में देखो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सब कुछ बता दिया गया है, एक एक लेयर में किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनाए जाएंगे सब क्लियर हो जाएगा अभी यहाँ पर। संरचना समझते हैं। सबसे नीचे लेयर कौन सी आपकी, क्षोभ मंडल। इंग्लिश में भी लिख लेना आप, इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ठीक, आपको यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखा है लेकिन आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नोट जब इसका पीडीएफ निकालिएगा। इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। समताप मंडल को आप स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। मध्य मंडल को आप मेसोस्फेयर बोलते हैं, है ना। आयन मंडल को आयनोस्फेयर ही बोल देते हैं, और बहिर्मंडल को आप क्या बोलते हैं, एक्सोस्फेयर बोल देते हैं। समझिए आप भाई, सबसे नीचे कौन सी सरफेस है, ट्रोपोस्फेयर, फिर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर आपकी मेसोस्फेयर है, और आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो आप एक एक करके समझ लेते हैं, एक एक मंडल में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, कहां कहां से प्रश्न आपके बनते हैं, बस इतना ही जान लीजिएगा। और इसको देखो फिगर किस तरीके से बनाया गया, यह भी पहले यहां समझा दिया जाए। ये देखो आपकी अर्थ है, ठीक, और यह अर्थ है, इसके चारों ओर जो मौजूद है सबसे नजदीक यह क्षोभ मंडल है, इसके ऊपर जो है आपका समताप मंडल है। तो भाई ये फिगर कौन सा बना है, या फिगर समझिए यहां से कट कर दिया गया है, और यही जो ऊपर का यह दिख रहा है भाग आपको, यह दिखाया गया है फिगर में। तो अब एक एक करके हम फिगर को समझते हैं। हम अर्थ के ऊपर गए तो क्षोभ मंडल देखा हमने, तो हमने औसत लगभग 13 किलोमीटर तक देखा जो घटनाएं हो रही हैं, और एक समरूप घटनाएं हो रही थी तो उसको हमने बांट दिया, उस स्फीयर को बोल दिया क्षोभ मंडल। तो यह जो है आपका 13 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर का, वह क्षोभ मंडल कहलाता है। इसमें देखो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, बादल दिख रहा है, और बादल से बारिश होती हुई दिख रही है। बेसिकली यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो है ना, तो आप वायु जब ऊपर जाती है, आरोहण होता है, तो वहीं पर आप जानते हैं जल वाष्पीकरण भी हो रहा होता है, और संघनन की घटना भी इसी के भीतर ही हो जाती है। 13 किलोमीटर की रेंज में संघनित हो जाएगी और वर्षा भी करेगी। तो यानी कि जितनी मौसमी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, कहां पर देखने को मिलेंगी, क्षोभ मंडल में। और जेट स्ट्रीम आपने पढ़ा होगा भाई, जेट स्ट्रीम आप जब पढ़ोगे आगे पढ़ने को मिलेगा, तो जेट स्ट्रीम भी आपकी कहां पर बहती है, यही क्षोभ मंडल पर बहती है। इसकी ऊपरी सीमा पर क्या है, जेट स्ट्रीम बहती है, जो हमारे भारत में भी बारिश के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक, चलो आगे क्या हमने देखा, क्षोभ मंडल से देखो इतना क्वेश्चन बनता है। फिर हम इसके ऊपर गए, जब हम 50 किलोमीटर, 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज में हमारी कौन सी, समताप मंडल दिखाई देगी। अब समताप मंडल से भाई क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। समताप मंडल में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसकी जो निचली परत होती है, ध्यान रखना ऑप्शन में वहां समताप मंडल की ऊपरी परत दिया होगा, निचली, लेकिन यह फिगर जब आप ध्यान से देख लोगे तो समताप मंडल की यह कौन सी परत है, निचली परत है। और निचली परत में यह डॉट डॉट करके क्या दिखाया जा रहा है,
यह आपकी क्या है, ओजोन गैस की परत यहाँ पर मौजूद है, इसको ओजोन मंडल भी बोल देते हैं, है ना, निचले भाग को। तो ओजोन गैस क्या कर रही थी, जो सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरणें हैं, यूवी रेज हैं, इनको रोकती है ना, और इनको रोकती है और रोकेगी तभी क्या है, पृथ्वी पर वह यूवी रेज नहीं पहुंच पाएंगी। भैया जो सनक्रीम लगा के घूमते हो ना, अगर यह ओजोन लेयर ना हो यहाँ पर आपकी समताप मंडल के निचले परत में, तो कोई सनस्क्रीन काम नहीं करेगी, है ना। चलो, तो हमने समझ लिया यहाँ पर ओजोन परत की क्या भूमिका है, ओजोन गैस की। तो यहीं पर ओजोन मौजूद है। और क्या क्वेश्चन होता है समताप मंडल से, और क्वेश्चन होता है कि भाई हमारे वायुयान जो है ना वो कहाँ पर उड़ते हैं। तो वायुयान आपके क्षोभ मंडल में नहीं उड़ते हैं, ध्यान रखना। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल जो है वहां पर कोई मौसमी घटना हो नहीं रही होती, ना बिजली चमक रही होती, ना कुछ हो रहा होता है, शांत एरिया होता है, इसीलिए हमारे वायुयान सारे कहाँ पर उड़ते हैं, वह समताप मंडल में ही उड़ते हैं। अब क्यों भी बता दिया गया भाई क्यों उड़ते हैं यहाँ पर। अब बोले भाई ये बादल कहां से आ गए यहाँ पर, तो होता ये है कि यहाँ पर जो मौजूद होते हैं क्षोभ मंडल में बादल, कभी कभी क्या होता है ये सीमा को लांघते हुए समताप मंडल में घुस जाते हैं। तो वहां पर जैसे ही बादल घुसेंगे तो वहां पर मदर ऑफ पर्ल क्लाउड बोला जाता है। क्यों, क्योंकि बर्फ के बादल होते हैं, ये बर्फ की जगह पर्ल की तरह, मतलब मोती समझते हो ना, इसकी तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। ठीक है, तो इसलिए इनको बोल दिया जाता है क्या, सिरस बादल। सिरस बादल कहां पाए जाते हैं, अब कोई पूछेगा तो आप क्या बता दोगे, समताप मंडल में। कैसे आए भाई यहाँ पर, तो आपको यह भी बता दिया गया कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ही देखे जाते हैं, ऐसा नहीं है ना। वैसे तो बादल कहां पर दिखाई देंगे आपको, क्षोभ मंडल में ही दिखाई देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम, ऊपर और बढ़े थोड़ा सा तो हमें मध्य मंडल मिलता है। मध्य मंडल में क्या होता है भाई, मध्य मंडल में आपके निशादीप्त बादल दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन देखो बनाया जाता है कि निशादीप्त बादल कहां पर हैं, तो आपको ये फिगर अगर याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से हैंडल कर लोगे। ठीक, अब यहां पर जो तापमान होता है ना सबसे न्यूनतम होता है, क्योंकि जैसे ही मध्यमंडल में आप ऊपर जाओगे, जितना ही बढ़ते चले जाओगे तापमान आपका घटता चला जाएगा, और यहां पर ही वह स्थिति होती है जहां पर आपका न्यूनतम तापमान पाया जाता है। पूछा जाता है भाई न्यूनतम तापमान कहां पर देखने को मिलता है, तो मध्यमंडल में ही देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बाद जब आप जाओगे आयन मंडल में जाओगे तो यहां पर जितना ही ऊपर बढ़ोगे तापमान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम तापमान आपका कहां दिखाई देगा, मध्यमंडल में दिखाई देगा। फिर थोड़ा ऊपर बढ़े भाई, आयन मंडल, नाम ही इसका आयन है, इसका मतलब यहां पर आयनीकृत कण मिल रहे होंगे। तो विद्युत आवेशित कण मिलने के कारण ही पृथ्वी से जो रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं उनका परावर्तन पूछा जाता है कहां से होता है, तो इसी आयन मंडल से क्या है आपकी रेडियो वेव्स का परावर्तन होता है। तो देखो यहां दिखा भी दिया गया है, लिख भी दिया गया है, एक एक मंडल में जो जो घटनाएं होती हैं सारी लिखकर आपको बताई जा रही हैं। और आपको पीछे पढ़ाया गया था कि ऑरोरा की घटना, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियालिस, दोनों घटनाएं बताई गई थी, बहुत अच्छे से समझाया गया था कि कैसे पृथ्वी की चुंबकीय गुण के कारण घर्षण की घटना जो होती है उससे जो चमक पैदा होती है उसको ऑरोरा बोलते हैं। अब भैया ये ऑरोरा हो कहां पर रही होती है, यह पृथ्वी है ना, पृथ्वी के बाहर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और फिर आपका आता है आयन मंडल। ये आयन मंडल में ही आपके नॉर्थ पोल है ना, और नॉर्थ पोल पर ही आपका आयन मंडल जो होता है ना, यहीं पर यह ऑरोरा की घटना होती है जो चमक देखने को मिलती है। ठीक, क्लियर हो गया अब आपका। अब बहिर्मंडल में क्या होता है भाई, बहिर्मंडल क्यों पढ़ना है, बहिर्मंडल से क्वेश्चन आता है कि जो हम सैटेलाइट्स भेजते हैं, संचार उपग्रह भेजते हैं, वो सारे के सारे कहां छोड़े जाते हैं। भाई पृथ्वी से हम भेज तो देते हैं, लेकिन संचार उपग्रह हम छोड़ते कहां पर हैं, बहिर्मंडल में। आयन मंडल में तो छोड़ नहीं देंगे भाई, तो बहिर्मंडल में ही आपके क्या है, जितने कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं वो सारे के सारे बहिर्मंडल में ही घूमते रहते हैं। पृथ्वी आप जानते हो ना, पृथ्वी पर जो चक्कर लगाते हैं है ना पोलर ऑर्बिट में, वो कहां पर छोड़े जाते हैं, सारे के सारे उपग्रह आपके वो बहिर्मंडल में ही छोड़े जाते हैं। और इसका तापमान देख लो आप, तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन क्या यहाँ पर एहसास होता है हमें तापमान का, नहीं होता। उसका रीजन जानते हैं क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि जितने भी यहाँ पर तत्व यानी कि अणु पाए जाते हैं ना, वह जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इनकी अधिकता दिखती है यहाँ पर, और यह अपने आणविक रूप में रहेगा। जब यह क्रियाशील होगा ही नहीं, तो जब क्रियाशील नहीं होगा तो हमें किसी भी तरीके के तापमान का एहसास ही नहीं होता है। कारण यह होता है, ठीक, यहाँ तापमान भले ही 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होगा। महसूस ना होने का कारण यह है कि अपने आणविक रूप में यह मौजूद होते हैं, और जब क्रियाशील नहीं होंगे तो हमें तापमान का क्यों एहसास होगा। अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ थोड़ा सा तापमान समझ लो, जैसे जैसे भाई हाइट पर आप जा रहे हो ना क्षोभ मंडल में और उसमें, तो आप समझिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये क्षोभ मंडल में स्थित हैं, ठीक, ये हाइट देखो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, या ग्राफ थोड़ा समझ लेना। और आगे जैसे ये तापमान बढ़ रहा है इधर साइड में, तो हम पहले क्षोभ मंडल से चले। क्षोभ मंडल पर आपका सामान्य ह्रास दर हमने पढ़ा पीछे, प्रति 1 किलोमीटर पर, पीछे आपको डेटा बताया था, देखो इसको यूज कैसे किया जाता है। प्रति 1 किलोमीटर पर कितना 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा था। तो जैसे जैसे भाई हम क्षोभ मंडल में आगे बढ़े तो क्या हो रहा है, ये तापमान घट रहा है, देख रहे हो हम जब जा रहे हैं आगे की ओर तो घटता दिखाई देगा। फिर आयन, जैसे हम समताप मंडल में पहुंचे तो समताप मंडल में तापमान बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई, क्योंकि यहां पर आपकी मौजूद है क्या, ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर काम क्या कर रही है, सोलर लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। जब भैया ये एब्जॉर्ब करेगी तो तापमान तो बढ़ाएगी ही समताप मंडल का, तो इसीलिए समताप मंडल में आपका तापमान क्या है, बढ़ेगा थोड़ा सा, ठीक। और जैसे इसके बाद मध्यमंडल, और मध्यमंडल में क्या है, तापमान सबसे न्यूनतम चला जाएगा। तो यहां देख रहे हो सबसे न्यूनतम हो जा रहा है,
सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? मध्यमंडल में। उसके बाद जैसे ही हम आगे आयनमंडल बढ़ेंगे फिर आपका तापमान बढ़ने लगेगा और बहिर्मंडल में आप जानते हो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है आगे तापमान। तो यह तापमान का ग्राफ भी साथ के साथ आपको समझा दिया गया है और इसी आधार पर देखो सारे मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल, अब इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा अब बहुत आसानी से आप क्लियर कर लोगे उसको, क्योंकि सारी चीजें आपको फिगर में भी दिखा दी गई हैं और समझा भी दी गई हैं आखिर ऐसा है क्यों। चलो अब वायुमंडलीय दाब समझते हैं। भाई वायुमंडलीय दाब होता क्या है? कुछ नहीं, आप समझो, हमने वायुमंडल पढ़ लिया, उसमें गैसेस देख ली, अब उस वायुमंडल के कारण, उस वायु के कारण, जो वायु मौजूद है उसमें जो सम्मिश्रण है आपका, तो उसके कारण पृथ्वी की सतह पर कुछ दाब भी तो महसूस किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा भाई? नहीं किया जाएगा। इस सतह पर वायु के द्वारा लगने वाले दाब को ही क्या बोला जाता है? वायुमंडलीय दाब बोला जाता है। यह तो हो गया एकदम बेसिक। उसको समझना है कि यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा कि वायुमंडलीय दाब कहते किसने, लेकिन आना तो चाहिए कम से कम। तो देखो इससे क्वेश्चन पहला पूछा जाता है इसकी इकाई को लेकर के, क्या कि वायुमंडलीय दाब को जो मापते हैं उसकी इकाई क्या होती है। जैसे मान लो न्यूटन किसकी इकाई होती है, ये सब चीजें क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं आपके। तो हम अभी वायुमंडलीय दाब पढ़ रहे हैं तो हम बताएंगे भाई मिली बार में क्या है, हम वायु दाब को मापते हैं। साथ ही साथ पास्कल भी इसकी एक इकाई होती है। तो फिर पास्कल कैसी इकाई है? तो बोले भाई अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई जो निर्धारित की गई है वह पास्कल है। हम नापते हैं मिली बार में, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई आपकी क्या है? पास्कल है। तो दोनों देखो आपके फैक्ट्स पूछे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको साथ के साथ बता भी दिया गया है किस तरीके से आपको याद करना है इनको। अब भाई बैरोमीटर खूब सुनते हो आप। बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर क्या है? उपकरण है आपका। इस उपकरण का प्रयोग करके ही हम क्या करते हैं? किसी भी सरफेस का क्या नापते हैं? वायु दाब मापते हैं। ठीक, और वायु एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपको मापना होता है उसके लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्वेश्चन जानते हो क्या आता है? बैरोमीटर से क्वेश्चन 3 तरीके का पूछा जाता है। यह पूछा जाता है जब बैरोमीटर हमने मान लो कहीं पर लगा दिया, ठीक, और बैरोमीटर में हमने रीडिंग देखा एकदम से गिर गई, तो भैया गिर गई, तब पूछा जाएगा क्या स्थिति होगी वहां पर, है ना। और जब बैरोमीटर हमने लगाया फिर देखा एकदम से वहां पर बैरोमीटर में रीडिंग उठ गई, एकदम से उठ गई, एकदम से गिर गई, तब कौन सी स्थिति बन रही होती है? आप रटते रहते हो यार। जब बैरोमीटर में रीडिंग गिरती है तो तूफानी मौसम आता है, तेजी से बढ़ती है तो साफ मौसम आता है। कभी समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है? तो देखो आज समझ में आ जाएगा, फिर आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा और आप समझ जाओगे तो फिर आप बैरोमीटर समझो कि कैसे कॉन्सेप्ट उसका काम करता है। देखो हमने बैरोमीटर लगाया, अब भैया वहां अगर रीडिंग तेजी से गिर रही होगी मतलब क्या है? प्रेशर बहुत डाउन हो रहा होगा, मतलब वहां लो प्रेशर बन रहा होगा। अब एक बात बताओ, पवनें जो है हाई प्रेशर किधर चलती हैं? लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो जहां बैरोमीटर लगा होगा, मान लो यहां पर बैरोमीटर लगा है, यहां तेजी से लो प्रेशर बना, बहुत तेजी से लो प्रेशर बना, तो यहां आसपास की जो पवनें हैं उसकी ओर चलेंगी कि नहीं चलेंगी? भाई आसपास जो पवनें हैं वो किस ओर जाएंगी? हाई प्रेशर आसपास बन जाएगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर तेजी से उसकी ओर आएंगी जब पवनें, तो वहां क्या होगा? तूफान आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ भाई, जब तेजी से गिरेगा बैरोमीटर की रीडिंग तो वहां क्या आएगा? तूफान आएगा। इतना आसान था समझना यार। फिर अगर तेजी से बढ़ा, भाई तेजी से बढ़ा मतलब क्या है? अगर बैरोमीटर पे रीडिंग जो है तेजी से बढ़ी तो मतलब वहां पर हाई प्रेशर बन गया। हाई प्रेशर बनेगा तो पवनें बाहर की ओर चलने लगेंगी। कहने का मतलब क्या है? मौसम साफ रहेगा या प्रतिचक्रवाती दशा बन जाएगी। अभी चक्रवात और प्रतिचक्रवात देखेंगे तो चक्रवात में सीधा मतलब होता है भीतर लो प्रेशर बनता है और प्रतिचक्रवात में भीतर हाई प्रेशर बनता है। तो यहाँ भैया जब हाई प्रेशर बना होगा तो पवनें बाहर की ओर चल रही होंगी, यानी कि यहाँ अब साफ मौसम रहने वाला है। तो ये दो चीजें तो आपको क्लियर हो गई। और रीडिंग अगर पहले गिरी फिर धीरे धीरे बढ़ी, यानी कि पहले गिरी तो वर्षा की स्थिति मतलब पवनें तेजी से बढ़ेंगी इसकी ओर और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो यहां पर स्थिति बनती है वर्षा की। यह तीनों देखो क्लियर हो गई होंगी। जिसमें तेजी से गिर रही है तब क्या हो रहा है? तेजी से बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? यह तो बहुत आसान था समझना, है ना। आप बेकार में इसको रटते रहते थे, रटने वाली कोई चीज थी तो नहीं इसमें, और आप भूलते भी रहते होंगे बार बार, लेकिन अब नहीं भूलोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या अब समझेंगे हम यहां पर वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण। भाई ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है? पीछे बताया जैसे लंबवत वितरण होता है। क्या है? आप खड़े हो जाओ, सरफेस पर खड़े हो जाओ और ऊपर जाओ, है ना। ऊपर जाओ, जैसे रॉकेट जाता है ना, उस तरीके से ऊपर जाना है रॉकेट पर बैठ करके। और हम गए, जैसे ही ऊपर हम गए तो देखा हम धीरे धीरे जैसे ही बढ़ते चले जाएंगे तो क्या है? वायु जो है आपकी विरल होती जाएगी। वायु दाब इस कारण क्या होगा? घटता चला जाएगा। कॉमन सेंस से बताओ यार, कभी भी कोई भारी चीज होती है वो क्या होती है? जमीन के नीचे बैठती है कि जमीन के ऊपर हवा में तैरती है? तो उसी तरीके से वायुमंडल में होगा। मान लो ये पृथ्वी है, सतह इसका वायुमंडल है ये, ठीक। अब इसमें जो भारी तत्व होंगे वो तो नीचे होंगे, वायुमंडल में जो भारी गैसें होंगी नीचे होंगी, ऊपर कैसी होंगी? ऊपर हल्की गैसें होंगी और दूर दूर होंगी। तो भैया जितना ही ऊपर आप जाओगे सरफेस से उतना ही क्या होगा? वायु दाब कम होगा। तो यही तो बताया गया है, कॉमन सेंस वाली बात है। और इससे क्वेश्चन क्या बनाया जाता है? इससे देखो, इसी से यह निकल कर आता है, यह तथ्य भी निकल कर आता है कि मैदानी क्षेत्रों में जब हम खाना बनाते हैं उसकी तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों पर खाना बनाना कठिन क्यों होता है? देखो यह हो गया आपका मैदान, यह हो गया पहाड़। एग्जाम्पल के तौर पर यहां बैठकर एक आदमी जो है खाना बना रहा है, ठीक। एक आदमी यहां बैठकर खाना बना रहा है। ये यहां पर जो वायुदाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ की पवने जो यहाँ पर वायुमंडल मौजूद है, यह खाना मान लो भाई यहाँ पर भगोना आपने चढ़ा दिया अपना, और एक आपने पहाड़ों पर बैठकर भगोने चढ़ा दिया। भाई मैगी खाते हो जाकर, वहां मैगी क्यों बनाई जाती है?
पहाड़ों पर कभी घूमने जाओ मैगी ही बनती है, क्योंकि जल्दी बन जाती है, और खाना बनाओ वहाँ दाल रोटी बनाओगे बैठकर तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो यहाँ आपने चढ़ाया, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ ज़्यादा होगा, इस कारण से क्या है, कम तापमान पर ही क्या होगा, जल्दी खाना उबल जाएगा। वहीं जब आप यहाँ बैठोगे तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होगा, इस कारण से जब दाब ऊपर से पड़ेगा नहीं ज़्यादा तो खाना पकने में भी समय लेगा। इसी कारण से बोला जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में खाना बनाने में ज़्यादा समय लगता है। तो भैया यहाँ जैसे जितना टाइम भगोना में बन जाएगा खाना, और पहाड़ों पर उतने टाइम में कुकर में बनेगा खाना। ठीक, अब वायुदाब का क्षैतिज वितरण समझते हैं। क्षैतिज वितरण क्या है भाई? क्षैतिज वितरण सीधा जैसे उसमें देखा था हमने, जब हम विषुवत रेखा से कहाँ चल देंगे, पैदल चल दिए कहाँ, ध्रुवों की ओर। अब हम क्षैतिज वितरण को यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर जब हम क्षैतिज वितरण देखेंगे तो हम बताएंगे भाई, जो हमारी वायुदाब पेटियों का अध्ययन करना है, यहाँ पर कैसे करना है। जब विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाएंगे तो हमको पता है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की कैसी किरणें पड़ रही थी, सीधी किरणें पड़ रही थी, और ध्रुवों पर आते आते एकदम तिरछी हो जाती हैं। तो यहाँ तापमान क्या होना चाहिए, यहाँ तापमान एकदम कम होना चाहिए, और यहाँ तापमान सर्वाधिक रहना चाहिए। उसी आधार पर साउथ पोल पर तापमान क्या होना चाहिए, सबसे कम होता है। तो भैया इस आधार पर सोचा जाए, सामान्य स्थिति तो यही है। सामान्य स्थिति यह है कि ताप के आधार पर अगर पेटियां बनती तो कितनी पेटियां बननी चाहिए थी, 3 पेटियां बननी चाहिए थी। एक विषुवत रेखा पर पेटी बननी थी, और एक ध्रुव पर उत्तर पर, एक ध्रुव पर दक्षिण पर। लेकिन क्या भैया ऐसा है? नहीं है। वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया, बोले ऐसा क्यों नहीं है, केवल ताप के आधार पर ही जो है वायुदाब पेटियां आपकी नहीं बन रही हैं। मतलब वायुदाब पेटी आप समझ रहे हो, वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वह एक जैसा होगा, तो उसे ही वायुदाब पेटी के रूप में डिनोट किया गया। होना तो चाहिए था सामान्य स्थिति में 3 वायुदाब पेटियां, लेकिन भैया 7 वायुदाब पेटियां बनती हैं। बोले ऐसा क्यों है, पहले हम समझ लेते हैं कि हैं कितनी। पहले तो बेसिक एकदम समझ लो ना, कि बोले 7 हैं, यानी कि 2 पेटियां इधर और बन रही हैं, उसी तरीके की 2 आपकी क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में भी बनेंगी। तो आप बोले इसका कारण क्या है, बोले ये 3 तो आपकी ताप जनित हैं, जिनको हर कोई जानता है, और ये आपकी 2 जो है ना ऊपर साइड में, जो उत्तर में 2 हैं और जो दक्षिण में 2 हैं, ये आपकी गतिजन्य है। यानी कि पृथ्वी की गति के कारण जो घूर्णन हो रहा है, इस कारण से भी क्या है आपकी यह 4 वायुदाब पेटियां और बन रही हैं। इनको भाई बोले समझा दो जरा सा कैसे बनती हैं। तो यह फिगर हमने बनाया, इस फिगर में भी देखो सब समझ में आ जाएगा। क्षैतिज वितरण ही समझना है हमें यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कैसे समझना है। ये देखो, सबसे पहले हमने विषुवत रेखा बनाई। अब विषुवत रेखा पर 3 पेटियां हमको पता है। पहली कौन सी है, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी। तो लो प्रेशर तो यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। कैसे, यहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होगा, और टेम्परेचर सबसे कम होता है तो वायु का क्या होगा, आरोहण होगा। आरोहण मतलब समझते हो, यहाँ पर आप समझिएगा, आरोहण मतलब यह होता है कि वायु गर्म होकर क्या करेगी, ऊपर उठेगी, है ना। वायु गर्म होकर जब ऊपर उठेगी तो यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा। एक तो कारण ये हो गया, पहली पेटी हमने देख ली। दूसरी पेटी हमने देखो नॉर्थ वाली देखी, या भी देखो तापमान के कारण बन रही है। यहाँ तापमान बहुत कम होगा तो यहाँ तापमान कम होगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर के कारण देखो यहाँ पर कौन सी पेटी बनेगी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। उसी तरीके से देखो दक्षिण ध्रुव पर जाएंगे तो वहां ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी वहां दक्षिण पर भी बनेगी। 3 हो गई आपकी ताप जनित। बोले हमें ये तीनों तो पता है, जो बीच की आपने बताई थी ना कि गतिजन्य बनती हैं, वो कैसे बनती हैं, तो वो चलो समझ लेते हैं भाई। वो बनती ऐसे हैं कि देखो, जब यहाँ पर वायु का आरोहण हो रहा होता है तो आपको पता है कि यहाँ पर जब लो प्रेशर बना होगा तो आसपास जो है आपका, चाहे यह क्षेत्र हो चाहे यह क्षेत्र हो, चाहे उत्तर का हो चाहे दक्षिण को हो भाई, तो यहाँ के जो आसपास का क्षेत्र है यह मध्य की तुलना में, विषुवत रेखा की तुलना में यहाँ पर तो उच्च होगा ना, हाई प्रेशर बना होगा ना इसकी तुलना में। तो यहां से पवने किस ओर चलेंगी, विषुवत रेखा की ओर चलेंगे। तो ये पवने जो आपकी दी हुई हैं, यह व्यापारिक पवने होती हैं। व्यापारिक पवनों की जो गति होती है क्यों विषुवत रेखा की ओर होती है, अब आपको देखो रीजन समझ में आ गया होगा। तो पश्चिम से पूरब की ओर ना चल करके यह किधर चलती हैं, पूरब से चलने वाली पवने होती है, इसलिए इनको पूर्वा पवने भी बोलते हैं, और या सन्मार्गी पवने या व्यापारिक पवने भी बोला जाता है। तो भैया हमने देखा कि जब व्यापारिक पवने यहां चल रही होती थी तो यहां पर देखो आईटीसीजेड का निर्माण होता है। देखो सारे क्वेश्चन साथ के साथ कराए जा रहे हैं। आईटीसीजेड क्या होता है, देखो आईटीसीजेड क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल जो कन्वर्जेंस जोन होता है ना, यहां पर आकर के कन्वर्ज हो रही होती है व्यापारिक पवनें, जब कन्वर्ज होंगी इसी कारण से इसको आईटीसीजेड बोला जाता है। सारे देखो फैक्ट्स आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप सबसे पहले समझो कि ताप जनित जो पेटी है वह आपकी बनी, वहां से वायु जो है आरोहित होकर ऊपर उठेगी, ऊपर उठकर जहां से नीचे आप सरफेस पर भी, क्योंकि 3D में समझना है आपको, एक जगह से वायु ऊपर उठ रही है, दूसरा आपके सरफेस पर भी चल रही है, किस साइड की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो थोड़ा सा आपको विजुलाइज भी चीजें करनी होंगी। तो यहां जब ऊपर उठ रही होगी फिर यह दाहिनी ओर मुड़ेगी, जब उत्तर की ओर मुड़ेगी तो हवा में ही, अभी हवा में समझना है, हवा में दाहिनी ओर मुड़ रही होगी, और इधर साइड में साउथ में आपकी हवा में बाईं ओर मुड़ रही होगी। ठीक, समझ गए आप किन्हीं चीजों को। तो आप समझे भाई, जब आपकी कहां पहुंचेगी,
जब हाई प्रेशर के आसपास पहुंचेगी वहां पर आपको क्या बताना है, वहां पर बताना है कि जो ऊपर से आरोहित होकर के पवनें पहुंची होती हैं वह नीचे बैठेंगी यहां पर, और जैसे ही इस क्षेत्र में बैठेंगी तो यहां हाई प्रेशर बन जाएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ये चीज, कैसे यहां हाई प्रेशर बना? हाई प्रेशर बनता है इस कारण से क्योंकि ऊपर से पवनें क्या होती हैं यहां पर स्थल पर, नीचे जमीन पर बैठती हैं, इस कारण से ही क्या बनता है यहां पर हाई प्रेशर बनता है। और यह ऊपर से पवनें आ कैसे रही हैं? गतिजन्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर हो रहा है क्या, घूर्णन, और घूर्णन के कारण कौन सा बल कार्य करता है? कोरियालिस बल। और कोरियालिस बल ही क्या करता है, यहां से जो पवनें ऊपर आरोहित होती हैं उनको मोड़ देता है, किधर की ओर, उत्तर की ओर, और इधर साइड में दक्षिण की ओर। और वही पवनें जब यहां पर 30 डिग्री पर दोनों जगह बैठ जाएंगी जमीन पे तो हाई प्रेशर बना देंगी। भैया जहां पवनें जमीन पे बैठ जाएंगी तो वहां हाई प्रेशर बनाएंगी। अब समझ में आया कि यहां लो प्रेशर क्यों है और यहां हाई प्रेशर क्यों है। अब यहीं से पवनें क्या है, उत्तर की ओर जाएंगी, पछुआ पवनें जानते हैं आप, पछुआ पवनें यहां से फिर से वितरित होंगी उत्तर की ओर, और दक्षिण में आपकी देखो पछुआ, यहां पर व्यापारिक पवनें दिखाई देती हैं। जब भैया ये पछुआ पवनें ऊपर जाएंगी और यहां पर आपका लो प्रेशर कैसे बना ये भी समझ लो। देखो यहां जब पछुआ पवनें आगे बढ़ेंगी तो पृथ्वी का घूर्णन तो हो ही रहा है, और घूर्णन हो रहा है तो कोरियोलिस बल, आपको यह पता होना चाहिए कि कोरियोलिस बल जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ते चले जाओगे तो उसका प्रभाव क्या होता है, और बढ़ता चला जाता है। तो यहां पर भी जो पवनें ऊपर की ओर उठेंगी ना, तो क्योंकि विजुलाइज करना इसलिए ये टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि साथ के साथ आपको 3D के रूप में इसको समझना होता है कि आपको यह भी विजुलाइज करना है कि कैसे पवनें यहां सरफेस से ऊपर उठ रही हैं। क्योंकि क्षैतिज वितरण आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्षैतिज के साथ साथ थोड़ा सा ऊर्ध्वाधर वितरण को भी समझोगे। और यह घटना जो पूरी हो रही है क्षोभ मंडल में हो रही है। तो जैसे ही आप समझना उपध्रुवी जो निम्न वायुदाब पेटी कैसे बनी। देखो पछुआ पवनें तो आपकी आगे बढ़ी, आगे तो बढ़ी, लेकिन इस क्षेत्र में क्या है, घूर्णन के कारण यहां भी पवनें क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। ठीक, यहां पर आप रखना अपने सीधे पेन, सीधा पेन इसके ऊपर रख देना कॉपी के ऊपर रॉकेट की तरह, और आप समझना कि ऐसे पवनें क्या है ऊपर उठ रही होंगी। और जैसे ही यहां से पवनें ऊपर उठेंगी तो यहां भी लो प्रेशर बन जाएगा। और सबसे ऊपर आपका क्या है, ध्रुवीय बेल्ट पर, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर हाई प्रेशर बन चुका है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलेंगी ही चलेंगी। ठीक है, आप जानते हो यहां पर तो यही पवनें जो ऊपर उठ रही होती हैं 60 डिग्री पर, और ये आगे जाकर के जब मुड़ेंगी, आप जानते हो ना आगे कोरियोलिस बल के कारण आगे मुड़ेंगी, मुड़ेंगी कहां पर बैठेंगी, जाकर ध्रुवों पर ही हाई प्रेशर पर बैठेंगी। जिस तरीके से यहां पर बैठी थी ना पवनें, उसी तरीके से यहां भी बैठेंगी। अभी देखो जब आपको बेल्ट पूरी पढ़ाई जाएगी तब समझ में आ जाएगा। तो आप समझ में आया कि यहां पर कैसे लो प्रेशर बन रहा है, कैसे हाई प्रेशर बन रहा है यहां पर। तो इसके पीछे जिम्मेदार क्या है, हाई प्रेशर, जो पहला वाला हाई प्रेशर बन रहा है लो प्रेशर के बाद 30 डिग्री पर जो हाई प्रेशर बना है इसके लिए गति जिम्मेदार है, और उसके बाद जो 60 डिग्री पर लो प्रेशर है इसके लिए भी गति जिम्मेदार है। और यहां पर आप समझ रहे हैं घूर्णन गति जिम्मेदार है, और घूर्णन के कारण ही जो कोरियोलिस बल बनता है ना वह जिम्मेदार है। यहां तापमान का तो कोई प्रभाव है नहीं। अगर भैया तापमान ही होता तो आप जानते हो किस तरीके की बेल्ट बनी होती, यहां केवल होता लो प्रेशर, यहां होता केवल हाई प्रेशर, यहां होता केवल हाई प्रेशर। तो यहां पर जो हाई प्रेशर बन रहा है और इसके बाद यहां पर जो लो प्रेशर बन रहा है 30 और 60 वाला, ये तो बनता ही नहीं ना। ये बनता क्यों है, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन करती है, घूर्णन करती है अर्थात गति करती है, इसीलिए यह बनने वाली जो बेल्टें होती हैं इनको गतिजन्य बेल्ट कहा जाता है। और ये बनती कैसे है यह भी क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि केवल और केवल यहां क्षैतिज वितरण नहीं समझना है, यहां वायु का आरोहण भी समझना है। आरोहण मतलब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। तो आप फिर से एक बार देखो, समझ लो, इस फिगर से समझो। या देखो 0 डिग्री आपका विषुवत क्षेत्र है, ठीक है, तो 0 डिग्री विषुवत क्षेत्र पर आपकी वायु क्या हुई, गर्म हुई, गर्म होकर ऊपर उठी, गर्म होकर ऊपर उठेगी तो यहां पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। भाई लो प्रेशर जैसे बनेगा आसपास की पवनें क्या होंगी, इसकी ओर भागने लगेंगी। ठीक, लो प्रेशर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागती हैं। अब यहां मुड़ जाएगी किस कारण से, आप जानते हो घूर्णन के कारण क्या होगा, आपकी मुड़ जाएगी, कोरियोलिस बल कार्य करेगा, और यह मुड़ करके क्या करेगी, यह 30 डिग्री का जो क्षेत्र है यहां पर नीचे बैठेगी, क्योंकि यहां पर नीचे क्या बन चुका होगा, लो प्रेशर बन चुका होगा, है ना, बन चुका होगा, है ना। जैसे ही, क्यों बन चुका होगा, क्योंकि आप व्यापारिक पवनें जान रहे हो किधर 0 डिग्री की ओर बढ़ रही हैं। तो जैसे ही यह पवनें नीचे बैठेंगी तो यहां पर हाई प्रेशर बन जाएगा। आप समझ में आया कि 30 डिग्री पर हाई प्रेशर कैसे बनता है। तो भैया ये जो हाई प्रेशर बनेगा, यह पूरी जो सेल होती है ना, यही हेडली सेल कहलाती है। यहां से देखो प्रश्न भी बनता है इसी तरीके की, देखो आपके दक्षिणी गोलार्ध में भी हो रही घटनाएं, हम खाली उत्तरी गोलार्ध को समझ लेते हैं। अब 30 डिग्री पर आपका क्या बन गया, हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर, उसकी तुलना में देखो इसके बगल में आपका 60 डिग्री की ओर पवनें, एक तो पवनें जाएंगी व्यापारिक पवनें 0 डिग्री की ओर, और फिर दूसरी साइड में जाएंगी आपकी किस ओर, 60 डिग्री की ओर। तो 60 डिग्री पर आपका क्या है, जब पवनें पहुंचेंगी और पृथ्वी का घूर्णन भी हो रहा है, घूर्णन के कारण क्या है, दोबारा से वायु का क्या होगा, आरोहण होगा, और वायु का आरोहण होगा तो दोबारा से पवनें क्या होंगी, एक तो इस 30 डिग्री की ओर जाएंगी हवा में ही, हवा में देखो ये काम, ये जो घटना है ये आपकी क्षोभ सीमा पर हो रही है, और यह जो है आपकी सरफेस है, ये तो समझ ही रहे होगे आप। फिर आपकी क्या है, ये ध्रुवों की ओर जो पवनें जाएंगी, और दोबारा से देखो आप जानते हो वहां पर पवनों का जब अवरोहण होगा, अवरोहण होने के कारण जो ध्रुवों पर क्या होगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। और यहां पर जब आरोहण हो जाएगा पृथ्वी यानी कि सतह से, जब पवनें ऊपर की ओर उठ जाएंगी तो 60 डिग्री पर क्या बन जाएगा, आपका लो प्रेशर बन जाएगा। अब बताओ, अब क्लियर नहीं हुआ है क्या। और यही चीजें तो यहां पर समझाई जा रही हैं, यहां केवल क्षैतिज चीजें दी हुई हैं, साथ के साथ आपको
इसको भी साथ में रखना है। वायुमंडलीय जो परिसंचरण की घटना होती है इसको साथ में रखकर समझना है, तब आपको यह पूरा फिगर समझ में आ जाएगा। और यहां से देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। 0 से 30 के मध्य आपकी व्यापारिक पवन दिखाई दे रही है, फिर 30 से 60 के मध्य आपकी पछुआ पवन। पछुआ नाम ही इसका इसीलिए रखा गया क्योंकि पश्चिम से चलने वाली पवन है। क्वेश्चन यहां से बनाया जाता है। और फिर आपको देखो यह भी क्लियर होगा कि आईटी सीजेड कहां पर है। सीजेड क्यों बोलते हैं, कन्वर्जेंस जोन क्यों बोलते हैं। कन्वर्ज मतलब होता है जमा होना, और कौन सी पवनें यहां पर जमा हो रही हैं 0 डिग्री के पास आकर के। उत्तर से आ रही है देखो व्यापारिक पवनें, दक्षिण से भी व्यापारिक पवनें, जहां पर कन्वर्जेंस हो रहा है व्यापारिक पवनों का, इसलिए उसका आईटी सीजेड नाम रख दिया गया है। ठीक है, देखो सारी अब इस फिगर से जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं सब क्लियर हो गए होंगे, और इनका आखिर लो प्रेशर हाई प्रेशर का निर्माण क्यों होगा यह क्लियर हो गया होगा। और इसी में देखो कोरियोलिस बल किस तरीके से कार्य करता है वो भी समझा दिया गया। कोरियोलिस बल क्या होता है, अपना एक आभासी बल होता है घूर्णन के कारण जो उत्पन्न होता है। बेसिकली आप समझिएगा यह केवल पवनें जो आपकी उत्पन्न हो रही हैं, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रही हैं, इनकी जो दिशा है ना, दिशा यानी कि किस तरीके से यह मुड़ेंगी, है ना, कैसे उत्तर में दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, तो इनके लिए जिम्मेदार होता है केवल कोरियोलिस बल। पूछ लेता है ना कभी कभी क्या इसके कारण पवनों की उत्पत्ति भी होती है, तो आपको बताना नहीं भैया, केवल यह दिशा के लिए, दिशा जो बदलता है ना, यानी घूर्णन के कारण तो यह कोरियोलिस बल पैदा हो रहा है, और कोरियोलिस बल जब पैदा घूर्णन के कारण ही हो रहा है तो सीधी सी बात है यह दिशा को ही बदलेगा केवल। और भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाओगे तो क्या होता है, कोरियोलिस बल का प्रभाव क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि ध्रुवों पर जो है यह प्रभाव सर्वाधिक रहेगा और विषुवत रेखा पर सबसे कम रहता है। इसी कारण एक टर्म और आप पढ़ते होंगे कि विषुवत रेखा में 0 से 5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है यह क्या होता है, एकदम शांत होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर कोरियोलिस बल का प्रभाव नगण्य होता है, और नगण्य होने के कारण इस क्षेत्र को डोल्ड्रम भी बोला जाता है। एकदम शांत क्षेत्र होता है, शांति रहती है, इस कारण इसको डोल्ड्रम बोला जाता है। यह भी देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, यह भी कोरियोलिस बल से ही जुड़ा हुआ है। अब एक बात बताओ, अब वायुमंडलीय दाब को लेकर के या प्रेशर बेल्ट को लेकर के आपके कंफ्यूजन जितने होंगे सारे खत्म हो गए होंगे। अब ना तो आपको यह कंफ्यूजन रहा होगा कि 30 डिग्री पर भैया कैसे यह बन रहा है हाई प्रेशर, 60 पर कैसे लो प्रेशर बन रहा है। आप देखते होगे बड़ा कंफ्यूज हो जाते होगे, क्योंकि बनना तो भाई यहाँ पर तापमान तो 30 डिग्री पर अच्छा खासा होता है, तो लो प्रेशर क्यों नहीं बनना है। तो बोले भाई तापमान के कारण ही थोड़ी ना बनना है, इसके लिए गतिजन्य कारण भी हैं, यानी कि अन्य कारण भी हैं। इसलिए तो टोटल 7 बेल्टें जो हमारी बन रही हैं उसमें मात्र 3 ही तो हैं तापजन्य, 4 हमारी कैसी हैं, गतिजन्य हैं, ठीक है, डायनेमिक हैं। चलो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां से क्वेश्चंस, वायुमंडल से जो क्वेश्चंस बने हैं वो मोस्टली कवर करा दिए गए हैं। अभी पवनों वगैरह से लेकर के अगला टॉपिक आएगा, पवन वगैरह भी क्लियर कराई जाएंगी, चक्रवात को लेकर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्लियर करा दिए जाएंगे। फिर हम जलमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। जलमंडल से भी खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आपके, महासागरीय जलधाराओं से लेकर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब क्लियर कराया जाएगा और कवर बढ़िया से कराया जाएगा ताकि आपको याद हो जाए। जैसे अभी मजा आ रहा है ना, पूरा मजा आएगा वैसे ही। और पीडीएफ आप देखना, अगर लेनी हो इसकी पीडीएफ देखनी हो तो आप जाना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। भाई पवनों से लेकर के क्वेश्चंस खूब आते हैं, और खूब आते हैं तो हमें समझ लेना यहाँ जरूरी है कि 2 से 3 प्रश्न अगर यहाँ से हमारे कवर हो जाते हैं इस वीडियो से तो क्या बुराई है भाई, प्रीवियस ईयर को लेकर के अगर क्वेश्चंस जो भी बनाए जाएंगे, और आज के बाद आपके गलत नहीं होंगे। चलिए देखते हैं आज क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पवनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। आपको उससे पहले एक चीज और क्लियर होनी चाहिए कि भाई पवन क्या होता है। पवन कुछ नहीं होता है, बेसिकली बोला जाता है कि पवन जो होता है वायु का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्षैतिज प्रवाह होता है, उसे ही पवन के रूप में बोला जाता है। यदि ऊर्ध्वाधर के रूप में प्रवाह होगा, कहने का मतलब है जब सरफेस पर क्षैतिज रूप में प्रवाहित होती है वायु तो उसे पवन बोल दिया जाता है। वहीं जब ऊर्ध्वाधर में, मतलब आपने पढ़ा था ना कि पवनें क्या होती हैं, गर्म होकर के उनका आरोहण होता है, तो उन्हें बोला जाता है वायुधारा। तो समझे आप, पवन और वायुधारा में क्या अंतर होता है, तो यहां से क्लियर हो गया होगा। पवन और इन क्षैतिज प्रवाह पर जो पवनें होती हैं, दिखाई देती हैं आपकी, इसी का वर्गीकरण किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। और वह वर्गीकरण जो किया गया वह 3 आधार पर किया गया। कैसे, पहली बोली गई स्थायी पवनें, तो यहां पर मोटा मोटा इनको समझ लेते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, फिर एक एक करके हम फैक्ट्स देखेंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो भाई स्थायी पवनें क्यों बोला गया, इसलिए बोला गया कि हमारी जो पृथ्वी पर हर समय जो क्षैतिज रूप में प्रवाहित होती रहती हैं, मतलब स्थायी रूप से हमेशा दिखाई देंगी किसी भी स्थिति में, तो वह होती हैं आपकी स्थायी पवनें। स्थायी पवनें 3 होती हैं, एक व्यापारिक, दूसरी पछुआ और तीसरी ध्रुवी। पीछे हमने जब हमने दाब का क्षैतिज वितरण पढ़ा था, पिछले वीडियो में जाना देखना जाकर के, वहां तीनों पवनों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था कैसे इनकी उत्पत्ति होती है। फिर दूसरा कौन सा वर्गीकरण है, दूसरा है भाई मौसमी पवनों का। मौसमी पवनें कौन कौन सी होती हैं, बेसिकली मौसमी पवनें होती क्या है, जो किसी विशिष्ट मौसम पर दिखाई देती है ना, किसी विशिष्ट स्थिति में बनती हैं, तो वह होती हैं आपकी मौसमी पवनें। तो भाई इसमें सबसे पहला वर्गीकरण है मानसूनी पवनों के रूप में, फिर स्थल और समुद्र पवनें देखी जाएंगी अभी, और पर्वत और घाटी पवनें होती हैं। तो इस आधार पर मौसमी पवनों का वर्गीकरण किया जाता है। तीसरा जो वर्गीकरण है वह स्थानीय पवनों का है। स्थानीय पवनों से समझ रहे होगे किसी विशेष स्थान पर जो पवनें उत्पन्न होती हैं और किसी विशेष देश में ही यह पवनें दिखाई देंगी, तो इसीलिए इनको बोला जाता है स्थानीय पवनें। यह 2 तरीके की होती हैं, एक गर्म पवनें होती हैं, दूसरी ठंडी पवनें होती हैं। खूब क्वेश्चन इनसे बनते हैं, आप जानते हैं, अभी देखना आगे कैसे पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आयोग बनाता है आपसे। और आप जानते हो ना, पवनें हमेशा जो चलेंगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, है ना, कि तो कॉमन सेंस वाली बात है। देखो भाई
पीछे समझाया भी था, जब किसी क्षेत्र में पवन गर्म होगी, वायु गर्म होगी, वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी तो वहां पर लो प्रेशर बना होगा। लो प्रेशर बनने से क्या होगा, उसे भरने के लिए कहीं आसपास का जो हाई प्रेशर होगा वहां से पवने जो है जब लो प्रेशर की ओर जाएंगे, इसी आधार पर वायु का प्रवाह होता है और इसी आधार पर पवनों की उत्पत्ति होती है। तो कॉमन सेंस वाली बातें ये तो होती है, समझने वाली ये हो गई, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ली हमने पवनों पर। क्वेश्चन समझते हैं कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं भाई स्थायी जो पवने होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। तो व्यापारिक पवनों से क्वेश्चन पहला बनता है कि इसकी अक्षांशीय स्थिति। एक फिगर यहां पर बना लेते हैं, तीनों पवने देखो आपकी भी स्थायी पवने क्लियर हो जाएंगी। यह फिगर आपको ध्यानपूर्वक बनाया गया था। 0 डिग्री यहां पर आपकी विषुवत रेखा है और 0 से 30 डिग्री के क्षेत्र में आपकी कौन सी पवने चल रही होती थी, यहां थी आपकी व्यापारिक पवने। ध्यान आया आपको, यहां पर लो प्रेशर बनना होता था और इसके बगल में आपका हाई प्रेशर था और इसके ऊपर आपका 60 डिग्री पर क्या है, आपका लो प्रेशर बनता है। तो यहां पर भाई हाई से लो की ओर क्या चलेंगी, यहां से हाई से लो की ओर पछुआ पवने चलेंगी, है ना। सेम इसी तरीके से क्या है आपका दक्षिणी गोलार्ध पर भी यही स्थिति दिखाई देगी। 30 डिग्री तक आपकी कौन सी दिखाई देंगी, व्यापारिक पवने दिखाई देंगी और उसी आधार पर 60 डिग्री पर क्या दिखाई देंगी, 30 से 60 की ओर वही आपकी पछुआ पवने दिखाई देंगी। तो यह तो आपको हो गया फिगर समझने वाला जो पीछे समझाया गया था। और हाई टू लो प्रेशर, यह ध्यान रखना है, हमेशा पवनों का प्रवाह किधर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। इसी तरीके से ध्रुवों की ओर भी वही स्थिति दिखाई देगी। ठीक है, ध्रुवों पर क्या बनना होगा, ध्रुव पर आपका हाई प्रेशर बन रहा था। यह इसीलिए जो दाब प्रवणता है पीछे इस कारण ही समझाई गई थी, क्योंकि इससे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके रिलेट होते हैं आगे के। जैसे पवने हैं, पवने समझना है तो दाब प्रवणता को जानना बहुत जरूरी होता है। दाब प्रवणता मतलब होता है दाब में जो अंतर होता है उसी को ही दाब प्रवणता बोला जाता है। टर्मिनोलॉजी भी आपको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। अब एक एक करके समझते हैं कि व्यापारिक पवन से क्वेश्चन जो बना तो उसकी अक्षांशीय स्थिति को लेकर बना। तो क्या आपको पता नहीं है कि 0 से 30 डिग्री पर, चाहे वह उत्तर की ओर हो चाहे दक्षिण की ओर हो, व्यापारिक पवने यहीं पर दिखाई देंगी आपकी। भाई इनको व्यापारिक पवने क्यों बोलते हैं, कि हमेशा क्यों का क्वेश्चन किया करो, भूगोल के कभी तथ्य जो है आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए बोला गया इनको व्यापारिक। क्योंकि पहले के समय में जब व्यापार किया जाता था, है ना, आयात निर्यात होता था, तो इन पवनों के माध्यम से ही जहाज ले जाए जाते थे। भाई इनका प्रवाह होता था, मान लो भारत से पूर्व किधर चलती थी ये पवने, 0 30 डिग्री अक्षांश में जब व्यापार करते थे तो भाई पवने जो है इनका किधर से, पूर्व की ओर से उद्गम होता था। तो भाई पूर्व की ओर से उद्गम होता था जब जहाज जो है आपके पश्चिम की दिशा में कब ले जाए जाएंगे, जब यह सन्मार्गी पवने होंगी। सन्मार्गी पवने चल रही होंगी, इनका प्रयोग किया जाएगा, इससे क्या है, ईंधन भी कम लगेगा। इस कारण ही प्रयोग किया जाता था जहाजों का, उसमें व्यापारिक पवनों में। व्यापारिक पवनों का प्रयोग इसलिए किया जाता था, इसलिए इनका नाम पड़ गया व्यापारिक पवने, या इनको पूर्वा पवने बोलते हैं। पूर्वा मतलब पूरब की दिशा से। याद रखना, आप किसी भी पवन का नाम जो रखा जाता है ना उसके उद्गम क्षेत्र से रखा जाता है। अगर कोई पवन पूरब की दिशा से उद्गमित हो रही है तो उसका नाम देखो पूर्वा पवन हो गया। पछुआ पवन क्यों पड़ा, क्योंकि पश्चिम की दिशा से चलती है। ठीक है, तो अब समझते हैं इसकी दिशा। दिशा देख लो, इसी मैप में से देख लो, इस फिगर में जो दिखाया गया ना, यहां से दिशा क्लियर हो जाएगी। यह दिशा किस ओर है भाई, 0 डिग्री पर आपका क्या है, लो प्रेशर है और ऊपर हाई प्रेशर से 30 डिग्री से जो पवन चल रही है, इधर से ये दिशा कौन सी होती है भाई, ऊपर से आ रही है, ऐसा समझो इसको, फिगर बनाओ यहां पर। यह दिशा जो है आपकी कौन सी है, यह दिशा है आपकी उत्तर पूर्व की दिशा। और जिस साइड में व्यापारिक पवने किधर चल रही है, विषुवत रेखा की ओर चल रही है, तो उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम में। तो यह आपकी उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ पोल, एनपी का मतलब है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्व से किस ओर, दक्षिण पश्चिम में। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में पूछा जाए भाई दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होती है, तो याद रखना कहीं ये मत मार के आ जाना, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या हो जाती है, आप ध्यान से देखो, दक्षिण पूर्व से किधर की ओर है, उत्तर पश्चिम की ओर है। तो यह दिशा आपको, अगर यह फिगर आपने बना लिया तो तीनों की दिशाएं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, 100% एकदम श्योर हो जाएंगी। और दिशाओं का ज्ञान तो होगा ही आपको, इस तरीके से मैप बनाना है आपको। यह हो गई आपकी ईस्ट, इधर हो गई वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ। ये आपकी कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है ना, ये तो पता ही होगा ना। या उत्तर पूर्व दिशा होती है, या आपकी कौन सी दिशा होती है भाई, किस आधार पर दिशा तय होती है, यह आपकी उत्तर हो गई ऊपर और इधर हो गई पश्चिम, तो बीच की क्या हो गई आपकी उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। यह क्या हो गई आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई, और यह आपकी कौन सी दिशा होगी, यह दक्षिण पूर्व दिशा हो गई। तो इस आधार पर ही आपको दिशाएं देखो क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर होंगी तो यह मैप भी आपको देखो ध्यान से समझा दिया गया है कि दिशाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है। अब पछुआ पवने, पछुआ पवने आपको बताना है कि 30 से 60 डिग्री पर आपको क्या है, अक्षांशीय स्थिति पछुआ पवनों की है। एक क्वेश्चन यह बनता है। दूसरा भाई उत्तर पूर्व, उत्तर जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, वहां पर दिशा क्या होती है, वहां आपने ध्यान से देखना है, वहां दिशा क्या दिखाई दे रही है, या देखो दिशा है इसकी, तो यह दिशा जो दिखाई दे रही है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दिखाई दे रही है। इसी आधार पर दक्षिणी गोलार्ध में अगर पूछ दे तो भाई बताना है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। एक फिगर केवल बनाना है और ये सारे फैक्ट्स एकदम आंख बंद करके सारे के सारे तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन देखो यहां से एक और बनाया जाता है कि वैज्ञानिकों ने क्या किया, पछुआ पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में नामकरण क्या दिया, नामकरण दिया गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा।
कब बोला गया भाई? वैज्ञानिकों ने देखा कि जो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में जो दक्षिणी गोलार्ध है ना, यहाँ पर स्थलखंड कम है। तो यहाँ पर स्थलखंड कम होने के कारण जो दाब प्रवणता है, मतलब दाब में जो अंतर है ना, यह जो है बहुत स्पष्ट रूप से बनता है। और स्पष्ट रूप से बनने के कारण तो यहाँ जो चलने वाली पछुआ पवनें हैं, इनकी गति भी बहुत स्पष्ट होगी और तीव्र गति होगी, क्योंकि किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। स्थलखंड अपने आप में एक बाधा उत्पन्न करते हैं उत्तरी गोलार्ध में, यह बाधा नहीं दिखाई देगी दक्षिणी गोलार्ध में। इसीलिए यहाँ पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसका नाम दिया इनकी गति के कारण, है ना, इनकी, आप समझ रहे हो, यहां पर ऊर्जा बहुत अधिक दिखाई देती है पछुआ पवनों में। 40 डिग्री पर जो इन्हें पवन दिखाई दी, जो पछुआ पवनों की स्थिति दिखाई दी 40 डिग्री पर, उसका नाम इन्होंने दिया गरजता चालीसा, यानी गरजती हुई चालीसा का बोला। और उसके बाद 50 पर इन्होंने बोला, जो 50 डिग्री पर पछुआ पवनें दिखाई दी, वहां पर बोला इन्होंने प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री पर इन्होंने बोला चीखती साठा। तो इस आधार पर नामकरण किया गया। क्यों भाई दक्षिणी गोलार्ध में क्यों किया गया, यह भी पूछा जाता है। यहां ध्यान रखना, आप उत्तरी गोलार्ध मत लगा देना। उत्तरी गोलार्ध पर स्थलखंडों के जैसे बाधाएं बहुत ज्यादा थी, इस कारण ही नाम इसका दक्षिणी गोलार्ध में किया गया। ठीक। और तीसरे नंबर की कौन सी थी? तीसरी थी ध्रुवी पवनें। ध्रुवी पवनों की आपको अक्षांशीय स्थिति पता है 60 से 90, और इसकी दिशा, एकदम दिशा में कंफ्यूज नहीं होना है। जो दिशा आपकी व्यापारिक पवनों की थी ना, सेम दिशा इसकी वही रहेगी, है। व्यापारिक पवनों की जो दिशा आपकी देखी ना क्या थी, नॉर्थ पोल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, वही दिशा आपकी क्या होगी, ध्रुवी पवनों की होगी। यह हो गया क्लियर। देखो काफी आसान था कि नहीं, एक फिगर से देखो एकदम क्लियर हो गया होगा। पीछे हमने पिछले वीडियो में इसीलिए समझा था दाब प्रवणता और ताप का जो क्षैतिज वितरण, इसलिए ही समझाया गया था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से क्लियर होते हैं। अब हम देखेंगे मौसमी पवनें। दूसरे नंबर पे हमने देखा मौसमी पवनों से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। सबसे पहली पवन कौन सी थी? मानसून पवन। मानसूनी पवन समझना है तो भाई भारत के मानसून को समझ लो। जब भारत का मानसून आता है, अगर भारत के मानसून को नहीं जानते हो तो कब आता है, इतना तो पता है आपको, ग्रीष्म ऋतु के समय आता है। तो भैया ग्रीष्म ऋतु के समय आप बताओ, बहुत ही बेसिक से एग्जांपल से समझा करो तो मानसूनी पवनें क्लियर हो जाएंगी। ग्रीष्म ऋतु के समय मानसून आता है, हिंद महासागर, आप पता है ना, पश्चिम की दिशा में या पूर्व दिशा में कौन सा महासागर है भारत के प्रायद्वीप में हिंद महासागर मौजूद है कि नहीं मौजूद है। तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि यहां से जो पवनें चलती हैं वह किस ओर चलती हैं, सागर से स्थल की ओर चल रही हैं। और मानसून कब आ रहा है? गर्मी में आ रहा है। तो भाई एक बात बताओ, गर्मी में जो ये मानसूनी पवनें हैं, इनकी दिशा किस ओर होगी? समुद्र से स्थल की ओर। लो कितना आसान है यार, भारत को समझ लो। तो वहां से देखो यही क्वेश्चन बनाया जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में जो मानसूनी पवनों की दिशा किस ओर होगी? समुद्र से स्थल की ओर होगी। अब भाई जब मानसून लौटता है, तो लौटते मानसून में आप जानते हो, लौटते मानसून में जो भारत से चलने वाली पवनें हैं किस ओर? बंगाल की खाड़ी की ओर चलती हैं। तो भाई वहां से स्थल से समुद्र की ओर कब होती है दिशा? शीत ऋतु में होती है। इसीलिए जो बारिश होती है हमारे यहाँ कब होती है? गर्मी के समय ही होती है कि नहीं होती बारिश। तो यहां से देखो मानसूनी पवन क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल किसका? भारत का लेकर हमने समझा, तो मानसूनी पवन समझना बिल्कुल टफ नहीं है। चलो अगला देखते हैं, स्थल समीर और सागर समीर। दूसरा देखो जो मौसमी पवनों में विभाजन किया गया वह स्थल समीर और सागर समीर के रूप में किया गया। तो समझो यहां पर भाई कैसे, यहां पर स्थल समीर के बारे में बोला जाता है कि रात के समय जो है यह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, है ना। जो दैनिक पवनें होती दिन भर चलती हैं, रात के समय जब आप जाओगे तो स्थल समीर दिखाई देगी। वही जब सागर समीर कब दिखाई देगी? दोपहर के समय सागर समीर। कभी भी आप तट के किनारे जाना तो वहां पर यह चलने वाली जो दिन भर दैनिक समीरें होती हैं ना, यह स्पष्ट रूप से नजर आ जाएंगी। अब भाई हमसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? हमें तो क्वेश्चन निकालना है ना कि समीर देखना है जाकर के। तो हम क्वेश्चन जब देखा, हमने क्वेश्चन निकाला गया इस तरीके से कि स्थल समीर जो है स्थल से समुद्र की ओर, या तो क्लियर है, हमने बोला था उद्गम क्षेत्र के आधार पर ही नामकरण दिया जाता है। तो स्थल से चल रही है इसलिए इसका नाम है स्थल समीर। यह सागर से चल रही है इसलिए इसका नाम है सागर समीर। अब बोला भाई क्वेश्चन जो बनता है, बोले भाई क्वेश्चन कैसे बनता है? बोले क्वेश्चन ऐसे बनता है कि पूछा जाता है कि स्थल समीर कब चलती हैं, रात के समय चलती हैं कि दिन के समय चलती हैं। तो आओ समझ लेते हैं कि कारण क्या है भाई, रात के समय क्यों चलती हैं। तो हमने देखो शुरू में बताया था कि पवने चलने का कारण क्या होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो भाई बोले कि रात के समय होता क्या है ऐसा। देखो यह जो फिगर बना हुआ है ना, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा रात के समय होता क्या है। आप ये जानते हो ना कि जो स्थल खंड होता है जितनी तेजी से गर्म होता है उतनी तेजी से ठंडा होता है ना। ये तो बेसिक चीज है, सभी जानते हैं। और जल क्या होता है? जितनी धीरे धीरे गर्म होगा उतनी धीरे धीरे ठंडा होगा। तो भैया रात के समय क्या होगा? रात के समय स्थलखंड जो है ठंडा हो चुका होगा ज्यादा, तो तापमान इसका क्या होगा? तापमान इसका बगल के जो सागर होगा, समुद्र होगा, उसकी तुलना में इसका तापमान क्या होगा? कम होगा। कम होगा भैया, तापमान कम होगा तो वहां हाई प्रेशर होगा। किसकी तुलना में? सागर की तुलना में। सागर जो होगा आप जानते हो जल जो है धीरे धीरे ठंडा हो रहा होगा। भैया जब जल धीरे धीरे ठंडा हो रहा होगा तो स्थलखंड की तुलना में इसका तापमान ज्यादा होगा। जब तापमान ज्यादा तो लो प्रेशर यहां पर बन रहा होगा। अब एक बात बताओ, स्थल पर बना है रात में हाई प्रेशर और सागर में बना है लो प्रेशर, तो पौने किधर चलेंगी रात में? रात में पौने चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, मतलब स्थल से सागर की ओर। हो गया क्लियर?
अब इसी तरीके से दिन में देख लेते हैं। दिन में जस्ट अपोजिट स्थिति होती है। दिन में क्या है भाई बताओ, तट के किनारे जाना कभी, ठीक, आप मुंबई के किनारे बैठना जाकर के, तो मुंबई पर क्या है, मुंबई पर जो स्थलखंड होगा वहां का तापमान ज्यादा होगा कि नहीं होगा सागर की तुलना में। यहाँ का जब तापमान कम होगा तो तापमान जब ज्यादा होगा तो यहाँ लो प्रेशर बनना होगा, दिन की बात की जा रही है, और सागर में हाई प्रेशर बनना होगा। तो सागर से समीर जो है किधर चलेगी, स्थल की ओर चलेगी। इसलिए आप देखते हो ठंडी ठंडी पवनों का एहसास होता है और मौसम वहां पर सुहाना बना रहता है। तो समझ में आया भाई, स्थल समीर और सागर समीर, और मुंबई का मौसम क्यों इतना सुहाना होता है, ऐसे एग्जांपल से समझ लिया करो। अब एकदम क्लियर हो गया होगा, और क्यों पीछे समझाया गया था कि भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे क्लियर होंगे जो भी आपके पूछे गए हैं अभी तक। पर्वत समीर और घाटी समीर वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा काम करती है। पर्वत समीर जैसे देखो रात के समय क्या है, पर्वत चोटियों से घाटी की ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं। आप बताओ यार, जब आपका दोपहर का समय होगा, दिन का समय होगा, तो आप जानते हो कि दिन के समय पर क्या होता है, जो पर्वत होता है, पर्वत का जो ऊंचाई होती है उसका जो तापमान होगा, तापमान क्या होता है आप जानते हो, जितना ऊपर जाते जाते हो, जितना ही पर्वत के ऊपर चढ़ते जाते हो चोटी पर, तापमान कम होता जाता है, तो वहां पर आपका हाई प्रेशर बना होगा। और घाटी जितना ही नीचे आते जाओगे उतना ही क्या है, सूर्य की किरणें वहां पर आसानी से पहुंच जाएंगी, तो यहाँ तापमान उसकी तुलना में अधिक होगा, तो यहाँ लो प्रेशर बना होगा। तो ये हो गई भाई दिन की बात। तो दिन में आपका हाई प्रेशर क्या है, चोटियों पर बना हुआ है, तो जो पवने हैं पर्वत के सहारे सहारे कहां चलेंगी, घाटी की ओर चलेंगी, है ना, घाटी की ओर चलेंगी। तो पर्वत जो समीर होती है उसकी दिशा क्या होगी, रात के समय आपकी चोटी से घाटी की ओर होती है, ठीक है। और वही घाटी समीर जो होती है वह दिन के समय घाटी से पर्वत चोटी की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, ठीक। यह देखो आपका क्लियर हो गया होगा। चलो इसको क्या है, पर्वत समीर को और घाटी समीर को समझना है ना, तो पीछे जो आपको वो समझा दिया गया ना, स्थल समीर और सागर समीर, उसी आधार पर यह भी डिस्क्राइब किया जाता है। अब लास्ट जो है आपका वह स्थानीय पौने हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं, और यहां से खूब कंफ्यूजन होता है कि कौन सी गर्म पौने हैं, कौन सी ठंडी पौने हैं। तो एक एक करके दोनों को हमने अलग अलग करके समझा है। दोनों को मैप पर देखो, विश्व के मैप पर अलग अलग करके बना दिया गया है, और बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा सारी जो पौने हैं आपकी, ठंडी हो चाहे गर्म हो। बेसिकली गर्म पौने कौन सी होती हैं भाई, जो गर्म पौने शुष्क पौने होंगी ना, और शुष्क पौने ही अपने आप में क्या होंगी, गर्म होंगी, है ना। तो आप समझिएगा, और उनका जो जोन होता है, आप जोन समझो, विषुवत रेखा के समीप जो पौने होंगी मोस्टली कैसी पौने होंगी, गर्म होंगी वहां पर पौने, है ना, मोस्टली जो पौने होंगी। तो आप समझो वहीं पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन किन किन पौनों से बनता है, यहां पर 8 जो आपको गर्म पौने मोस्टली बनाई जा रही हैं, जो क्वेश्चंस आपके लगातार पीछे रिपीट किए गए हैं और इनसे बाहर नहीं जाता है। अगर पूछेगा केवल इतना ही तैयार कर लेना, एक एक करके उनकी मैप में लोकेशन समझ लेंगे, फिर एकदम क्लियर हो जाएंगे आपकी गर्म पौने। देखो सबसे पहले हमने समझा चिनूक के बारे में। चिनूक भाई कहां पर है, एक बात बताओ, सबसे पहले हम कहां पर चले, हमने उत्तर अमेरिका से शुरू किया। मैपिंग तो आप कर चुके हो, इसके साथ साथ देखो आपको यहां पर समझाई भी जाएंगी चीजें, रिलेट की जाएंगी कि कैसे आपको पहले गर्म पौने समझनी है। पहले हम उत्तर अमेरिका से शुरू करेंगे। उत्तर अमेरिका में आपको दिखाई दी चिनूक। यहां पर आपने एक पर्वत श्रेणी पढ़ी होगी, कौन सी, रॉकी पर्वत श्रेणी। तो भाई रॉकी पर्वत श्रेणी में जब एक ओर से, एक बात बताइए, यहां आपको बगल में सागर दिख रहा है, सागर से जब पौने चलेंगी तो अपने साथ क्या लेकर आएंगी, आर्द्रता लेकर आएंगी। लेकिन यह पहाड़ है, मान लो रॉकी पर्वत है यहां पर, ठीक, आप समझना, समझाया जा रहा है कैसे यह चिनूक जो है शुष्क होती है। तो यहां से भाई आर्द्रता लेकर आई, लेकिन पहाड़ के एक ओर तक चढ़ते चढ़ते इधर तक सारी आर्द्रता हो जाएगी खत्म, और जब वह दूसरी ओर चलेगी ना तो हो जाएंगी पूरी तरीके से ड्राई और हो जाएंगी गर्म। तो इसी आधार पर ही यह आपकी चिनूक पौने यहां पर ही दिखाई देती हैं आपकी। हिम भच्छक भी बोली जाती हैं, क्योंकि यह जो जोन देख रहे हो ना, यहां पर क्या है, यहां पर बर्फ पर्याप्त मात्रा में जमी होती है, और यह हिम भच्छक होती हैं, मतलब हिम को तोड़ती हैं, खत्म करती हैं, क्योंकि अपने आप में क्या होती हैं, गर्म होती हैं ये। चिनूक पौने समझ में आई कहां पर होती हैं, और शुष्क क्यों होती हैं यह भी समझ में आ गया होगा। कैसे यह रॉकी पर्वत, आप बताओगे कि भाई रॉकी पर्वत पर चलने वाली कौन सी पौने हैं, गर्म होती हैं, चिनूक पौने होती हैं। इसी आधार पर हमने बताया कि नीचे कौन सी पर्वत श्रेणी देखी थी हमने दक्षिण अमेरिका में, एडीज, है ना, याद आया। एडीज पर्वत श्रेणी पर जो चलने वाली है जोडा है, ठीक है, डा वहां पर भी है, डा यहां पर भी है। तो जोडा कहां पर है, आपकी एडीज पर्वत पर है। और उत्तर अमेरिका के जो मैदानों में एक पवन चलती है, गर्म पवन, उसको बोला जाता है ब्लैक रोलर, ठीक है। और तीनों देखो ऐसे भी याद रहेगा, गर्म कैसे, चिनूक देखो, कोई आपसे गर्म हो रहा है तो चिनूक हेलीकॉप्टर हमने अमेरिका से ले रखा है, तो भाई कोई आपसे ज्यादा गर्म हो तो चिनूक का यूज कर दो, ठीक है। और रोलर जब आप चलाते हो तो क्या है, सरफेस कैसी होती है, गर्म हो जाती है, तो आपने बता दिया ब्लैक रोलर भी कैसी पवन है, गर्म पवन है। जोडा आपने बता दिया भाई, जोडा कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में, यह भी गर्म पवन है। एक देखो दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, एक तो तरीका होता है, एक स्टाइल पूछने का होता है आयोग का, एक पवन दे देगा 3-4 ऑप्शन में और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पवन है, तो वहां पर आपको बताना है कौन सी गर्म पवन है। यही 8 बताई जा रही है, इन्हीं 8 को एकदम आपको कंठस्थ कर लेना है। लोकेशन भी साथ के साथ अगर हम करा देंगे तो आपको याद भी हो जाएगा कहां पर है। दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है, यहां पौने दी होंगी 4, यहां उनके देश दिए होंगे, क्षेत्र दिए होंगे, किन क्षेत्रों में चलती हैं, है ना, स्थानीय पौने हैं तो उनके स्थान विशेष भी दिया होगा। फिर आता है इनको मिलाने के लिए, भाई मिलाओ इनको, है ना, या बोलेगा
गलत मिलान कौन सा है। तो लोकेशन जब आपको क्लियर होगी तो स्थान वाला एकदम गलत नहीं होगा। साथ ही साथ गर्म पवनों का अलग मैप बनाया गया है, ठंडी पवनों का अलग मैप बनाया गया है। यह एकदम मैप आप प्रिंट आउट इसका निकलवा लेना, पीडीएफ निकलवा लेना, तो आपको भी एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। और इसी तरीके से आपको भी मैपिंग में भरना है अपने। चलिए, हमने देख लिया सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की और साउथ अमेरिका की जो गर्म पवनें हमसे पूछी जाती हैं। फिर भाई यूरोपीय क्षेत्र से कौन सी पवन पूछी जाती है। सबसे ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी कौन सी है, सिराको। सिराको इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसके पूरे देखो, पूरा एक कहानी इसकी कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा, एकदम सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे यहां से जो जो सिराको से बनते हैं। देखो भाई, आप समझो अफ्रीका के क्षेत्र से और ऊपर यूरोप की ओर चलती है पवन कौन सी, सिराको। और सिराको पवन कहां पर बोलते हैं, इटली है ना आपका देश, वहां पर इस पवन को सिराको बोलते हैं। तो गर्म पवन तो होती है भाई, चल कहां से रही है, अफ्रीका के क्षेत्र से चल रही है। अफ्रीका के रेगिस्तान से चलने वाली अगर कोई पवन होगी तो ठंडी तो होगी नहीं। अब जब अफ्रीका के रेगिस्तान से चलती है तो वहां पर देखो 3 देश हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। आपने मैपिंग जब अफ्रीका की होगी तो ध्यान से देखो, यहां पर 3 देश समझने हैं। सबसे पहला जो सर्किल किया जा रहा है यह आपका ट्यूनीशिया, उसके बगल में आप ईस्ट चले जाओगे तो लीबिया देश है, उसके जस्ट बगल में आपका मिस्र देश है। यह 3 देश हैं आपके, ठीक है। और तीनों देशों में इस सिराको का नामकरण अलग अलग पहले किया जाता है। होता क्या है भाई, ट्यूनीशिया में क्या बोला जाता है, ट्यूनीशिया में आपका चिली बोला जाता है, और लीबिया में आपका गिबली बोला जाता है, ठीक है। लीबिया में क्या बोलते हैं, उसको गिबली बोलते हैं। ट्यूनीशिया में क्या बोलते हैं, चिली बोलते हैं। और मिस्र में क्या बोलते हैं, खमसिन बोलते हैं। यह तीनों प्रश्न आपके देखो बनाए जाते हैं, ठीक है। लीबिया में देखो आपको ध्यान रखना है, लीबिया को ही पलट दो पीछे से, देखो पीछे दिख जाएगा इसमें, तो गिबली आपको ध्यान रखना है ऐसे। और ट्यूनीशिया भाई, ट्यूनिंग वगैरह आप सुनते हो ना, जब भी आप ट्यून सुनते हो, है ना, म्यूजिक वगैरह सुनते हो, ट्यून सुनते हो, तो आप चिल हो जाते हो थोड़ा सा। तो याद करना आप ऐसे कि ट्यूनीशिया को क्या बोला जाता है, ट्यूनीशिया में क्या बोला जाता है, इसको चिली बोला जाता है। और मिस्र में याद कर लेना आप खमशिन, है ना, नाम से ही देखो क्लियर हो रहा होगा उसका। तो अब यही पवन जो आपकी जो गर्म पवन है आपकी, यही पवन जब आपकी भूमध्य सागर होते हुए, या बीच में आपको दिख रहा है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर होते हुए जब इटली पहुंचती है तो इटली में ही उसको सिराको बोला जाता है। एक भाई प्रश्न पूछा जाता है कि यह रक्त वर्षा कराती है। क्यों भाई बोला जाता है यह रक्त वर्षा, कहने का मतलब यह होता है जब यह भूमध्य सागर से आर्द्रता लेकर पहुंचेगी, और आर्द्रता लेकर जैसे ही इटली पहुंचेगी तो वहां बारिश कराएगी। लेकिन जैसे भैया वहां बारिश कराएगी ना, बारिश में वहां पर ब्लड रेन दिखाई देगा, मतलब ये दिखाई देगा खूनी वर्षा करा रही है। लाल क्यों होता है, लाल इसलिए होता है कि सहारा के जब डिजर्ट से जाती है ना, तो ये अपने साथ रेत लेकर जाती है पवन, और वही रेत के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो आर्द्रताग्राही एक तरीके से नाभिक का कार्य भी कर देते हैं, है ना। जब वो आर्द्रता को अभी ग्रहण कर लेंगे तो जब बारिश होगी तो बारिश में पानी के साथ साथ वह रेत भी गिरेगी। इटली में वह रेत गिरती है, उसे ही रक्त वर्षा बोला जाता है। कोई खून नहीं वहां बरस रहा होता है, समझे, रेत की ही बारिश होती है वहां पर। एक और गर्म पवन हम देखते हैं स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एक हमने कौन सा पर्वत पढ़ा था, आल्प्स पर्वत पढ़ा था। तो बताया भाई जब यहाँ पर पवने क्या होती हैं, एक और पहले जब ऊपर चढ़ेंगी पवने तो पूरी तरीके से आर्द्र होती हैं, फिर जब ऊपर चोटी तक पहुंचते पहुंचते क्या होंगी, वो ड्राई हो जाएंगी। ड्राई होकर जब दूसरी साइड में पवने चलती हैं तो उसे ही बोला जाता है शुष्क पवने या गर्म पवने। तो वही होती है आपकी फोन। फोन क्या होता है, फोन आपका, फोन ऐसे याद रखना है कि ठंडी के गर्म, फोन आपका गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है, जब चार्ज करते हो हीट पकड़ता है, तो फोन से आपने याद किया कि फोन जो है आपका हीट हो जाता है, इसलिए फोन कैसी पवन है आपकी, गर्म पवन है। तो कुछ साथ के साथ कुछ तरीके ऐसे ही बताए जा रहे हैं जिससे आपको यह भी याद रहेगा कि कौन सी गर्म पवन है, कौन सी ठंडी पवन है। और यही घूम फिर कर यही सारी पूछता है, तो याद भी कर लो यार एक बार। और जो हरमट्टन आप देखते हैं, अब अगली हम देखते हैं अफ्रीका में एक और पवन देखेंगे, कौन सी, गिनी के तट की ओर। गिनी का तट आप समझ रहे हो कहां पर है, देखो अफ्रीका में जब हम विषुवत रेखा के नजदीक आएंगे और वहां पर आपको गिनी का तट दिखाई देगा, जब उत्तर पूर्व से पवनें चल रही होती हैं किस ओर, गिनी की तट की ओर, तो उसे नाम दिया जाता है हरमट्टन। ठीक, हरमट्टन पवने जो होती हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरमट्टन कैसी पवन है, तो आपने बता दिया भाई अफ्रीका की या गर्म पवन है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि डॉक्टर पवन किसे बोला जाता है, तो हरमट्टन को ही डॉक्टर पवन बोला जाता है। तो आपसे पूछा गया भाई डॉक्टर पवन क्यों बोला जाता है, तो बोले भाई डॉक्टर पवन बोलने के पीछे कोई कारण तो होगा। अब हम समझते हैं क्या कारण है। देखो अफ्रीका का यह रीजन है, ठीक है, इस रीजन में आपको पता है विषुवत रेखा क्षेत्र में खूब बारिश होती है। जब भाई खूब बारिश हो रही तो आर्द्रता क्या होगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी। तो कोई अगर यहाँ पर आर्द्रता को कम करने वाला कुछ काम कर दे तो उसके लिए क्या है, वो डॉक्टर का काम करेगा, है ना। आर्द्रता बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है, यहाँ मौसम क्या है, हमेशा चिपचिपा रहेगा। लेकिन कोई एक शुष्क पवन आ रही है उधर से, एकदम ड्राई पवन आ रही है ना, उसने आर्द्रता को उस क्षेत्र की कम कर दिया। तो बोले भाई आर्द्रता हमारे लिए एक बीमारी थी और यह पवन हमारे लिए एक डॉक्टर का काम किया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डॉक्टर पवन। समझे आप, डॉक्टर पवन क्यों बोला जाता है। इन्हीं डॉक्टर पवनों के कारण क्या होता है, यहाँ पर मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ठीक, चलो यह क्लियर हो गया होगा आपको। अब आप गर्म पवने एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं हम ठंडी पवने। पहले अच्छा गर्म पवने एक दो और बची यहाँ ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र की और इधर की, थोड़ी आसान है जो। देखो इसी हरमट्टन पवनों की तरह ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर पवने पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत पढ़ा होगा आपने, यह ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया का एकदम दक्षिण पूर्व में एक आपका पूर्व में जो एक प्रांत था विक्टोरिया, इसी विक्टोरिया प्रांत में आपकी दिखाई देती है पवने कौन सी, ब्रिक फील्डर। ठीक, क्लियर हो गया होगा अब आपको, हरमट्टन की तरह ही यह भी व्यवहार करती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की गर्म पवन कौन सी है, ब्रिक फील्डर।
और न्यूजीलैंड में गर्म पवन एन से न्यूजीलैंड, एन से आपका नॉर्वेस्टर, ऐसे कनेक्ट कर लिया आपने। तो न्यूजीलैंड में आपकी गर्म पवन कौन सी है? नॉर्वेस्टर है। तो ये हो गई सारी मोस्ट ऑफ दी इंपॉर्टेंट जितनी भी आपकी गर्म पवनें थी, इन्हीं से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं जाता है। और सारी आपको याद भी हो गई होंगी। भारत में चलने वाली जो उत्तर मैदान में चलने वाली पवन है गर्म पवन, लू पवन, हर कोई जानता है, तो ये टफ तो है नहीं याद करना। टफ यही होता है सिराको से जो क्वेश्चन आते हैं वह, उसके बाद हरमट्टन से क्वेश्चन आते हैं, चिनूक, ब्लैक रोलर, जोंडा, ये सारी पवनें जितनी बताई गई। और ब्रिक फील्डर देखो कहां पर है, ये हरमट्टन की तरह ही पूरा व्यवहार करती है, इसीलिए इसको ब्रिक फील्डर जो है ना, इसको बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की हरमट्टन एक तरीके से बोल भी देते हैं इसको। और न्यूजीलैंड में अपनी नॉर्वेस्टर है। ठीक, तो ये हो गई क्लियर। ये देखो आठों आपकी दी हुई है जो समझाई गई हैं, उनके देश भी आगे दिया हुआ है कहां पर है। और आपको एक एक चीज यह भी समझाई गई कि भाई जो पर्वत श्रेणी है वहां पर चलने वाली जो ट्राई पवनें हैं वहां से क्वेश्चन खूब बनाए जाते हैं। तो रॉकी पर, एडीज पर और आल्प्स पर्वत पर, यहां पर जो जो पवनें गर्म चलती हैं, शुष्क पवनें चलती हैं, उनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसलिए देखो आपको करा दिए गए सारे के सारे। और उसके पीछे रीजन को अगर जानते होगे ना तो बिल्कुल टफ नहीं होता है ज़्यादा याद करना, फैक्ट थोड़े आसान हो जाते हैं याद करने। अब ठंडी पवनें देख लेते हैं। ठंडी पवनों में सबसे पहले हम समझेंगे कि जो साइबेरियन क्षेत्र में, ऊपर आप समझ रहे हो रशिया का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है सारा का सारा यहाँ साइबेरिया है, और साइबेरिया में तापमान बहुत कम होता है, बर्फ जमी रहती है, तो यहाँ चलने वाली पवनें कैसी होंगी? ठंडी पवनें होंगी। और भाई इसी तरीके का क्षेत्र आपको कहाँ दिखाई देगा? कनाडा में दिखाई देगा। तो कनाडा में जो, और यहां पर देखो अमेरिका का क्षेत्र एक अलास्का है, जानते हो, पढ़ा होगा जब आपने मैपिंग की होगी। तो यहीं पर आपका क्षेत्र है क्या? अलास्का। और यह आपका कौन सा क्षेत्र है? कनाडा का क्षेत्र है। तो बोला जाता है भाई ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड जो पवन है आपकी कहां पर चल रही है? कनाडा और अमेरिका के क्षेत्र में। यहां जो नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र, जो अमेरिका यूएसए का भाग है, यहां पर ब्लिजार्ड नहीं चलती है। यह जो अलास्का लिया गया था ना रशिया से, अमेरिका ने जब अलास्का लिया था, तो वहां पर जो है ये आपकी दिखाई देगी ब्लिजार्ड। तो इसी कारण बोल दिया जाएगा कि यूएसए में भी आपकी कौन सी पवन? ब्लिजार्ड दिखाई देगी। और साइबेरिया में इसी ब्लिजार्ड को ही बुरान के नाम से जाना जाता है। यह क्लियर एकदम रखना कि ब्लिजार्ड जो है बोलते हैं कहां पर? जो ऊपर पवनें चल रही कनाडा में और यूएसए में, और यही ब्लिजार्ड पवनें, ठंडी पवनें जब साइबेरिया में चलती हैं उनका नामकरण दिया जाता है बुरान का। ठीक, तो यह क्लियर हो गया होगा आपको। यहां से क्वेश्चंस खूब बनते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है, जब आप फ्रांस के क्षेत्र में आओगे, स्पेन के क्षेत्र में आओगे, तो वहां एक पवन दिखाई देगी आपको, मिस्ट्रल। ठीक, मिस्ट्रल पवन कैसी होती है? मिस्ट्रल भी ठंडी होती है। और मिस्ट्रल कैसे याद करोगे भाई? मिस्टर और मिस्ट्रेस में। एक बात बताओ, मिस्ट्रल जो होते हैं, मिस्टर जो होते हैं, वो हमेशा ठंडे रहते हैं, कूल होते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लेना है थोड़ा सा। ठीक है, मिस्ट्रल जो होगी कैसी पवन होगी? ठंडी पवन होगी। दूसरा एक और हम देखते हैं, दूसरा एक पवन हमें दिखाई देगी बोरा। बोरा देखो क्या होता है, बोरा भी इसी फील्ड में। यूरोप की ये दो तीन पवनें हैं जिनसे लेकर के लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई बोरा से क्वेश्चन आता है, मिस्ट्रल से क्वेश्चन पूछा गया है, जोरन से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। जोरल जो होती है या इटली के क्षेत्र में आपकी चलने वाली ठंडी पवन होती है। पीछे हमने वहां पर सिराको को देख लिया था जो गर्म पवन है, वहीं आपकी जो जोरन है वो आपकी ठंडी पवन है। ठीक है, जोरू हो गया आपका, चाहे मिस्ट्रल हो गया, ये सब कैसे होते हैं? ठंडे एकदम पड़े रहते हैं, कूल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपको, मिस्ट्रल, जोरन, ये कैसे हैं आपकी? ठंडी पवनें होंगी। और बोरा, या भी देखो यूरोप के क्षेत्र में ही वहीं पर चल रही है आपकी, आल्प्स पर्वत के रीजन में ही चलती है आपकी कौन सी? बोरा। यह तीन पवनें हैं जो यूरोप के क्षेत्र से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी ही एकदम कमांड इस पे 100% रखो कि ब्लिजार्ड हमने देख लिया भाई कनाडा के क्षेत्र में है, मिस्ट्रल हमने देख लिया स्पेन और फ्रांस के क्षेत्र में, और जोरन हमने देखा स्विट्जरलैंड और इटली के क्षेत्र में, वहीं बोरा आपकी इटली के एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर चलती है। ठीक, गर्म पवनें और ठंडी पवनें हमने देख ली। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर क्या है देखो, क्वेश्चंस जो होते हैं यहाँ खूब पूछे जाते हैं, विषुवत रेखा से लेकर के, कर्क रेखा से लेकर के, मकर रेखा से लेकर के। देखो मैपिंग में आपको एक बार चीजें कवर करा दी गई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको और एक बार से देखो अच्छे से कवर कराई जा रही हैं। ध्यान से सुनना और आपको याद भी करा दी जाएंगी। मोस्ट ऑफ दी चीजें जहां आप कंफ्यूज होते हो वो आपको याद करा दी जाएंगी। देखो विषुवत रेखा से क्वेश्चंस क्या बनते हैं? विषुवत रेखा से क्वेश्चंस यह बनाया जाता है कि आपने प्रीवियस ईयर में जब एनालिसिस किया तो देखा कि वहां पर प्रश्न बनाया गया कि कितने देशों से होकर गुजरती है, एक तो इस तरीके का प्रश्न। फिर एक क्वेश्चन बना दिया जाता है कि कहां से होकर नहीं गुजरती है। आयोग हमेशा इस तरीके का क्वेश्चन बनाता है। और कर्क रेखा और मकर रेखा से भी यही क्वेश्चन बना है, कर्क रेखा कहां से होकर, किस देश से होकर नहीं गई है, मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरी है। तो अगर हमें यह पता होगा कि कहां कहां से गुजरी है तो यह कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। फिर कुछ भी दे दे, है ना, कोई भी उठपटांग उठाकर देश दे देगा और आप बता दोगे, क्योंकि हमें यह तो पता है ना कहां कहां से गुजरती है। तो एक एक करके देखो मैप पर पहले हम देख लेते हैं, पहले हम विजुलाइज कर लें लोकेशन को। लोकेशन जब हमें क्लियर हो जाएगी उसके बाद याद करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं 0 डिग्री पर जो हमारी विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा का हमने देखा कि जो शुरुआत हमने की दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले हमें देश दिखाई दिया कौन सा? इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद कौन सा देश दिखाई दे रहा है? कोलंबिया है आपका, है ना। जब आपने मैपिंग की होगी तो वहां ध्यान से देखो, इसको पढ़ा होगा। और यहाँ आपको देखो साथ के साथ चीजें समझाई जा रही हैं, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इक्वाडोर के बाद आपने देख लिया कोलंबिया, और तीसरा देश आपने देखा ब्राजील। 3 देश आपको दिखाई दिए कौन से? दक्षिण अमेरिका के 3 देश हैं जहां से होकर विषुवत रेखा गुजर रही है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। फिर आप आगे बढ़े,
तो आगे आप जैसे ही अफ्रीका जाएंगे तो यह एक आपका द्वीप है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साओ टोम, ठीक, साओ टोम प्रिंसेस करके एक द्वीप का नाम है, यहाँ से भी देखो गुजरती है, ठीक, आपकी विषुवत रेखा। और अफ्रीका के अब हम कुछ देश देख लेते हैं और कंफ्यूजन हमेशा यहीं पर होता है। सबसे पहले आपको दिखाई देगा कौन सा, गाम्बिया, शॉर्ट में उसका देखो हमने नाम लिख रखा है, आपको बस आगे पूरा कंप्लीट करके भी देखो नाम आगे लिखा हुआ है, यहाँ आपको साथ साथ पहले देखना है मैप को हमारे साथ, कहाँ पर, वर्ल्ड मैप में देखना है देश को। पहले कौन सा देश दिखाई दिया, गाम्बिया दिखाई दिया, फिर दूसरा कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है ना, सी से कौन सा कंट्री है यहाँ पर, कांगो, और सीडीआर मतलब कौन सा है, कांगो डोमिनियन ऑफ रिपब्लिक, ठीक है। तीसरा देश कौन सा दिखाई दिया अफ्रीका का, कांगो गणराज्य जिसे बोलते हैं। पहला हो गया गाम्बिया, दूसरा हो गया कांगो, तीसरा हो गया आपका कांगो गणराज्य। फिर आपका देखो युगांडा दिखाई दे रहा होगा, युगांडा से होकर जा रही है, केनिया है आपका, और फिर सोमालिया है। तो यह कुछ आपके देश हैं अफ्रीकन जो विषुवत रेखा जहां से होकर गुजरती है। खूब कंफ्यूजन होता है इसी में, अभी देखो कंफ्यूजन एकदम खत्म कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, पहले आप एक एक करके देख लो। तो देखो आगे आपका मालदीव देश दिखाई दे रहा है, या मालदीव दिखाई दिया, मालदीव से होकर गुजर रही है। इसके आगे जब और बढ़ेगी तो फिर इंडोनेशिया से होकर गुजरेगी। ये सारा का सारा देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। अब इंडोनेशिया से होकर के आगे एक और द्वीप है जहां से होकर गुजरती है, उसे बोलते हैं किरिबाती। तो ये हो गए सारे स्थान, सारे देश हो गए। यह टोटल कितने देश हैं, यह टोटल आपके 13 देश हैं। ये देखो आपके एग्जाम में आया हुआ था तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। तो विषुवत रेखा से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने देशों से होकर गुजरी है, यह 13 देशों से होकर गुजरती है। तो एक एक करके हमने इसके सारे देश देख लिए। अब इसको देखो याद करना कैसे आसान है, अब देखो याद कराते हैं। 3 देश हमने शुरू के देखे, वह कौन से थे, दक्षिण अमेरिका के, ये देखो सारे देश दिए हुए हैं। फिर हमने आगे के जो देखे अफ्रीका के देश देखे ये सारे, प्लस एक आइलैंड है आपका, आइलैंड वह कौन सा था, साओ टोम था। तो हमें देश याद करने हैं, देश से क्वेश्चन पूछता है, और यह आइलैंड तो साओ टोम ज्यादा प्रचलित भी नहीं, इसलिए पूछा भी ज्यादा नहीं जाता है। और फिर आपका कौन सा देश था, मालदीव था और इंडोनेशिया था। ये तो नहीं है याद करना भैया, फिर भी हम चलो पूरी एक तरीका बताते हैं इनको याद करने का। और ये तरीका हो सकता है आपको थोड़ा सा रोचक लग सकता है, याद भी हो सकता है, नहीं मजा आए तो फिर आप बार बार मैपिंग करके भर के फिर याद करने की कोशिश करना। कई बार मैपिंग करोगे तब भी याद हो जाएंगी चीजें, और नहीं याद आ रही हैं तो एक बार यह तरीका ध्यान कर लेना। देखो तरीका क्या है, थोड़ा सा कनेक्ट करके ही बनाया गया है। विषुवत हमें पढ़ना है कि विषुवत रेखा, तो विश्व से आपका विषुवत से आपका विश्व निकाल लिया भाई। एक घटनाक्रम से हम बनाते हैं, एक कोई घटनाक्रम हमने बना ली, उसी से सारे देश याद हो जाएंगे। कैसे भाई, हमने देखा कि किसी लड़के ने विष खा लिया था, बोले भाई कि विष क्यों खाया, और विष उसने खा लिया तो क्या हो जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी और उसको ईसीबी की जरूरत पड़ जाएगी। ईसीबी जानते हो ना, ईसीबी की जाती है कार्डियो को लेकर के, या एक आपका टेस्ट होता है ईसीबी, है ना। तो आप बताओ, जब कोई विष खा लेगा और विष खाने के बाद उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि उसको क्या है, ईसीबी की जरूरत पड़ जाएगी। बोले यहाँ पर बस क्यों क्यों करते चले जाना है, हर चीज में आपको क्यों पूछना है, आपकी ट्रिक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बोले भाई ईसीबी की क्यों जरूरत पड़ेगी, बोले क्योंकि उसके जीवन में गम बहुत था। अभी खाली ट्रिक सुनो, फिर कनेक्ट करेंगे कैसे एक कंट्री को हमने अपनी ट्रिक से कनेक्ट किया। बोले भाई ईसीबी की जरूरत पड़ी उस लड़के को, बोले क्यों, क्योंकि उसके जीवन में गम बहुत था। गम क्यों था, क्योंकि उसके जो काका, गम का कारण क्या था, गम के कारण से काका, उसके काका जो है डंडा लेकर किसी कन्या से क्या करना चाहते हैं, उसका विवाह कराना चाहते हैं। समझे, आजकल जहर खाते हैं कि नहीं खाते हैं बच्चे, है ना, विष खा लेते हैं कि नहीं। तो उसी से ही हमने ट्रिक अपनी बना ली भाई। विष से आपने बताया विषुवत को कनेक्ट किया था हमने, तो विष क्यों खाया, विष खाया और विष खाकर उसको ईसीबी पर आना पड़ गया, है ना, इतनी हालत खराब हो गई। बोले भाई क्यों, बोले क्यों क्योंकि उसके जीवन में गम बहुत था। और गम पूछे क्यों था, फिर पूछे भाई क्यों, फिर बोले क्यों इसलिए क्योंकि काका उसके जो है डंडा लेकर पीछे पड़े थे, किस लिए, कन्या से विवाह कराने के लिए। ठीक, वो चाहता नहीं रहा करना, तो खा ही लेगा विष भाई। और फिर खाना नहीं चाहिए, खाली ट्रिक के लिए बताया जा रहा है। और बोले कि कन्या से विवाह नहीं हो रहा था, और बोले भाई कन्या से विवाह क्यों कराना चाहते, फिर आपने बोला क्यों, तो बोले इसलिए क्योंकि दादा काका जी ने क्या किया था, काका जी ने जो है लिया था क्या, माल। और माल क्यों लिया था, क्योंकि वो लेना चाहते थे इंडेवर। ठीक, अब देखो हो गया याद, काका क्यों विवाह कराना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने लिया था क्या, माल। उन्होंने लिया माल और लेना चाहते थे क्या, वो इंडेवर। ठीक, अब समझो एक एक करके देखो कैसे ट्रिक, अभी आपके सारे कंट्री एकदम याद। ईसीबी, ईसीबी पर आ गया विष खाकर, तो ईसीबी से ई से हो गया आपका इक्वाडोर, सी से हो गया कोलंबिया, और बी से हो गया आपका ब्राजील। हो गए तीनों भाई देश याद। फिर बोले भाई कि ईसीबी पर आया क्यों, क्योंकि उसके काका, एक का से आपका कांगो, दूसरे का से कांगो गणराज्य। काका, समझे भाई काका क्यों बनाया गया था। फिर आया आपका काका जो है डंडा लेकर उसके पीछे बढ़े, डंडा से आपका होगा युगांडा। ठीक, डंडा से क्या हुआ, युगांडा हुआ। और कन्या से क्या हुआ, केन्या हुआ। हो गए देखो सारे याद, कन्या से आपका केन्या हो गया। और ये जो तरीका बनाया गया है ना, यह आपका जो है जिस क्रम में हमारे देश है ना, उसी क्रम में यह तरीका भी बनाया गया था कि कभी मान लो बहुत टफ बनाएगा क्वेश्चन, तो यह बना देगा विषुवत रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है ना, उनका आप पश्चिम से पूरब की ओर क्रम लगाओ, तो भैया यह ट्रिक वहां भी काम आ जाएगी। ठीक, अब कन्या से जब विवाह हो गया तो बोला गया भाई क्यों कन्या से विवाह कराना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने लिया, लिया से क्या हो गया, सोमालिया।
उन्होंने लिया क्या, माल, माल से हो गया मालदीव, और वो लेना चाहते थे क्या, इंडेवर, इंडेवर से हो गया इंडोनेशिया, ठीक, इंडिया से आपका हो गया इंडोनेशिया। तो यही देखो पूरी ट्रिक है, सारे देश आपके देखो उंगलियों पर होंगे। आपको विष से आपको याद करना है, किसी लड़के ने विष खाया उसके बाद ही हमने कनेक्ट किया इस ट्रिक को। तो विष से देखो कनेक्ट हो गई विषुवत रेखा की, पूरे देश याद, कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा सारा। इसी तरीके से हम कर्क रेखा देखेंगे भाई। कर्क रेखा देखो कहां से गुजर रही, पहले मैप पर देख लो। कर्क रेखा सबसे पहले देखो एक आपका द्वीप दिखाई दे रहा होगा, हवाई द्वीप है जो, और उसके बाद आपका मैक्सिको है, अमेरिका यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसका केवल एक ही देश है आपका मैक्सिको, और एक फिर आइलैंड आपका बहामास दिखाई देगा। तीन जगहों से, हवाई द्वीप, मैक्सिको और बहामास, तीन जगह से होकर गुजरती है, जिसमें दो आपका आइलैंड है। तो मैक्सिको देश याद रखना है, पर थोड़ा पूछा जाता है। अब अफ्रीका में आए, कंफ्यूजन यही होता है भाई। अफ्रीका में सबसे पहले आपको कहां से गुजर रही है, वेस्ट सहारा से, है ना, पश्चिमी सहारा एक कंट्री है आपका यहाँ पश्चिमी सहारा। फिर आपका क्या है, फिर आपका जो दूसरा देश है आपका कौन सा है, आप ध्यान से देखो, एक देश है आपका कौन सा, बताइए, एम से कौन सा है, मारितानिया है, ठीक, यह हो गया मारितानिया। फिर दूसरा कौन सा है, माली है। फिर ए से आपका कौन सा है, अल्जीरिया है, और यह आपका कौन सा देश है, लीबिया है, ठीक है। और ई से आपका कौन सा है, इजिप्ट, जिसे मिस्र भी बोला जाता है, ठीक। तो ये सारे देश हो गए कौन से, पश्चिमी सहारा, फिर मॉरिटानिया, फिर माली और अल्जीरिया, लीबिया, और फिर कौन सा है लास्ट में, मिस्र। तो ये सारे देश हैं, इनको भी देखो याद कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। केवल आपको मैपिंग अगर आपने की है तो मैपिंग में आपको तो ध्यान ही आ जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या है, शॉर्ट्स में उनका नाम डिनोट किया जाएगा, तो आप इसको क्या है, जब पीडीएफ निकालना हो तो आप साथ ही साथ लिख लेना, क्योंकि आप ट्रिक आपको बता दी जाएगी, उससे आपको याद भी हो जाएंगी ये चीजें। फिर आगे बढ़ती है तो यह कहाँ जा रही है, सऊदी अरब जा रही है। फिर सऊदी अरब से आगे बढ़ेगी तो ओमान जाएगी, क्लियर। सऊदी अरब के बाद फिर ओमान जा रही है। ओमान से आगे जब बढ़ती है भारत, तो भारत में आप पढ़ते भी हो क्या, भारत में आप पढ़ते हो कि भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ तो आपको पढ़ने को मिलता है कर्क रेखा के बारे में। फिर आगे जब बढ़ती है, आगे जब बांग्लादेश से होकर गुजरेगी, बांग्लादेश के बाद आगे म्यांमार से, देखो यह थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए यहाँ पर तरीका बनाने की जरूरत नहीं है। भारत से आगे जाएगी बांग्लादेश, बांग्लादेश के आगे म्यांमार, म्यांमार से फिर चाइना होते हुए कहाँ, ताइवान से होते हुए आगे निकल जाती है। तो यह कुछ कंट्री जो इधर साइड के है ना, अपने आसपास के पड़ोसी वाले, ये तो याद रहते हैं। कंफ्यूजन कहाँ होता है, कंफ्यूजन ये जो अफ्रीका वाले देश हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर होता है। भैया कर्क रेखा से देखो हम बना लेते हैं अभी तरीका, क्या बनाएंगे, कर्क रेखा को क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। बस उसी घटनाक्रम से बना लेना है। तो मान लो किसी को कैंसर हो गया, बहुत स्वाभिमानी आदमी है भाई, उसको कैंसर हुआ, तो उसने बोला भाई मुझे कैंसर तो हो गया है, लेकिन मैं किसी का सहारा नहीं बनना चाहता, ठीक। कैंसर से ही आपको बनाना है कर्क रेखा को। बोले मुझे कैंसर हो गया है तो मैं किसी का सहारा नहीं बनना चाहता। क्यों, बोले क्यों, क्योंकि क्या है ना, वो मुझे ताना मारेगा जब तक हमारी, मतलब वो मेरी, मतलब तरीके से समझो कि सहायता करेगा, जो भी करेगा, सेवा करेगा, तो हमें ताना मारता रहेगा, है ना। तो बोले मैं किसी का सहारा नहीं बनना चाहता। क्यों, बोले क्योंकि ताना मारेगा। बोले भाई देखो, आप जानते हो जब तक अपने पास माल है ना, तब तक ही मैं जी रिया, ठीक। बोले जब तक अपने पास माल है तब तक मैं जी रिया, है ना। यह बात जो है आपको कैसे बयां करूं मैं सर, बोले यह मैं कैसे बयां करूं मैं सर। वैसे हमने बनाया, कैसे बनाया, जब किसी को कैंसर हुआ तो वह बोला कि मैं किसी का सहारा नहीं बनना चाहता। बोले क्यों भाई, क्योंकि वो ताना मारेगा, ताना मारेगा। तो अब बोले जब तक माल है अपने पास तभी तक मैं जी रिया, ठीक। वह बोला, वह व्यक्ति बोला कि जब तक माल है अपने पास तभी तक जी रिया, और यह कैसे बयां करूं मैं सर। देखो सारे अभी देखो तरीके कैसे याद हो जाएंगे, इनसे कैसे आपको याद रखना है। मैं किसी का से आपका हो गया मैक्सिका, मैक्सिको आपने याद किया, मैं किसी का मतलब मैक्सिको, सहारा से आपका पश्चिमी सहारा, क्योंकि हमें देश कौन से याद रखने हैं, हमें देश अफ्रीका वाले ही याद कर लेने हैं। एक बार अफ्रीका वाले देश याद हो जाएंगे तो आगे तो आसान है यार, एशियन वाले तो कंट्री बहुत आसान है। फिर सहारा नहीं बनना चाहता, क्योंकि क्या है, वो जब तक तुम्हें सहारा देगा वो ताना ही मारेगा। ताना से मारिताना हो गया, ठीक, मारिताना याद रखना है, ताना से मारिताना। दूसरा फिर हमने बताया भाई ताना मारेगा, लेकिन जब तक माल है ना तभी तक जीरिया, ठीक। तो माल से आपका हो गया माली, और जीरिया से हो गया आपका अल्जीरिया, क्लियर। ताना तब नहीं मारेगा जब तक माल है तभी तक अपन जीरिया, ठीक। तो माल से हो गया माली, जीरिया से हो गया अल्जीरिया। अब बोले भाई ये कैसे मैं बया करूं मैं सर, ठीक, यह बात बोला मैं कैसे बया करूं सर। तो बया से हो गया आपका लीबिया, ठीक, लीबिया याद रखना ऐसे, लीबिया। थोड़ा मुझे और तरीका समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये लास्ट का जो बया सर, कैसे बया करूं सर, थोड़ा भी आप याद भी कर लेना। इसको 2-3 बार पढ़ोगे, 5-6 बार इस तरीके को पढ़ोगे तो एकदम याद हो जाएंगी सारी चीजें। और बया से हो गया लीबिया, और मैसर से हो गया मिस्र, ठीक। तो ये सारे तरीके हो गए किसके, आपके कर्क रेखा के। अब कर्क रेखा के देश अगर आएंगे तो अफ्रीकन कंट्रीज आएंगे तो एकदम याद हो गए होंगे। उसके बाद सऊदी अरब, ओमान, आपको पता है सऊदी अरब, ओमान आपके एशियन। फिर इंडिया के आप पढ़ते ही हो इतना, और आगे बांग्लादेश, म्यांमार और चीन, ताइवान से होते हुए जाती है। साथ के साथ 2 द्वीप हमने देखो, अमेरिका जो पढ़ा था, नॉर्थ अमेरिका, वहां पढ़ लिया था, हवाई और बहामास, ये 2 द्वीप थे। देश कौन सा था, मैक्सिको था। तो हमने कैंसर से शुरू ही किया है, क्या कैंसर से हमने कनेक्ट किया है कर्क रेखा को, कि भाई किसी को कैंसर हो गया, उससे ट्रिक बनाई। सूर्यत का विष से हमने कनेक्ट करके ट्रिक बनाई है। तो इस तरीके से कनेक्ट करके जब ट्रिक बनाई जाती है तो आपको याद भी रहती है चीजें। मकर रेखा से देखो कोई ट्रिक बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मकर रेखा काफी आसान है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले कंट्रीज भी नहीं है। अफ्रीका के भी इतने कंफ्यूज करने वाले कंट्रीज नहीं है इसमें। क्या है देखो, मकर रेखा, इसकी लोकेशन
क्वेश्चन देख लो, बहुत आसान है। यहाँ पर कौन सा देश है किनारे लंबा लंबा? चिली। इसके बगल में कौन सा है? अर्जेंटीना। ये दोनों देश तो आपको, और नॉर्थ अमेरिका की तो मैपिंग भी काफी आसान है। यह चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गई। बीच में आपका लैंडलॉक्ड कौन सा देश दिख रहा है? पैराग्वे दिख रहा है भाई। चिली से होकर जा रही है, अर्जेंटीना से होकर जा रही है, पैराग्वे से, और फिर आपका ब्राजील। तो भाई देख रहे हो कितना बड़ा देश है। यहाँ से तो कौन सी, आपने देखो पीछे पढ़ रखा है, यहाँ से विषुवत रेखा भी गुजरती है, और यहाँ से कौन सी दूसरी निकल रही है? मकर रेखा भी गुजर रही है। तो कौन कौन सा हो गया? चिली हो गया, है ना, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, और ब्राजील हो गया। 4 देश हो गए, काफी आसान है, कठिन तो है नहीं। और यहाँ देखो अफ्रीका में पहुंचे, तो यहाँ पर आपका कौन सा देश है? नामीबिया हो गया, फिर बोत्सवाना हो गया। यहाँ पर आपने कालाहारी डेजर्ट भी देखा होगा, नामीबिया डेजर्ट भी देखा होगा आपने। नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। 3 ही देश हैं। चौथा कौन सा है? चौथा आपका मोजाम्बिक है। यहाँ 4 ही देश तो हैं। क्या टफ है इतना याद करना? नहीं टफ है। तो मकर रेखा ज्यादा कठिन है नहीं याद करना। कर्क और विषुवत में जहां पर कंफ्यूजन था वहां पर ट्रिक बना ली हमने। सारी ट्रिक थोड़ी बनानी है, पूरा ट्रिक बनाओ कंफ्यूज बहुत हो जाओगे। जहां कंफ्यूजन है वहीं ट्रिक बनाओ। आसान है याद करना, वो ऐसे ही याद कर लो लोकेशन देख करके। जैसे मकर रेखा जो है आपकी काफी आसान है याद करना। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, 4 ही तो देश हैं यहाँ पर। यहाँ भी अपने 4 देश हैं। 4 यहाँ के देश, 4 यहाँ के देश। एक द्वीप है यहाँ पर अपना मेडागास्कर, जानते हो ना, एक मेडागास्कर अपना द्वीप है यहाँ पर। फिर आगे ऑस्ट्रेलिया से होकर जा रही है, फिर एक ही देश है आगे। और फिर देखो कभी कभी पूछ देता है कि फ्रांस से होकर कैसे गुजर रही है। देखो भाई यहाँ पर एक फ्रेंच पोलिनेशिया है, आपका द्वीप है फ्रेंच पोलिनेशिया, पोलिनेशिया में ही। और यहाँ पर किसका कब्जा है? फ्रांस का कब्जा है, ठीक है। इस कारण से बोल दिया जाता है कि मकर रेखा आपकी फ्रांस है, जबकि फ्रांस की लोकेशन तो आप जानते हो भाई कहां पर है। फ्रांस तो अपना यूरोप में स्थित है। अब वहां पर स्थित तो कि एक मकर रेखा कैसे निकल रही है यहाँ से? तो इसलिए निकली कि फ्रेंच पोलिनेशिया होने के कारण यहाँ फ्रांस से होकर भी बोला जाता है कि निकलती है क्या आपकी मकर रेखा। तो इस आधार पर देखो आपके विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा को लेकर के जितने क्वेश्चन आते हैं आप सब क्लियर हो गए होंगे। बढ़िया से इनको तैयार कर लेना, सारे याद हो जाएंगे, और मजा भी आया होगा उतना ही, है ना। और सारी चीजें कनेक्ट भी हुई होंगी, क्योंकि ट्रिक्स वगैरह कनेक्ट करने के साथ साथ बनाई जाती हैं। सोचा यार बता दिया जाए, क्योंकि खूब कंफ्यूजन होता है इसको लेकर बच्चों को। चलो शुरू करते हैं। चक्रवात। भाई चक्रवात क्या है? चक्र का मतलब क्या है? चक्कर लगाना। वात का मतलब होता है वायु, है ना। तो इसको तोड़ा हमने, यानी कि चक्कर लगाती हुई वायु। अब कैसे हमें पढ़ना कैसे है इसको? पढ़ना ऐसे, देखो ये 2 तरीके से आपका मौजूद होता है। एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को लेकर क्वेश्चन होते हैं, दूसरा आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ एक टर्म होता है आपका प्रति चक्रवात। देखो भाई चक्रवात की जो एकदम अपोजिट सिचुएशन होगी ना, वह प्रति चक्रवात के रूप में जानी जाती है। तो हम अगर चक्रवात समझ लेते हैं तो प्रति चक्रवात समझना मुश्किल ही नहीं है। दूसरा जो आपके क्वेश्चंस ज्यादातर आए हैं, पीछे आप एनालिसिस करना, 20 वर्षों के अगर प्रश्न पत्र देखोगे तो वहां देखोगे ज्यादातर प्रश्न आपके चक्रवात से ही ज्यादातर बनाए गए हैं। तो भाई चलो चक्रवात समझ लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अब होता क्या है, चक्रवात के लिए बेसिक जो होती है जरूरत वह होती है कि देखो मध्य में आपका लो प्रेशर बनना चाहिए। यदि लो प्रेशर सतह पर आपका लो प्रेशर बनना होगा तो उसके आसपास क्या है आपकी पता है आपको? आसपास के हाई प्रेशर से हवाएं क्या होंगी? इस लो प्रेशर की ओर भागेंगी, और यह भागेंगी तो एक चक्करनुमा संरचना आपको दिखाई देगी, ऊपर उठती हुई हवाएं दिखाई देती हैं, है ना। तो वही आपका क्या है? चक्रवाती स्थिति होती है। अब भाई आओ इसी को समझ लेते हैं। ये हो गई आपकी बेसिक समझ। क्वेश्चन समझते हैं कैसे बनता है। देखो पहला हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। तो आप जानते हो उष्ण कटिबंध आपका कौन सा है? उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म, ग्रीष्म, है ना, गर्मी की बात की जाएगी। तो भाई उष्ण कहां पर स्थिति रहती है? 0 से 30 डिग्री का जो क्षेत्र है, या देखो फिगर में आपको क्लियर हो रहा होगा, 0 से जो 30 डिग्री का, चाहे उत्तरी गोलार्ध में देख लो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में, यही क्षेत्र आपका होता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र। पीछे आपको देखो पढ़ाया भी गया था, इसलिए पहले ही बता दी गई थी जब आपको दाब बेल्ट पढ़ाई गई थी। सारी की सारी दाब प्रवणता के कारण या ताप प्रवणता के कारण जो बेल्ट बनी थी ना, सारी वायुमंडलीय बेल्टें बनी हुई थी, वायुमंडलीय दाब बेल्ट बनी थी। तो उसमें बताया गया था कि उष्ण कटिबंधीय बेल्ट कौन सी है, शीतोष्ण कटिबंधीय कौन सी है। तो इसी आधार पर चक्रवातों का नाम दिया जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो चक्रवात होंगे उन्हें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोल दिया जाएगा, जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होंगे उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोला जाएगा। सबसे पहले हम उष्ण कटिबंध देख रहे हैं, तो इनकी अक्षांशीय स्थिति जो पूछी जाती है भाई आपको पता होना चाहिए, इनकी अक्षांशीय स्थिति जो होती है 5 से 30 होती है। बोले भाई तो 0 से 5 क्यों नहीं है ना, कि दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ना तुरंत, या क्यों का 0 से 5 क्यों नहीं? तो बोले इसके पीछे भी हम देखो आपको पढ़ा चुके हैं। आपका जो यह विषुवत रेखा का क्षेत्र है, इसमें 0 से 5 का जो उत्तर में और दक्षिण में जो क्षेत्र था, इसको क्या बोला था हमने? डोल्ड्रम बोला था। डोल्ड्रम क्यों बोला था? क्योंकि यह एकदम शांत क्षेत्र होता है ना, हवाएं एकदम शांत रहती हैं यहाँ पर। भाई क्यों शांत रहती हैं उसका भी रीजन बताया था। क्यों? क्योंकि यहाँ कोरियालिस बल का प्रभाव नहीं दिखाई देगा, और जब भैया कोरियालिस बल का प्रभाव नहीं होगा तो हवाएं क्या घूमेंगी? कोरियालिस बल के कारण। क्या पढ़ा था हमने पीछे कि जो वायु में जो दिशा परिवर्तन होता है वो किस कारण से होता है? इसी कोरियालिस बल के कारण होता है भाई। तो यह कोरियालिस बल आपका 0 से 5 के बीच दिखाई नहीं देगा, तो कोई चक्रवात यहां पर नहीं बनेंगे। क्योंकि अभी हम आवश्यक दशाओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे तो हम वहां पर देखेंगे कोरियालिस बल जो है बहुत अनिवार्य होता है चक्रवात बनने के लिए। तो अब आपसे पूछेगा भाई 0 से 5 कहां गया, और ऑप्शन में वहां देगा कि 0 से 30, 5 से 30, तो आपको क्या मारना है? 5 से 30। और आपको कारण पता है कि भाई 5 से 30 क्यों है। अब इसकी आवश्यक दशाएं देखते हैं, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं चक्रवात बनने के लिए। और कौन सा चक्रवात हम पढ़ रहे हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो बोले भाई पहली जो सबसे पहली कंडीशन है इसके लिए, वृहद स्तर पर क्या है आपकी? समुद्री सतह होनी चाहिए, और तापमान कितना होना चाहिए? 27 डिग्री।
अब यहां पर भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई समुद्री सतह क्यों, स्थल की सतह पर क्यों नहीं आते हैं चक्रवात। अब ये समझ लो, यहां पर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद कोई आपसे पूछे ना कि भाई ये बताओ यार, ये समुद्र के ऊपर ही, सतह पर ही क्यों आते हैं चक्रवात। आप हमारे भारत में भी देखते हो ना, जो चक्रवात बनते हैं या तो बंगाल की खाड़ी में बनते हैं या अरब की खाड़ी में बनते हैं। क्वेश्चन देखो, यहां पर चक्रवातों से करंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहां हम पीवाईक्यूज देख रहे हैं। जब करंट पढ़ेंगे तो वहां हम करंट के जो चक्रवात चर्चा में रहेंगे वहां देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी बनाए जाते हैं आपके करंट अफेयर्स के अंतर्गत। तो अब बताओगे आप किसी को भी, भाई सतह में आपके, आप बताओगे कि स्थल खंड पर चक्रवात क्यों नहीं बनते हैं, सागर पर क्यों बनते हैं, महासागर पर क्यों बनते हैं। आज के बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे इस टॉपिक पर। देखो इसके पीछे रीजन यह होता है, जब आपके समुद्र की सतह पर क्या होता है, हवाएं गर्म होती हैं। देखो लो प्रेशर बनता है, पहले तो कंडीशन लो प्रेशर बनना चाहिए। तो लो प्रेशर के कारण यहां हवाएं क्या होता है, लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, तो गर्म होकर कहां होंगी, ऊपर उठेंगी। भाई गर्म होकर ऊपर उठेंगी, वही तो चक्रवात की दशा होती है, क्योंकि कोरियोलिस बल भी काम कर रहा होता है। जहां कोरियोलिस बल कार्य करेगा वहीं चक्कर लगाएंगी हवाएं, और चक्कर लगाती हुई वायु जब ऊपर की ओर उठेगी तो इसको उठाने के लिए चाहिए होता है क्या भाई, ईंधन। इसको गोल गोल घुमाने के लिए और ऊपर की ओर उठाने के लिए ईंधन चाहिए। भाई ईंधन जितना अधिक होगा उतनी तेजी से चक्कर लगाएंगे, उतनी तीव्र गति के चक्रवात आएंगे। और यह ईंधन क्या है, चक्रवात का ईंधन क्या है, बेसिकली चक्रवात का ईंधन होता है जो गुप्त ऊष्मा मौजूद होती है, किसमें, भाप की जो गुप्त ऊष्मा है। या भाई कैसे मिली, इसको भी समझाओ। देखो यहां पर क्या होता है, जल के माध्यम से क्या होगा, महासागर के साथ 27 डिग्री जब टेंपरेचर है तो यहां वाष्पीकरण भी हो रहा होगा। कॉमन सेंस वाली बात है कि वाष्पीकरण हो रहा होगा। और वाष्पीकरण में आपने पढ़ा है कि वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है, भाप की गुप्त ऊष्मा सर्वाधिक होती है। भाई जब ये हवा, आप बताओ, हवा जब धीरे धीरे करके ऊपर उठ रही होगी तो यह हवा भाप से कंडेंस होगी। कंडेंस जानते हो, धीरे धीरे संघनन होता है। तो भाप का जब संघनन होगा तो यह जल में परिवर्तित हो रही होगी। जल में जब बदलेगी तो यही जो भाप की गुप्त ऊष्मा है यह रिलीज होगी, और यह रिलीज होगी तो यही चक्रवात के ईंधन का काम करेगी। आप समझे कि महासागर के ऊपर ही क्यों होती है भाई ये चक्रवाती स्थिति क्यों बनती है, क्योंकि वहां पर वाष्पीकरण अधिक होता है। क्या कारण है वहां पर, वाष्पीकरण का अधिक होना। क्योंकि वाष्पीकरण अधिक होगा तो वाष्पीकरण के कारण ही जब आगे संघनन होगा, संघनन से जब जल में बदलेगी तो हमें ऊष्मा की पर्याप्त मात्रा मिलेगी यहां से। लेकिन जैसे ही यह स्थल पर पहुंचेगा, बोले भाई स्थल पर क्यों नहीं होता है, स्थल पर पहुंचते ही वाष्पीकरण कम हो जाएगा। सागर पर जो वाष्पीकरण होगा वह स्थल पर तो होगा नहीं। जब वाष्पीकरण कम होगा तो उसको ऊष्मा कम प्राप्त होगी, गुप्त ऊष्मा कम प्राप्त होगी, तो भाई चक्रवात धीमे पड़ जाएंगे। धीमे पड़ेंगे, एक समय आएगा कि स्थलों पर चक्रवात आते आते खत्म हो जाते हैं। तो यही इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, इसके पीछे का विज्ञान समझे, और यही इसकी अनिवार्य स्थिति होती है। क्या, पहली अनिवार्य स्थिति हमने देख ली कि क्या है, 27 डिग्री टेंपरेचर होना चाहिए मिनिमम टेंपरेचर इतना चाहिए ही चाहिए चक्रवात बनने के लिए, क्योंकि इतना टेंपरेचर नहीं होगा तो वायु का आरोहण कैसे होगा भाई, वायु का आरोहण होकर ऊपर जाना जरूरी है ना, तभी तो भाई संघनन होगा, संघनन होकर तभी तेज बारिश होगी, है ना। चलो यह देख लिया हमने कि वृहद समुद्री सतह क्यों जरूरी है, 27 डिग्री तापमान क्यों जरूरी है, फिर बताया भाई कोरियोलिस बल क्यों अनिवार्य है, पीछे हमने समझ लिया इसको, और गर्म और आर्द्र वायु का सतत आरोहण होना जरूरी है, यह भी क्लियर हो गया होगा। अब सारी स्थिति क्लियर हो गई होगी कि चक्रवात जो है आपके सागर, महासागर के ऊपर ही क्यों दिखाई देते हैं, उसकी सतह पर क्यों दिखाई देते हैं, स्थलखंड की ओर क्यों नहीं दिखाई देते हैं, स्थलखंड पर वहां पर आते हैं कमजोर क्यों हो जाते हैं। सब कुछ एकदम क्लियर आपका। अब इसकी दिशा समझनी भाई, दिशा को लेकर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, एनपी का मतलब है यहां पर नॉर्थ पोल और एसपी का मतलब है साउथ पोल। या देखो क्लियर हो रहा होगा, 0 से 30 डिग्री का जो आपका कटिबंध है, चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो, यहां पर आपके लो प्रेशर के कारण जो हवाएं अंदर की ओर घुसती हैं तो उत्तरी गोलार्ध जो होता है, उत्तरी गोलार्ध में यह सुई के चलने की दिशा की विपरीत दिशा में यहां पर इनकी दिखाई देती है, तो उसे ही बोलते हैं वामावर्त। बेसिकली आप घड़ी देखते हो ना, घड़ी में जो दिशा होती है, सुई की चलने की दिशा होती है, उसे वह दक्षिणावर्त होती है ना। और इसके जस्ट अपोजिट यानी कि इस तरीके से आपका कहां पर दिखाई देगी, उत्तरी गोलार्ध में किसकी स्थिति होगी आपकी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। तो यहां से क्लियर हुआ होगा उत्तरी गोलार्ध में किस तरीके से दिखाई देगी, या देखो फिगर में भी बनाकर दिखाया गया है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है जिस तरीके से आपकी घड़ी घूमती है ना, उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा होगी। एक तो क्वेश्चन यह आता है, यानी कि वामावर्त आपको बताना है। अगर ऑप्शन में होता है वामावर्त तो आपको मारना है भाई उत्तरी गोलार्ध में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसकी दिशा वामावर्त होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है। फिर आता है क्वेश्चन कि भाई इसकी पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा होती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पीछे बहुत साफ साफ पढ़ाया गया, ये तो बहुत आसान है बताना यार कि इसकी दिशा क्या होगी। इसकी दिशा जो होगी पूर्व से पश्चिम की ओर होगी। क्यों होगी, बोले उसका कारण हमें पता है। क्यों, क्योंकि यहां पर 0 से 30 डिग्री के अक्षांश में आपकी व्यापारिक पवनें दिखाई देती हैं, और व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है उसी आधार पर इसकी दिशा होती है ना। तो इसकी दिशा किस ओर होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर। यह क्लियर हो गया होगा। अब इसकी संरचना को समझ लो भाई, यहां से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यहां से क्वेश्चन यह बनता है, चक्रवात की आंख को लेकर क्वेश्चन बनता है और चक्रवात की दीवार को लेकर क्वेश्चन बनता है। तो भाई ये है क्या, पहले तो यह बला समझो। देखो महासागर का क्षेत्र समझा हमने, महासागर में आपका लो प्रेशर बना और लो प्रेशर के कारण देखो हवाएं कैसे ऊपर उठती हुई घूमती हुई जा रही हैं। इसके पीछे हमने यह चीजें सारी चीजें समझ ली थी। अब यह लो प्रेशर बनते हुए जो हवाएं ऊपर उठेंगी तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, गर्म हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो धीरे धीरे उनका तापमान कम होता है, और तापमान कम होता है तो क्या होता है, संघनन होता है, उनमें होता है संघनन।
संघनन के कारण क्या होगा, पूरी तरीके से कंडेंसेशन हो जाएगा उसमें, तो धीरे करके क्या होगा, वो धीरे से भाप से वह जल में बदल जाएगी, और जल के बाद क्या होगा, वहां जो मेघ बनेंगे उनके कारण संवहनी वर्षा होती है। इसी को आपका संवहनी वर्षा बोलते हैं। ठीक है, संवहनी वर्षा किस तरीके से होती है, जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, फिर धीरे धीरे संघनन होता है, और संघनन के कारण जो बादल बनते हैं वह आपकी संवहनी वर्षा कराते हैं। यह पूरा कॉन्सेप्ट है चक्रवात का। यही चक्रवात आप देख रहे हो धीरे धीरे करके पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। तो आप अमेरिका के क्षेत्र में देखो, चाहे बंगाल की खाड़ी में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, तो वह बंगाल के उड़ीसा के क्षेत्र में इसी तरीके से देखो आते हैं कि नहीं, आप पूर्व से पश्चिम की ओर। क्लियर हुआ अब यहाँ पर ये चीजें, है ना। तो यह जब आगे बढ़ते हैं उड़ीसा में आकर के धीरे धीरे जैसे स्थल की ओर आगे बढ़ते हैं तो खत्म हो जाते हैं। भाई क्यों खत्म होते हैं भी बता दिया गया कि स्थल खंड पर कैसे खत्म हो जाते हैं। अब यहीं पर जो संरचना का निर्माण हो रहा होता है सागर की सतह पर, हम देखेंगे किस तरीके से चक्रवात की संरचना का निर्माण हो रहा होता है। तो चक्रवात में जो मध्य का क्षेत्र होता है उसे बोला जाता है चक्रवात की आंख। भाई आप कभी भी जाना और चक्रवात के बीच में खड़े हो जाना यहां पर, तो आपको दिखेगा आसपास आपके तो दोनों ओर हवाएं तेजी से ऊपर उठ रही हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह एरिया एकदम शांत होता है। जो चक्रवात की आंख होती है ना, बीच में, एकदम बीच में ऊपर जाना एकदम, और दूरबीन की तरह देखते हो ना, जिस दूरबीन में ऊपर से देखना तो दिखाई देगा एकदम शांत एरिया है, उसे चक्रवात की आंख वाला एरिया बोलते हैं। और चक्रवात की आंख में जो है कोई बारिश नहीं होती, नो रेन यहाँ पर। ठीक है, और इसके आसपास जहां पर वायु का आरोहण हो रहा होता है, आरोहण के साथ साथ आप जानते हो यहाँ पर वाष्पीकरण भी साथ के साथ हो रहा है, समझाया गया। तो यहां पर क्या है, चक्रवात की दीवार उसी को बोलते हैं, इसके आसपास वाले एरिया में, है ना। और वहां पर आरोहण होगा, फिर संघनन होगा, और फिर तीव्र वर्षा होगी। तो वर्षा का क्षेत्र जान है, इसके आसपास का क्षेत्र है। यहां ध्यान का रखना है, यहां ध्यान ये रखना है कि चक्रवात की आंख पर कोई वर्षा नहीं होती है, क्योंकि यहां पर आपका लो प्रेशर नहीं, आसपास आपका लो प्रेशर बनता है, और वहां ही लो प्रेशर बनने के कारण ऊपर हवाएं उठती हैं, और हवाएं उठने के कारण ही संघनन होता है और बारिश होती है। तो यह क्लियर हो गया होगा संरचना को लेकर जो क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, चक्रवात की आंख पर बारिश होती है कि नहीं होती है ना। अब एक प्रश्न यहां से बनाया जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को लेकर के, इसके नाम दे दिए जाते हैं और कहां क्षेत्र दे दिए जाते हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखो चक्रवात तो हमने समझ लिया, और लेकिन चक्रवात ही बोला कहां पर जाता है, जो हिंद महासागर का क्षेत्र है। आप यह मैप देख रहे हो, तो यह जो क्षेत्र है भारत वाला, भारत वाले क्षेत्र में जितने भी चक्रवात आते हैं, यहां पर जो स्थिति बनती है, लो प्रेशर बनता है, फिर हवाएं जैसे चक्कर के रूप में घूमती हुई ऊपर की ओर उठती है ना, जो चक्रवाती स्थिति बनती है, यहां पर चक्रवात ही बोलते हैं इन्हें। चक्कर लगाती हुई वायु को क्या बोला जाता है, चक्रवात ही बोला जाता है। किस जोन में, इस हिंद महासागर वाले जोन में। अब बात आती है भाई टाइफून, तो यह चीन का क्षेत्र दिख रहा है आपको, जो जापान सागर है, यहां पर आपको पता है चीन सागर है, और चीन सागर के क्षेत्र में भाई देखो जोन तो आपको क्लियर रखना है यहां से कि आपकी विषुवत रेखा कहां से गई है, और फिर आपकी कौन सी 30 डिग्री, और यह आपकी नीचे की हो गई 30 डिग्री मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। इसी जोन में ही आपको समझने हैं जो चक्रवात हैं उनके नामकरण कैसे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमने भारत के हिंद महासागर वाले क्षेत्र में देखा कि वहां पर चक्रवात ही बोलते हैं। अब टाइफून जो हमने चीन का क्षेत्र देखा, चीन के क्षेत्र में जो चीन सागर है वहां पर इस चक्रवात को क्या बोला जाता है, टाइफून बोला जाता है। हरिकेन भाई कहां पर बोलते हैं, हरिकेन हमने बताया जो कैरिबियन सी है ना, कैरिबियन सी हमने नॉर्थ अमेरिका देखा होगा, तो कैरिबियन सी देखो यहां पर बता दिया गया, यह आपका है कैरिबियन सी, और कैरिबियन सी में जो चक्रवात आते हैं इन्हें हरिकेन बोला जाता है। हरिकेन बेसिकली का होता है सबसे तीव्र गति से आने वाले जो चक्रवात है ना, सबसे ज्यादा मात्रा में तबाही फैलाते हैं, जो स्थलखंड पर आते आते वह आपके हरिकेन ही हैं। ठीक है, तो यह याद रखना है, हरिकेन कहां पर आ रहे हैं, आपके कैरेबियन सागर में आ रहे हैं। ठीक, अब सागर देख लो, सागर इसलिए बता दिया जा रहा है क्योंकि सागरीय क्षेत्र में इनकी उत्पत्ति हो रही है, और कैरेबियन सागर तो इतना तो आपको पता ही होगा, कैरेबियन सागर कहां पर है, उत्तरी अमेरिका के आप चले जाओगे ईस्ट में, वो भी कहां पर, साउथ ईस्ट में, तो वहां पर आपको दिख जाएगा क्या, कैरिबियन सागर। यहीं पर आपके जो चक्रवात आते हैं इन्हें हरिकेन बोला जाता है। साथ में लोकेशन भी देखो दिखाई जा रही है, और एरिया देख रहे हो, आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एरिया भी देखो वही बताया जा रहा है जो आपको अक्षांशीय स्थिति बताई गई है। फिर आप कहां पर आ जाओगे, विली विली सुना है आपने, विली विली कहां पर बोलते हैं, तो यह जोन जो आपको दिख रहा है पश्चिमी तट, ऑस्ट्रेलिया का जो यह पश्चिमी तट है, इस क्षेत्र पर आपके कौन से चक्रवात आते हैं, इस क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उन्हें विली विली बोला जाता है। यानी कि आपने 4 नाम देखे, चक्रवात हिंद महासागर के क्षेत्र बोलते हैं, टाइफून देखो नाम ही समझ में आ रहा है, टाइफून चाइनीज जापानी जैसा नाम है, तो चाइना सागर वाले क्षेत्र में। हरिकेन हर कोई जानता है भाई हरिकेन के बारे में, हरिकेन कहां पर, कैरिबियन सागर में आते हैं, और विली विली, विली विली आपके ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में नामकरण किया जाता है विली विली के रूप में। तो यह सारे प्रश्न यहां से बनाए जाते हैं, इसलिए देखो करा दिया गया। फिर एक देखो सिम्पसन स्केल को लेकर क्वेश्चन पूछा गया आपका प्रीवियस ईयर में। क्या पूछा गया, जो हरिकेन चक्रवात देखे आपने, जो अमेरिका के क्षेत्र में आपके कैरिबियन सागर में हरिकेन दिखाई दे रहा है, हरिकेन चक्रवात की जो इससे संभावित जो क्षति होती है ना, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है ना, सुपर साइक्लोन बोलते हैं इसको, और क्षति बहुत अधिक करेंगे ये, और इसीलिए क्षति का आकलन जो किया जाता है, क्षति कितनी हुई इसका अनुमान लगाने के लिए जो स्केल है आपकी, उसको बोला जाता है सिम्पसन। सिम्पसन स्केल से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बता दोगे किसके लिए यूज किया जाता है, हरिकेन चक्रवात से क्षति होती है आपको उसका आकलन करने के लिए। याद कैसे रखोगे भाई, हरिके का आपको याद कर लेने, हरिके भाई, हरिके हम सब क्या हैं, हरिके हम सब सन हैं। ठीक है, तो हरिकेन से आपका हो गया सिम्पसन, सन से हो गया सिम्पसन, और हरिके से हो गया हरिकेन।
तो यह चक्रवात देखो अब आपको हो गया याद, सिम्पसन स्केल आएगा, तुरंत आप बता दोगे सन से कनेक्ट करके। अब अगला कौन सा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात को लेकर जितने क्वेश्चंस आपके आते हैं ना, सारे क्लियर करा दिए गए और समझा भी दिया गया होगा कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है उसके लिए आवश्यक दशाएं होती हैं, तो क्यों होती है भाई, उसका रीजन भी समझाया गया। चलो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को समझ लेते हैं। भाई इसका क्षेत्र क्या होना चाहिए? शीतोष्ण क्या है? शीत और उष्ण दोनों स्थितियां जहां पर पाई जाए, यानी कि यह आपका 30 से 60 डिग्री वाला जोन होगा, ठीक है। और इसके ऊपर आपका शीत कटिबंध दिखाई देगा, है ना, जहां शीत आपका शीत ऋतु दिखाई दे, ज्यादातर मोस्टली शीत ऋतु ही मौजूद हो। और उष्ण कटिबंध आपने नीचे देख लिया 0 से 30 वाला। अब 30 से जो आपका 60 डिग्री वाला क्षेत्र है, यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यहां पे 35 से 65 आपको बता दिया गया अक्षांशीय स्थिति है, क्योंकि 5 से आपकी 35 तक कौन से मौजूद हैं आपके? 5 से 35 या 5 से 30 तक कौन से कटिबंध? उष्ण कटिबंध में आपको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर का जो क्षेत्र है यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति देखो थोड़ा सा अलग है, इसको उष्ण कटिबंध से अलग तरीके से समझना है। कैसे भाई? यहां पर तापमान तो भाई 27 डिग्री मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी नहीं, क्योंकि यहां तापमान इतना रह नहीं पाएगा औसत रूप से। तो आप समझेंगे फिर ये चक्रवात कैसे बने भाई, इसको भी तो जानना जरूरी है। इसको जानोगे बहुत आसानी से, कैसे आओ देखते हैं। देखो यह क्षेत्र आपका विषुवत रेखा वाला हो गया, यह कर्क रेखा वाला हो गया, इसके ऊपर आप जानते हो कि आर्कटिक वाला हो गया यह, ठीक। उत्तरी गोलार्ध का समझ लो तो क्लियर हो जाएगा। अभी होता क्या है, जब शीत ऋतु होती है यहां पर जो चक्रवात दिखाई देंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात बनते हैं आपके उत्तरी गोलार्ध में, या शीत ऋतु में बनते हैं। बोले भाई क्यों बनते हैं शीत ऋतु में? तो शीत ऋतु में आप जानते हो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कहां पर सीधी पड़ती हैं? मकर रेखा पर पड़ती हैं, है ना, इतना तो जानते हो। इस मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं शीत ऋतु के समय, तो यहां ठंड पड़ रही होती है। लेकिन एक चीज और आप पढ़ते हो, जैसे ही सूर्य की शिफ्टिंग होती है किधर? दक्षिण की ओर, तो ITCZ जो आपका 0 डिग्री पर मौजूद था, इसकी शिफ्टिंग भी किधर हो जाती है शीत ऋतु के समय? 5 डिग्री इसकी शिफ्टिंग हो जाती है दक्षिण की ओर। इसी आधार पर जो आपकी शीत ऋतु ध्रुवीय पवनें चलती हैं आपकी नॉर्थ पोल से चल रही होती हैं, उनका भी शिफ्ट किधर हो जाएगा? हल्का सा शिफ्ट कर जाएंगे किधर? दक्षिण की ओर। तो इस आधार पर आप समझो, यहां पर यहां अलग से देख लो फिगर में, यह जो 30 डिग्री से 60 डिग्री का जोन हो गया, ठीक है, 30 से 60 का क्षेत्र हो गया, यहां शीत जो पवने हैं ऊपर से ध्रुवीय पवने चल रही होंगी, या अंदर थोड़ा सा शिफ्ट होंगी 5 डिग्री, और इधर साइड में आपको पता है यह एरिया किसका है? यह पछुआ पवनों का एरिया है। भाई पछुआ पवने कैसी होंगी? गर्म पवने होंगी, क्योंकि गर्म क्षेत्र से चल रही होंगी, ठीक है। यह आपके समझिए उष्ण क्षेत्र से चल रही है तुलनात्मक रूप से शीत लहरों के, शीत पवनों के। तो अब ऊपर से आने वाली जो ठंडी पवने हैं और नीचे से आपकी चलने वाली जो पछुआ पवने हैं, गर्म पवने हैं, तो ठंडी पवने और गर्म पवने जब आपस में टकराएंगी तो इसी को बोलते हैं फ्रंट का निर्माण होगा। फ्रंट मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं वाताग्र। तो यह वाताग्र का जब निर्माण करेंगी तो इस वाताग्र घटना के कारण, वाताग्र के निर्माण के कारण ही वहां पर क्या होता है? बादलों का निर्माण होगा, और बादलों के निर्माण के कारण वहां बारिश होगी। तो यह पूरा कॉन्सेप्ट है, कार्य करता है किसका? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। और यह वाताग्र जो बनता है, इसके बाद ही पवनें क्या होंगी? चक्कर लगाते हुए गोल गोल घूमते वहां पर दिखाई देंगी, जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात में दिखाई देती हैं। यहां पर भी आपका लो प्रेशर बनता है, किसके कारण? इन गर्म पवनों के कारण। अब समझ लेते हैं, आओ इसको। भाई वाताग्र अगर समझ में नहीं आता है ना, तो डेली एग्जाम्पल से समझो। यहां पर वाताग्र कैसे समझ में आएगा? आपने कभी भी भाप ली है? भाप ली होगी। अब भाप में क्या होता है? आप बर्तन में पानी रखते हो, गर्म करते हो, गर्म करके यहां पर कैसी पवनें उठती हैं? गर्म गरम गरम पवनें उठती हैं कि नहीं उठती हैं? एक एग्जांपल के रूप में बताया जा रहा है। आप ऊपर बैठते हो भाई, ऊपर बैठे भाप लेने के लिए, और आपका फेस कैसा है? ठंडा है। मान के चलो यह क्या है आपकी? यह आपकी ठंडी पवनें हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है? गर्म पवनें नीचे से आ रही हैं, ऊपर आपके फेस पर जो है ठंडा है फेस, तो इसको ठंडी पवनें मान लिया। तो ये गर्म पवनें जैसे ही आपके फेस से टकराती हैं तो आपके फेस पर क्या होता है? पानी पानी आ जाता है कि नहीं आ जाता है? क्यों आता है? क्योंकि गर्म पवनों का क्या होता है? संघनन हो जाता है। देखो संघनन की स्थिति समझनी है तो अपने खुद से समझा करो, है ना। डेली लाइफ में जो भी यूज करते हो ऐसे एग्जांपल कोई निकाला करो, समझ में आ जाएगा। तो यही संघनन हुआ, संघनन होकर भाप क्या होगी? भाप जल में बदल गई, और वही जल कहां है? आपके फेस पर दिखाई देता है। यही सेम प्रोसेस तो यहां पर होता है कि जब ऊपर से ध्रुवीय क्षेत्र से आपकी ठंडी पवनें आ रही होती हैं, इधर से पछुआ पवनें आपकी चल रही होती हैं, और जैसे ही ये पछुआ पवनें ठंडी पवनें चलेंगी तो यही वाताग्र का निर्माण होगा, और यही वाताग्र का निर्माण क्या होगा? बादलों का निर्माण करेंगे, और यही बारिश होगी, ठीक है। और साथ साथ चक्रवाती स्थिति बनेगी, क्योंकि गर्म पवनों के कारण यहां लो प्रेशर बनेगा, और कुछ समय तक क्या होगा? चक्रवाती स्थिति मतलब चक्कर लगाती हुई जो वायु है गोल गोल रूप में घूमने लगेगी, ठीक है। और यह कैसे, यह पूरी स्थिति कैसे बनती है? देखो नीचे दिखाया गया है कि यह जो शीत पवन है यह गर्म पवनों से जब टकराएगी, शीत पवनें क्या करेंगी? शीत पवनें जो हैं आपकी गर्म पवनों को पहले ढकेलेंगी, और ढकेलेंगी तो आपका मध्य में लो प्रेशर बनेगा, और यह देखो कंडीशन बनती है किस तरीके से चक्रवाती स्थिति बन जाती है। भैया ये चक्रवाती स्थिति जब बनेगी, धीरे धीरे करके शीत पवनें क्या करेंगी? पूरी तरीके से बाहर कर देंगे, गर्म पवनों को ऊपर ढकेल देंगे, ठीक है। गर्म पवनों का आरोहण होकर ऊपर उठेंगी, और जैसे ही सतह पर आपकी शीत पवनें स्थित हो जाएंगी तो यही चक्रवात जो है खत्म हो जाएंगे। अब जैसे ही चक्रवात आपके खत्म होंगे तो यही थोड़ी जितने समय के लिए भी स्थिति बनती है उसी समय के लिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। अब क्लियर हो गया होगा आपको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब भाई इसमें
बोला जाता है उत्पत्ति कैसे होती है, तो हमने समझ लिया ठंडी और गर्म वायु राशियों के मिलने से। और उत्तरी ध्रुव में हमने बताया कि भाई केवल शीत ऋतु में क्यों बनती है, यह भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि शीत ऋतु में ही आते थे क्या होता है आईटीसीजेड का जब दक्षिण की ओर विस्थापन होता है तभी यह शीत जो ऋतु है इस समय शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए सबसे अनुकूल स्थिति होती है और दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष भर यह स्थिति बनी रहती है इसी तरीके की। ठीक, अब इसकी दिशा क्या होगी, भाई दिशा तो बहुत आसान है समझना यार। इनका जोन क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। अब इनका जोन जब शीतोष्ण कटिबंध है तो यहाँ पर आपकी पवन कौन सी है, पीछे हम इसलिए पढ़ चुके हैं सारी चीजें। यहाँ पर पवन चलती है पछुआ पवन, और पछुआ पवन किधर से चल रही है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो भैया इसकी दिशा किस ओर होगी, पश्चिम से पूरब की ओर है। या कोई याद करने वाली चीज है, या तो हम समझ ही चुके हैं पीछे, तो सारी चीजें पता है हमें। अब इसके कुछ क्षेत्र कौन से हैं, देखो यहाँ पर समझो इसके क्षेत्र कौन से हैं। इसका पहला क्षेत्र है जो सर्वाधिक जहां दिखाई देते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो आपको देखो जोन तो क्लियर ही है, यहाँ से जोन कैसे क्लियर है। अब यह 30 वाला तो जोन होगा नहीं, इसका जोन कौन सा होगा, यह 30 से 35 से 60 वाला। कहने का मतलब है इस क्षेत्र में आपके कौन से चक्रवात आएंगे, इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आएंगे। तो यहीं पर आपका देखो यह जो क्षेत्र है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर क्षेत्र है, जहां पर आपको दिख रहे हैं सर्वाधिक मात्रा में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। यह दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्यों आते हैं, तो जब जलधारा हम पढ़ेंगे तो यहाँ से आपकी फ्लोरिडा के क्षेत्र से जो गर्म जलधारा आती है ना, यह आगे बढ़ते हुए किस क्षेत्र में चली जाती है, नॉर्वे और स्वीडन के क्षेत्र में चली जाएगी। तो इस कारण से देखो गर्म जलधारा यहाँ से जाएगी तो गर्म पौने भी यहां पर घुसेंगे अंदर, और ऊपर से ठंडी पौने, तो फ्रंट का निर्माण होगा यहां पर, और साथ के साथ पछुआ पवनों का प्रभाव है ही यहां पर। तो इस कारण से अनुकूल एकदम स्थिति बन जाएगी किसके लिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए। तो आपसे कोई बोलेगा कि सर्वाधिक कहां पर आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यहां समझ भी लिया हमने। अभी जलमंडल जब पढ़ेंगे ना, या वायुमंडल चल रहा है, तो जलमंडल जैसे ही पढ़ेंगे वहां एकदम क्लियर हो जाएगा जब जलधाराएं हम देखेंगे। फिर आगे देखते हैं भूमध्य सागर के क्षेत्र में। भाई यह भूमध्य सागर का क्षेत्र भी आपने देख लिया, अफ्रीका के उत्तर में जो भूमध्य सागर का क्षेत्र है, यहां पर भी जब यूरोप से आने वाली ठंडी पवनें घुसती हैं, और यहां आप जानते हो कि गर्म पवनें पछुआ पवनें जो आप यहां पर घुस रही होती हैं, तो इन दोनों के बीच में फ्रंट का निर्माण होगा। भाई जब यह फ्रंट का निर्माण होगा तो यहां पर भी क्या होगा, चक्रवाती स्थितियों की बारिश होगी। यही चक्रवात आप जानते हो जब पश्चिम से पूरब की ओर और स्थापित होगा तो पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भारत में भी दिखाई देता है यह स्थिति, और पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहां पर आप जानते हो इसके कारण भारत में भी वर्षा होती है ना। तो भारत में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण कब होती है, शीत ऋतु में होती है, यह भी क्लियर है। और शीत ऋतु में ही आपके क्या बन रहे हैं भूमध्य सागर में, शीत ऋतु में ही आपके भूमध्य सागर में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बन रहे हैं। तो सारे क्वेश्चंस देखो यहाँ से एक साथ क्लियर होते चल रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अब भाई अगला कहां पर देखा जाता है, अगला चीन सागर में देखा जाता है। चीन में आप जानते हो भाई, चीन सागर में ही आपका यह जोन हो गया शीतोष्ण कटिबंध। इस क्षेत्र में भी आपकी यही स्थिति होती है, जो जापानी सागर होता है, यहाँ पर भी जापान का सागर है, यहाँ पर भी यही स्थिति बन रही है। ऊपर से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं, नीचे से पछुआ पवनें जब चलती हैं तो आपस में जब टकराएंगी तो फ्रंट का निर्माण होगा। फिर फ्रंट के कारण ही जो स्थिति पीछे समझाई गई पूरी, उसके कारण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बन जाएगा। तो यह 3 एरिया हैं आपके जहां पर शीत ऋतु में आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात दिखाई देते हैं। यह हो गया क्लियर। फिर एक क्वेश्चन टार्नेडो से बनाया जाता है। होता क्या है भाई टार्नेडो, टार्नेडो चक्रवात नहीं है, बेसिकली होता क्या है, चक्रवात में भी आपका जानते हो कि लो प्रेशर बनना होता है, सरफेस पर लो प्रेशर बनना होता है, लेकिन महासागर की सरफेस पर ज्यादातर क्या होता है, चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, मोस्टली वहीं होती है। ठीक, लेकिन टार्नेडो क्या है, टार्नेडो देखो, टार्नेडो को समझना है तो उत्तर अमेरिका में देखो आपको इस तरीके की संरचना दिखाई देगी। होता क्या है ये, यह कहीं सरफेस पर आपका मान लो लो प्रेशर बना, तो लो प्रेशर के कारण ऊपर से जो ऊपर इसके तुलनात्मक रूप से आसपास तो हाई प्रेशर बनना होगा, लेकिन ऊपर से जो हाई प्रेशर बना होगा वहां से पवनें तेजी से स्थल पर नीचे बैठने लगेंगी, और बैठेंगी वो भी सर्पिलाकार घूमते हुए बहुत तेजी से, तड़ी झंझा करते हुए। तड़ी झंझा का मतलब जानते हो, थंडर स्टॉर्म जो होता है, ठीक है, थंडर स्टॉर्म मतलब बहुत तेजी से आवाज होती है, तो आवाज करते हुए नीचे की ओर उतरती हैं। जो गड़गड़ाहट होती है ना, गड़गड़ाहट, बिजली की गड़गड़ाहट सुनते हो ना, उस तरीके से वहां पर तड़ी झंझा करते हुए सर्पिलाकार रूप में हवाएं तेजी से नीचे उतरती हुई दिखाई देंगी। क्यों, क्योंकि नीचे सरफेस पर क्या बनना है, लो प्रेशर बनना है। तो यह स्थिति जहां पर दिखाई देती है वहां पर ही आपका टार्नेडो दिखाई देता है। तो यह टार्नेडो आपके कहां दिखाई देते हैं ज्यादातर, उत्तर अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, और बड़े स्तर पर क्या होता है वहां जान मान की हानि होती है, हानि करते हैं ये कौन, टार्नेडो। तो इस कारण से टार्नेडो जरूर पूछा जाता है। और टार्नेडो कहां पर बनते हैं, जब आप अमेरिका पढ़ते हो, ये समझिए थोड़ा शॉर्ट्स में देख लीजिए, यह आपका कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में जो मिसिसिपी मिसौरी का मैदान है ना, वहां पर टार्नेडो सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। इसलिए क्वेश्चन भी बना है कि टार्नेडो कहां पर ज्यादातर सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देते हैं, तो मिसिसिपी और मिसौरी के मैदान पर। तो यह क्लियर हो गया होगा आपको। और भारत में ही इसको क्या नाम दिया जाता है, बवंडर। आप बोलते हो भाई बाबा आ रहे, गोल गोल घूमता हुआ स्थल पर कोई क्षेत्र देखते हो जहां लो प्रेशर बना होता है, वहां से पवनें क्या होती हैं, ऊपर से नीचे बैठ रही होती हैं, और ऊपर मतलब आप समझते हो वहां पर गोल गोल एकदम घुमन्ना टाइप का दिखता है, उसको क्या बोलते हैं लोग, देखो बाबा आ रहे हैं, इसमें फंस मत जाना नहीं तो ये खींच ले जाएंगे तुम्हें, तो वही बवंडर होता है। और नहीं बवंडर सुना है तो थारा भाई जोगिंदर को तो तुमने सुना ही होगा, बोलता रहता है कि भाई बवंडर ला दूंगा मैं, अगर बवंडर ले आया तो बचेगा वो भी नहीं, है ना। तो बवंडर आप समझे, आप बवंडर क्या होता है, बवंडर यही टार्नेडो ही होता है ना, लेकिन उतनी क्षति नहीं पहुंचाता है भारत में। इसीलिए
बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है नाम, या नाम कौन सा प्रचलित है, टार्नेडो प्रचलित है सर्वाधिक। और फुजीटा स्केल से क्वेश्चन देखो बना, फुजीटा स्केल क्या किया जाता है, टार्नेडो के कारण जो इसकी तीव्रता होती है ना बहुत अधिक होती है, इस तीव्रता का ही मापन किसके द्वारा किया जाता है, इसी फुजीटा स्केल पर किया जाता है। एक सिम्पसन स्केल, एक फुजीटा स्केल, दो से आपके क्वेश्चन खूब बनते हैं और दोनों करा दिए गए। फिर अगला आता है आपका वायुमंडलीय आर्द्रता। देखो भाई वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होता है, आर्द्रता सीधा मतलब है यार ह्यूमिडिटी, है ना, मतलब नमी, कहने का मतलब है हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा होती है ना उसे ही क्या बोला जाता है, आर्द्रता बोला जाता है। हमारे वायु में जितनी जलवाष्प होगी उतनी उसमें आर्द्रता होगी। बेसिकली जलवाष्प के बारे में हमने पीछे तो अध्ययन किया है कि यह आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो भाई ग्रीन हाउस गैस जब हमने पीछे पढ़ ली थी, जब बताया था कि जलवाष्प क्या होती है, अब टेम्परेचर बढ़ाती है कि नहीं, जब ह्यूमिडिटी वायुमंडल में हमारे बढ़ती है उसके पहले कुछ समय के लिए टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका कारण क्या है, इसका ग्रीन हाउस गैस होना। और ग्रीन हाउस गैस यह नुकसानदायक इतना चिंताजनक क्यों नहीं है, क्योंकि यह परिवर्तनशील होती है ना, कुछ समय के लिए क्षणिक समय के लिए रहती है, फिर कंडेंस होकर के बारिश हो जाती है तो खत्म हो जाती है जलवाष्प। और यह बेसिकली सामान्यतः हमारे यहाँ 0 से 4% क्या है जलवाष्प हमारे वायु में मौजूद रहती है। चलो इसको लेकर के तीन प्रश्न आपके बनाए जाते हैं, एक तो निरपेक्ष आर्द्रता, एक सापेक्ष आर्द्रता, एक विशिष्ट आर्द्रता। तीनों को भी यहां पर समझ लेंगे आखिर होता क्या है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो भाई निरपेक्ष आर्द्रता को लेकर के आपको समझना है कि कोई एक मान लीजिए क्षेत्र है, ठीक, आप एक कमरा ही ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, इस क्षेत्र में आपको बोला गया कि यह कमरे का कुछ आयतन होगा, ठीक, एक फिक्स्ड एरिया हमने ले लिया, एक इकाई आयतन हमने बोला कि इस इकाई आयतन में और जितनी भी आपकी जलवाष्प की मात्रा उपस्थित होगी उसी को क्या बोला जाता है, निरपेक्ष आर्द्रता बोला जाता है। यानी कि यह एब्सोल्यूट होती है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है किसी एक फिक्स्ड एरिया में, फिक्स्ड एरिया मतलब क्या है, इसमें जो आयतन आपका लिया जाता है प्रति इकाई आयतन में हमेशा आकलन किया जाएगा किसका, निरपेक्ष आर्द्रता का। और इसीलिए इसका मात्रक क्या होता है, देखो ग्राम प्रति घन मीटर। घन मीटर किसका आपका मात्रक है, आयतन का मात्रक है। यानी कि एक फिक्स्ड आयतन में आपका जब निकाला जाए कि इसमें आर्द्रता कितनी है, यानी कि इसमें जलवाष्प की मात्रा कितनी है, एक आपके इकाई आयतन में वायु का एक इकाई आयतन हमने ले लिया, वहां पूछा कि इसमें जलवाष्प की मात्रा कितनी है, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, निरपेक्ष आर्द्रता हो जाएगी। अब निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में बोला जाता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहां से क्वेश्चन बनता है कि भाई यह दिन में जो है रात की अपेक्षा अधिक होती है। तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि आर्द्रता जो है दिन में रात की अपेक्षा अधिक क्यों होती है। आपने बोला इसका कारण क्या होता है, दिन में तापमान का अधिक होना। बोले ऐसा क्यों, बोले तापमान जब अधिक होगा तो इसकी आर्द्रता जो ग्रहण करने की क्षमता है वो अधिक हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, कोई गर्म क्षेत्र होता है और कोई ठंडा क्षेत्र होता है, तो आर्द्रता जो है एब्जॉर्ब करने की किसकी क्षमता ज्यादा होती है, तो आपने बताया भाई गर्म क्षेत्र की। तो इसी आधार पर ही जब दिन में आपको पता होना चाहिए तापमान ज्यादा है तो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा, और ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा तो इसका मतलब है क्या है, उस वायु में आपकी जलवाष्प की मात्रा ज्यादा, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा तो मतलब उसकी निरपेक्ष आर्द्रता ज्यादा। क्लियर हो गया होगा। इसी आधार पर पूछा जाता है कि भाई महासागर में आपकी आर्द्रता अधिक होगी या महाद्वीप में, तो आपको बताना है भाई महासागर में क्या होता है, वाष्पीकरण कहां पर ज्यादा होगा, महासागर में ज्यादा होगा कि महाद्वीप में ज्यादा होगा। तो बोले कॉमन सेंस वाली बात है यार, महासागर में ज्यादा होगा, तो आर्द्रता कहां पर निरपेक्ष आर्द्रता ज्यादा होगी, महासागर में ज्यादा होगी। तो यह भी एक क्वेश्चन देखो बनता है। ठीक, एक तो बनता है दिन में ज्यादा है, किस दिन में ज्यादा होती है या कि रात में, एक महाद्वीप पर ज्यादा होती है कि महासागर में। तीसरा एक प्रश्न बनता है भाई ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा होती है कि शीत ऋतु में। तो यह भी यार सामान्य सी बात है कि तापमान किसमें ज्यादा होगा, ग्रीष्म ऋतु में, तो निरपेक्ष आर्द्रता कहां ज्यादा होगी, ग्रीष्म ऋतु में। तीनों प्रश्न आपके क्लियर, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब विशिष्ट आर्द्रता क्या होता है, विशिष्ट आर्द्रता कुछ नहीं है, इसी आयतन से क्या किया हमने, 1 किलो यहां पर क्या की वायु निकाल ली। समझाने के लिए बता रहा हूं, 1 किलो हमने वायु निकाली और 1 किलो वायु में हमने देखा कि भाई जलवाष्प की मात्रा कितनी है। यानी कि यहां पर जो आकलन किया जाता है विशिष्ट आर्द्रता का, थोड़ा और इसको हमने विशिष्ट बनाया। विशिष्ट बनाया कैसे, इसी आयतन में फिक्स्ड आयतन करना करके हमने 1 किलो जो है हमने आर्द्र वायु ले ली, और इस आर्द्र वायु की बात की जा रही है तो इसमें जलवाष्प की मात्रा मौजूद होगी। तो भाई हमने देखा कितने ग्राम इसमें जलवाष्प की मात्रा मौजूद है, वही आपकी विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। तो समझे आप निरपेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता का आकलन कैसे किया जाता है। फिर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो आपके सापेक्ष आर्द्रता से बनते हैं। भाई सापेक्ष आर्द्रता क्या होता है, सापेक्ष क्या होता है, तुलनात्मक रूप से। अब एक बात बताओ यार, आप तुलना करने जा रहे हो दो चीजों की, तो तुलना करोगे आप, मान लो आपकी तुलना करनी है किसी और, आपके साथ किसी और स्टूडेंट की तुलना करनी है। एक पढ़ा हुआ मान लो आ रहा है, इसका एकेडमिक बहुत अच्छा है, आपका एकेडमिक खराब है, तो पहले बात की जाएगी भाई पहले बैलेंस तो करो, दोनों चीजें बराबर तो करो, तब तो तुलना करोगे आप। तो उसी आधार पर देखो जब सापेक्षिक आर्द्रता निकाली जाएगी तो वहां बोला जाएगा एक निश्चित तापमान रखो पहले। यह एकदम ध्यान रखना, यह पूछा जाता है कि यहां निश्चित तापमान रखो, मतलब एक ही तापमान पर देखना है। दो भिन्न भिन्न क्षेत्रों की अगर हमें आर्द्रता का अध्ययन करना है सापेक्षिक रूप से, तो हमें तापमान एकदम निश्चित रखना पड़ेगा। तो भैया बोले ठीक है, तो तापमान निश्चित करके हम कैसे सापेक्ष आर्द्रता निकालेंगे। बोले वहां देखो उसमें जलवाष्प की मात्रा देखो उसकी, और जलवाष्प की मात्रा के साथ साथ उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता देखो। तो जल ग्रहण करने की जो क्षमता होगी उसके अनुसार ही उसमें जलवाष्प की मात्रा देखनी है, फिर बता देना यही इसकी सापेक्षिक आर्द्रता है। बोले मान लो
मान लो उसकी 100 है क्या जलवाष्प जल ग्रहण करने की क्षमता, और वहां पर अभी मौजूद है कितनी 80, उसमें जलवाष्प की मात्रा मौजूद है, तो उसकी आर्द्रता आपको पता चल गया 80/100 है। और यही आपकी क्या किया जाता है, यहीं से देखो प्रश्न कितने कितने बनाए जाते हैं। यहां से एक प्रश्न बनाया जाता है कि यही सापेक्ष आर्द्रता जो होती है आपकी संतृप्त अवस्था में कब पहुंचती है, जब भाई किसी वायु की जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वह है आपकी 100 और 80 मान लो क्या है उसकी वर्तमान समय में जलवाष्प की मात्रा मौजूद है, लेकिन यही जब 100 पहुंच जाएगी, यानी कि जब यह मैक्सिमम पहुंच जाती है, जलवाष्प की मात्रा जब मैक्सिमम पहुंच जाती है तो यह हो जाती है क्या संतृप्त अवस्था। और यही संतृप्त अवस्था जिस बिंदु पर पहुंचती है उसे ही बोला जाता है ओसांक बिंदु। देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर होते हैं, जो पूछे गए हैं सारे अभी बताए जा रहे हैं आपको। और यही आपका है ओसांक बिंदु। ओसांक बिंदु वह होता है जहां पर यह संतृप्त हो जाती है कौन वायु, और फिर आपकी होती है बारिश। तो ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है, और ह्यूमिडिटी कब तक बढ़ते बढ़ते आपको अब देखो जैसे ही आप देखोगे एनवायरमेंट में, जैसे आपको वायुमंडल में दिखेगा कि ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ रही है, भैया लोग बोलते हैं ना जैसे ह्यूमिडिटी बताते हैं कि बहुत बढ़ रही है यानी कि बारिश होने वाली है। बारिश कब होगी, जब वायु संतृप्त हो जाएगी। संतृप्त कब होगी, जब जलवाष्प की मात्रा और जल ग्रहण करने की क्षमता जितनी होगी उतनी ही हो जाएगी, तो तब भैया बारिश हो जाएगी। तो समझ गए आप इस कॉन्सेप्ट को। इसी आधार पर ही बोला जाता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है यानी कि बारिश होगी। क्यों होगी, क्योंकि अभी एक समय ऐसा आएगा जब वायु संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगी, और संतृप्त कब होती है, अपने ओसांक बिंदु पर होती है। तो सारे क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गए होंगे सापेक्ष आर्द्रता को लेकर जितने भी आते हैं। अब यहां एक क्वेश्चन हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर से बनता है। भाई हमारे आर्द्रता में क्वेश्चन बनता है हाइग्रोमीटर से, लेकिन ऑप्शन में वहां हाइड्रोमीटर भी दिया होता है जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाइग्रोमीटर का जो है यूज किया जाता है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए। वही हाइड्रो से आप क्लियर हो गया होगा, हाइड्रो का मतलब वाटर के लिए यूज होता है। तो भाई वाटर क्या है आपका तरल है, तो इसीलिए समझेंगे यहां पर हम हाइड्रोमीटर जो होगा वहां मारेंगे हम तरल पदार्थों का, जब हम सापेक्षिक घनत्व निकालते हैं ना, तो वहां हाइड्रोमीटर का। और हाइग्रो का मीटर आप जानते हो, हाइग्रो का मतलब ही क्या होता है, ह्यूमिडिटी, है ना। तो हाइग्रो का मतलब ह्यूमिडिटी होता है। तो वायुमंडल में जो आर्द्रता है उसका मापन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। यहां हो गया क्लियर आपका। और सबसे लास्ट अब देख लेते हैं टॉपिक बादल। भाई बादल को लेकर के क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं ना वो समझना है, ज्यादा बादलों के बारे में हमें रिसर्च नहीं करना है, हमें केवल अपने आंसर निकाल लेने हैं जो आयोग ने अभी तक पूछे हैं या पीसीएस में जो भी आए हुए हैं सारे हम आंसर अगर निकाल लेंगे यहां से, तो बस हमें वो सही करके आना है, ज्यादा रिसर्च थोड़ी करना है यार बादल क्या होता है। लेकिन बादल बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। बेसिकली बादल होता क्या है, देखो स्थलखंड आपने देखा, यहां पर वायु गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, और ऊपर उठेगी तो एडियाबेटिक ताप पतन की घटना होगी। क्या होती है एडियाबेटिक ताप पतन। ताप पतन से आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होगे कि ताप टेम्परेचर क्या होता है, सीधी सी बात है, आप जानते हो वायु गर्म वायु धीरे धीरे जब उसका आरोहण होता है तो तापमान तो गिरता ही है, ताप पतन तो हो ही रहा है। लेकिन ये एडियाबेटिक क्या बला है, तो दो चीजें आप जानते होगे, एक एडियाबेटिक दूसरा डायबिटिक। दोनों चीजें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ताप परिवर्तन में होता क्या है, कहां पर कौन सी स्थिति होती है। देखो ए डायबिटिक पढ़ना है इसको। डाय मतलब क्या होता है, बेसिकली नाम ही ऐसे रखा गया है। डाय मतलब क्या होता है, दो, है ना। और अ मतलब नहीं, अ मतलब होता है अगर लग जाए उसके आगे तो नहीं, मतलब दो नहीं हो, मतलब एक ही, वहां पर क्या होगा, एक ही वस्तु का प्रयोग किया जा रहा होगा जब भी ताप परिवर्तन हो रहा होगा। तो भैया आप जानते हो ना, कोई भी एक स्थिति होगी जब वहां पर अगर वायु का संकुचन होगा, वायु का दो स्थिति होती है ताप परिवर्तन हो सकता है। एक तो या तो प्रसरण हो, है ना, वायु फैलेगी, और जब वायु फैलती है तो तापमान क्या होता है, कम होता है। लेकिन वायु में जब संकुचन होता है तो तापमान क्या होता है, बढ़ता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, अडायाबेटिक। तो एक ही तो यहां पर क्या है स्थिति है, एक ही तो वस्तु है, उसी में संकुचन होगा तो क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, उसी में क्या प्रसार होगा तो घट जाएगा। तो आप समझे आपकी अडायाबेटिक नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें कोई दो वस्तुएं नहीं है, दो स्थलखंड नहीं है जिनमें ताप परिवर्तन हो रहा हो। एक ही वस्तु है जिसमें यह प्रोसेस होता है संकुचन का और सरण का, जहां पर ताप परिवर्तन होता है। तो अडायाबेटिक प्रोसेस आप समझ गए, वायु क्या है ऊपर बढ़ रही है, वायु में क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। वायु जब फैलती है तापमान क्या होता है उसका गिरता है, धीरे धीरे कंडेंस होती है, कंडेंस होकर बारिश होती है, और वहीं बादलों का निर्माण होता है ना, तभी तो बारिश होती है। अब डायबिटिक भी समझ लो, डायबिटिक भी देखो, डाई मतलब डायबिटिक इस तरीके से पढ़ते हैं, डाई मतलब दो चीजें रही होंगी। तो भाई दो आपके मान लीजिए वस्तु हैं, इसका तापमान, एक वस्तु का तापमान मान लो कुछ है 100 डिग्री, एक का 80 है, तो दोनों के बीच प्रोसेस होगा, तो इसका परिवर्तन होगा, इसका तापमान कम होगा, दूसरी वस्तु का बढ़ेगा, दोनों का जब बराबर हो जाएगा तो ये डायबिटिक प्रोसेस जो होता है ये रुक जाता है। यह होता है डायबिटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक और डायबिटिक दोनों अब क्लियर हो गया होगा। नाम में ही देखो इसकी पूरी व्याख्या रखी रहती है, लेकिन हम लोग ध्यान से पढ़ते नहीं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ एडियाबेटिक है कहाँ डायबिटिक है। अब बादलों का जो वर्गीकरण किया जाता है तो यहाँ पीछे देखो पढ़ाया गया था, जब आपको क्षोभ मंडल, समताप मंडल सारी चीजें पढ़ाई गई थी, नहीं पढ़ाई वहां समझना जाकर के, तो वहां क्लियर हो जाएगा वायुमंडल के बारे में। जब हमने उसके संरचना के बारे में पढ़ा था तो वहां क्लियर तरीके से समझा था कि बादल कहां पर बनते हैं। तो बादल ज्यादातर कहां बनते हैं, क्षोभ मंडल में ही बादलों का निर्माण होता है, क्योंकि मौसमी घटनाएं कहां हो रही होती हैं, यहीं पर होती हैं।
वहां कुछ बादल हमें वहां दिखाई दिए थे, समताप मंडल में भी, है ना। तो वो बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जब आपके सिरस क्लाउड जो होते हैं ना, सिरस देखो यहां पर अभी समझाया जाएगा, जो आपके ऊपरी सीमा पर, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर सिरस क्लाउड मिलते हैं, ये जब आपके समताप मंडल वाले क्षेत्र में चले जाते हैं तो वहां पर उन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड बोला जाता है। सारी चीजें पढ़ाई गई थी, ध्यान से पढ़ना, और सब रिलेट करती हैं चीजें, पीछे जितनी पढ़ाई जा रही हैं सब रिलेट करेंगे आगे, और सारी चीजें आपको याद की याद भी करा दी गई थी। तो आप समझ लेते हैं भाई, जो बादल हैं आपके, बादल के बारे में इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएंगे सारे जो क्वेश्चंस अभी तक आए हैं आपके। अब उच्च मेघ वाले बादल होंगे और फिर मध्य मेघ देखेंगे, सबसे नीचे आपके जो दिखाई देंगे उन्हें निम्न मेघ, और हमने देखो बांट दिया है यहाँ पर 2.5 किलोमीटर के रेंज तक जो दिखाई देंगे बादल, यह आपका अर्थ है, सरफेस है, सरफेस के ऊपर आपके 2.5 किलोमीटर तक जो बादल दिखाई दे रहे हैं वह आपके निम्न मेघ कहलाते हैं। फिर 2.5 से आपके 6 किलोमीटर तक का क्षेत्र में जो दिखाई देते हैं वह मध्य मेघ कहलाते हैं, और सबसे ऊपर उच्च मेघ। प्रश्न कहां से बनते हैं भाई, एक प्रश्न आपका बना कि सबसे ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर जो हमारे क्षोभ मंडल में सबसे ऊंचाई पर बादल हमारे कौन से मौजूद हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से पूछा जाता है। अब इसको आंसर में देना है, इसका आंसर हम देंगे वह पच्छाद मेघ ही होते हैं। यही सिरस क्लाउड आपको पढ़ाया था, जब सिरस क्लाउड कहां घुस जाते हैं, इनको इंग्लिश में देखो सिरस क्लाउड ही बोलते हैं, लेकिन पच्छाद मेघ से इसको याद करना, बाकी जितने के जितने हैं ना सारे, उनको आप इंग्लिश नेम ही याद रखना। इंग्लिश नेम अभी देखो अभी इसलिए बताया जाएगा, क्यों याद रखना है, क्योंकि उससे क्या है आपको तरीका बता दिया जाएगा जिससे आपको याद रहेगा। अगर क्वेश्चन जो बनाया गया वैसे पूछा जाएगा, पूछा देखो जैसे जाएगा वैसे आपको आंसर निकालना है अपने, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, रिसर्च नहीं करना है इस पे। होता क्या है भाई, यह पूरी तरीके से बर्फ क्रिस्टल युक्त होते हैं। आप कॉमन सेंस वाली बात बताओ, जितना ही ऊपर आप जाओगे तापमान कम होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर बर्फ के रूप में ही बादल मौजूद होंगे। तो पूर्णतः बर्फ क्रिस्टल युक्त कौन से बादल होते हैं, पच्छाद मेघ होते हैं। याद कैसे रखोगे भाई, हम कैसे इसका आंसर मारेंगे, ऑप्शन में तो दिया होगा पच्छाद मेघ, ऑप्शन दिया होगा वहां पर वर्षा स्त्री, कपासी मेघ, सारे दिए होंगे, हम कैसे आंसर मारेंगे, पच्छाद मेघ सबसे ऊपर होते हैं। तो आपको बस यह याद रखना है, पक्षी आपके कहां उड़ते हैं, पक्षी आपके आसमान में सबसे ऊपर उड़ते हैं। तो पक्षी जब सबसे ऊपर उड़ रहे हैं तो पक्षी से हमने निकाल लिया पच्छाद को। कभी नहीं भूलोगे अब आप कि पच्छाद मेघ जो होते हैं सबसे ऊपर होते हैं। एक क्वेश्चन देखो यह आएगा, हमेशा आप सही होगा आगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यह बादल जो आपके कपासी वर्षा मेघ दिख रहे हैं ना, तो इनका नाम ही देखो क्या है, क्यूमुलोनिम्बस। दो बादल देखो यहां ध्यान से आपको बताए जा रहे हैं, कौन से, एक वर्षा स्त्री मेघ जिनको इंग्लिश में बोला जाता है निम्बो स्टेटस। तो बिल्कुल ध्यान, टेंशन नहीं लेनी है। यहां प्रश्न जानते हैं कैसे आता है, यहां प्रश्न पूछा जाता है कौन से निम्नलिखित में से बादल वर्षा कराते हैं, वर्षा हेतु जिम्मेदार होते हैं। तो आपको देखो दो ही बादल आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे जहां पर आपको बारिश दिखाई दे रही होगी। एक कौन से हैं, एक है आपके क्यूमुलोनिम्बस, दूसरे हैं आपके निम्बो स्ट्रेटस। तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, क्या याद रखना है, बिल्कुल आंख बंद करके मारना है जहां पर निम्बो दिखाई दे। निम्बो अगर आपके इंग्लिश में, इंग्लिश याद करना आप, निम्बो स्टेटस याद करना, क्यूमुलो निम्बस याद करना, ठीक। और निम्बू आपको दिखाई देना, दोनों में देखो निम्बू लगा हुआ है, ठीक। अब निम्बू लगा हुआ है तो कहने का मतलब आपको इसको नींबू से ही बना लेना है। ट्रिक कैसे, देखो नींबू जब आप लेते हो उसको जब निचोड़ते हो क्या निकलता है, रस निकलता है। इसका मतलब नींबू वाले जो बादल होंगे उनको पकड़ के आपको निचोड़ना है, तो क्या निकलेगा वहां से, वर्षा वाला जल निकलेगा। तो कहने का मतलब है जो निम्बो स्टेटस होगा यह भी बारिश कराएंगे, और क्यूमुलो निम्बस होगा यह भी बारिश कराएंगे। तो निम्बू जहां दिखा आपको तुरंत याद कर लेना है भाई, निम्बू वाला बताया गया था कि यह वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन ही ऐसे बनाए जाते हैं भाई कि निम्नलिखित में से कौन से बादल बारिश के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन दोनों में से कोई ऑप्शन में दिया हो तुरंत आपको सही मार के आना है। तो तीसरे आपको देखो क्यूमुलस पूछे जाते हैं। क्यूमुलस मतलब होता है कपासी मेघ, ठीक है। और यह क्यूमुलस जो है ये बारिश नहीं कराते हैं, या किस तरीके से, गोभी के फूल की तरह दिखाई देते हैं। तो यह आपको देखो यहां पर बनाकर भी दिखाया गया है, थोड़ा क्लियर कर दिया जाए समझ में आ जाएगा। देखो यह गोभी के फूल की तरह दिख रहे हैं, यह कौन से बादल होते हैं, क्यूमुलस होते हैं, या जिन्हें कपासी मेघ भी बोला जाता है। बस इन्हीं से क्वेश्चन आपके मेघों से आते हैं। और जो मध्य मेघ है ना, इनमें क्या है आपका, इनमें दो हैं आपके, एल्टो देखो लग गया, एल्टो का मतलब ही क्या होता है, मध्य, है ना, जो ऊपर होते हैं किसके, निम्न मेघ के। तो एल्टो क्यूमुलस आपका, एल्टो क्यूमुलस जो होता है वह होते हैं आपके, जो इंद्रधनुष की आपकी छटा दिखाई देती है ना, इंद्रधनुष आपका बनता हुआ दिखाई देता है, आप सरफेस से देखते हो इंद्रधनुष जब बनता है बारिश के बाद, तो कहां पर बनता है, इन्हीं एल्टो जो क्यूमुलस बादल हैं इनमें दिखाई देगा। और एल्टो जो स्ट्रेटस हैं इनमें धूप में भी, यानी कि वर्षा करने की इनमें क्षमता तो होती है, कभी कभार धूप में देखते होगे आप बारिश हो जाती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन से होते हैं, एल्टो स्ट्रेटस बादल होते हैं। हालांकि यहां से प्रश्न नहीं बनाए गए, लेकिन समझाने के लिए आपको बता दिया गया। प्रश्न कहां से बने हैं, प्रश्न आपके देखो एक बने थे पच्छाद मेघ, यानी कि सबसे ऊपर कौन सा, तो बोले भाई पक्षी जहां कहां उड़ता है ऊपर, तो पच्छाद मेघ सबसे ऊपर होंगे। और क्यूमुलो निम्बस से कौन से बादल बारिश के लिए जिम्मेदार होते हैं। भैया नींबू जो होता है आप निचोड़ते हो तो बारिश वहां पर रस निकलता है, ऐसे ही जब नींबू वाले बादल निचोड़ोगे तो वहां से जल निकलेगा। हालांकि निकलेगा नहीं, केवल याद करने के लिए बताया जा रहा है। तो यह हो गए सारे तरीके आपको याद। अब चाहे बादलों से क्वेश्चन आए, चाहे वायुमंडलीय आर्द्रता से कोई प्रश्न पूछा जाए, सारे क्लियर हो गए होंगे। साथ के साथ शुरू में देखो आपको क्लियर कराया गया क्या,
चक्रवातों के बारे में अध्ययन आपको कर लेना है। चक्रवातों से ही क्वेश्चन आता है। प्रति चक्रवात बिल्कुल नहीं घबराना है। चक्रवात में अगर मध्य में आपका लो प्रेशर बनना होगा तो प्रति चक्रवात की स्थिति जस्ट अपोजिट होगी। जहां चक्रवात होगा उसके बगल में हाई प्रेशर तो होगा ही होगा, तो बगल में हाई प्रेशर के कारण वहां लो प्रति चक्रवाती स्थिति होगी और प्रति चक्रवात में मौसम साफ हो जाता है। भाई चक्रवात जब बनता है, लो प्रेशर होता है, पवनें यहां पर तेजी से इसकी ओर घुसती हैं, फिर बाद में क्या होता है, हाई प्रेशर बन जाता है यहां पर, तो मौसम साफ हो जाता है। तो यही प्रति चक्रवाती दिशा होती है। तो इसको पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना है, तो कॉमन सेंस वाली बात है। इसलिए चक्रवात से क्वेश्चन सारे आपके बनाए जाते हैं। तो यह छठवां पार्ट आपका क्लियर हुआ। यहां से आपको देखो वायुमंडल वाला क्षेत्र जो है मोस्टली सब कंप्लीट करा दिया गया। अब आपका क्या है, अब आपका जलमंडल शुरू होगा। जलमंडल से भी खूब क्वेश्चंस आते हैं, धाराओं को लेकर क्वेश्चंस खूब बनाए जाते हैं, है ना, जलधाराएं वगैरह। तो सारी हम अगले जो वीडियोस आएंगे, पार्ट्स आएंगे आपके 3 से 4 पार्ट्स में आपका जलमंडल कवर हो जाएगा। फिर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का लगभग मोस्ट ऑफ द एरियाज कंप्लीट करा दिया गया है। जो मैपिंग वाला एरिया है वो मैपिंग में आपको देखो सर ने कवर करा दिया गया है, और जो कुछ मेन चीजें हैं वो हम भी कवर करा देंगे इसमें। ठीक है, चलिए आज का वीडियो ही खत्म करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।